हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। पहला क्वेश्चन कहता है सत्य कथन पहचानिए। पहले में लिखा है लेखा कर्म का व्यवहारिक भाग पुस्त पालन कहलाता है। इनका कहना है कि जो अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल पार्ट होता है उसे बुक कीपिंग कहते हैं। दूसरे में लिखा है लेखा कर्म का सैद्धांतिक भाग लेखा शास्त्र कहलाता है, कि भाई जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसे अपन अकाउंटिंग कहते हैं। और तीसरे में लिखा है कि लेखाक्रम का जो आलोचनात्मक भाग है, जो क्रिटिकल पार्ट है, वो ऑडिटिंग कहलाता है। और चौथे में लिखा है क्या ये सारे कथन सत्य हैं। तो बिल्कुल सर, ये चारों के चारों कथन, ये तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। अब आप यूँ समझिए, अकाउंट्स में आप क्या करते हैं, प्रैक्टिकली आप बुक्स मेंटेन करते हैं, आप जनरल बनाते हैं, सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं जिनको सहायक पुस्तकें बोलते हैं, खतौनी करते हैं। तो जो उसका प्रैक्टिकल पार्ट है वो होता है बुक कीपिंग, ठीक है। उसके बाद आप नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, अपनी लाभ हानि की गणना करते हैं, कौन सी आइटमें एक्सपेंस मानी जाए, कौन सी इनकम मानी जाए, किन को असेट माना जाए, किन को लाइबिलिटीज बनाया जाए, इसकी थ्योरी को आप समझते हुए अपने फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो वो जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपका अकाउंटिंग कहलाता है। और उसके बाद जब अकाउंट्स की जांच होती है, भाई अकाउंट्स बनाने वाले ने बना दिए, लेकिन उसके बाद उसकी जो जांच होती है उसका एक आलोचनात्मक परीक्षण होता है, का जो क्रिटिकल रिव्यू होता है उसे ऑडिटिंग कहते हैं, जिसमें ऑडिटर ये ओपिनियन देता है कि भाई उसके हिसाब से सारे अकाउंट सही रखे हैं या नहीं, सारे अकाउंट्स गैप्स को फॉलो करते हैं या नहीं। गैप्स का मतलब होता है कि भाई जो आपके जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं या नहीं। तो उसकी एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन होती है, तो वो ऑडिटिंग पार्ट है। तो ये सारे के सारे कथन सत्य हैं। ये मिलान के अंदर भी आ सकता है। एक तरफ वो लिख देगा प्रैक्टिकल पार्ट, फिर आपको मिलाना पड़ेगा बुक कीपिंग से। एक तरफ लिखा होगा थ्योरेटिकल पार्ट, उसे आपको मिलाना होगा अकाउंटिंग से। एक तरफ लिखा होगा आपका क्रिटिकल पार्ट, उसको आपको मिलाना होगा ऑडिटिंग से, ठीक है सर। तो ये तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। अब इसमें इन्होंने 4 पेयर दिए हैं, 4 में से कौन सा गलत है का इसका ये भी मतलब होता है कि 3 सही हैं। तो अब आप पहचानिए। कहता है कि डबल एंट्री सिस्टम का जन्म 1494 ईस्वी में आफ्टर डेथ ऑफ ईसा मसीह 1494 सन में हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है। अपन जानते हैं कि इटली के अंदर लूका पैसियोली जो डबल एंट्री सिस्टम के फादर माने जाते हैं, 1494 ही वो वर्ष था। भारत में कंपनी खातों का अंकेक्षण अनिवार्य हुआ था 1914 में। तो सुनने में एक बार के लगता है गलत है कि सर अभी तो वो कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है। भले अभी कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा हो, लेकिन उससे पहले आपको पता होगा कि उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 भी था, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1913 भी था। और जो कंपनीज एक्ट 1913 था उसके अंदर पहली बार कहा गया था कि भाई इंडियन कंपनीज को ऑडिट कंपलसरी करानी पड़ेगी, और वो 1914 से लागू हो गया था। तो ये जो 1914 से लागू होना है ये भी बिल्कुल सही है। भारत का चार्टेड अकाउंटेंसी अधिनियम सन 1949 ईस्वी में बना, बिल्कुल सही है। आज़ादी के बाद भारत में लगा कि लेखे रखने के लिए एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए। उससे पहले भी संस्थाएं थी, लेकिन एक स्वतंत्र संस्थान की ज़रूरत महसूस हुई और चार्टेड अकाउंटेंसी एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 1949 ईस्वी में। ये भी बिल्कुल सही है। इंग्लैंड का चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम 1980 ईस्वी में आया, ये गलत है। इसमें 100 साल का डिफरेंस है, मतलब ये 1880 में ही आ गया था। तो बस यही कि आपको याद है या नहीं। देखा जाए तो इस एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है और वो ऐसे ही पूछता भी है। 1980 में आया था इंग्लैंड का चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम, ये गलत है। इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए था 11 मई 1880 को, यानी इंडिया के चार्टेड अकाउंटेंसी से कई साल पहले, लगभग 70 साल पहले या 69 ईयर्स पहले वहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंसी एक्ट पास हो चुका है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट कहते हैं क्वेश्चन, ओडीरे शब्द का अर्थ क्या है। लिखना, देखना, बोलना या सुनना। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं क्या सर? सर बिल्कुल आते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन टफ या उल्टे पुल्टे फेंके जाते हैं, कई बार बहुत बेसिक और सरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको शब्द पता है कि जो ऑडिट शब्द है उसकी उत्पत्ति ऑडायरे शब्द से या ऑडीरे शब्द से हुई है, और ऑडीरे शब्द का अर्थ होता है सुनना। सुनना क्यों होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन में समझाता हूँ। सुनना, ठीक है सर, द इसका आंसर है। यस। अब ये कहता है कि बेसिकली आप पूरा सुनिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि अंकेक्षण का जो अंग्रेजी शब्द है वो है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग आया है लैटिन भाषा। अब याद रखने के लिए बहुत सारे पॉइंट है कि ऑडिटिंग के लिए जो शब्द आया है ऑडीरे,
वो कौन सी भाषा से आया है? वो लैटिन भाषा से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है सुनना। अब सुनना क्यों अर्थ है? कहता है प्राचीन काल में मिस्र, यूनान और रोम जो साम्राज्य थे, वहाँ पे क्या होता था, जो गवर्नमेंट अकाउंट्स रखे जाते थे, उस गवर्नमेंट अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए अच्छे और चतुर लेखापालकों की नियुक्ति करती थी। फिर वो लेखापालक क्या करता था, वो एक हिसाब किताब का एक न्याय अधिकारी होता था, उसको हिसाब किताब पढ़ के सुनाते थे, और वो जो अधिकारी था वो सुन के ही जजमेंट दिया करता था। यानी जो लेखापाल थे वो उनको हिसाब सुनाते थे, वो सुनते थे, अपने हिसाब से फिर जजमेंट देते थे, और इस सुनने की क्रिया को ही अंकेक्षण का उद्गम स्थल माना गया है। और बड़े बड़े जो पैसे वाले और जागीरदार लोग होते थे, उनमें भी ये प्रचलित थे। मतलब साम्राज्यों में तो राजकोष के लेखांकन में प्रथा प्रचलित थी ही थी। वहाँ पे जो पैसे वाले थे, वहाँ पे भी वो सुना करते थे। लिखने वाले ने लिख लिया, उसके बाद एग्जामिन करने वाला सुन के एग्जामिन करता था, ठीक है, सुनता था वो। तो इसीलिए वहाँ से जो शब्द आया वो था ऑडायर, और इसका अर्थ है सुनना, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस देश में चिट्ठा प्रणाली तथा अंकेक्षण को वैधानिक मान्यता दी गई? मतलब किस देश ने सबसे पहले कहा कि आपको बैलेंस शीट बनानी होगी, मतलब अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो आपको बैलेंस शीट बनानी है और साथ ही साथ ऑडिट भी करानी है। ये बात सबसे पहले किस कंट्री में आई? तो ये सबसे पहले आई सर इंग्लैंड में। तो ए ऑप्शन कह लीजिए, या तो यूके ऑप्शन मिलेगा आपको, या इंग्लैंड ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। बाकी का ऑप्शन इटली, भारत, जर्मनी गलत है। यूके या इंग्लैंड ऑप्शन सही है। वहाँ से ही बैलेंस शीट सिस्टम और ऑडिट को सबसे पहले स्टैट्यूटरी रिकग्निशन या वैधानिक मान्यता, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी जरा सुन लेते हैं। ये कहता है हिंट में, लेखा व्यवसाय के क्षेत्र में वास्तविक क्रांति सर्वप्रथम सन 1844 में आई, जबकि इंग्लैंड के कंपनी विधान द्वारा कंपनियों के लिए बैलेंस शीट बनाने और उनको अंकेक्षण कराने को वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। तो इसकी शुरुआत आप देख सकते हैं इंग्लैंड से हुई है, और काफ़ी पहले 1844 के अंदर ही हो गई है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप याद करने के लिए उनको लिख लेना चाहिए। जैसे इतने सारे सन घचमच हो जाते हैं, याद नहीं रहते, तो ये की पॉइंट्स हैं, आप उनको लिख लीजिए कि किस वर्ष में क्या मेन हुआ। जैसे 1844 में हमने अभी अभी कहा कि बैलेंस शीट और ऑडिट कराने का सिस्टम पहले पहले आया। उसके बाद 1880 में इन लोगों का, अंग्रेजों का एक्ट, जो चार्टेड अकाउंटेंसी एक्ट है, वो पास हुआ। और उसके बाद हमने देखा था कि भारत में 1949 के अंदर भारत का सीए एक्ट पास हुआ। तो इस तरह से आप इम्पॉर्टेंट डेट्स को लिख सकते हैं, लिख के ही याद होता है कुछ चीज़ें। तो चलिए यही बात इंग्लिश में आ गई। इसके बाद कहता है ऑडिटर कौन हो सकता है? वैसे इन जनरल कहें तो ऑडिटर कौन है जो अकाउंट्स जांच सके, तो आप कहेंगे कोई भी अकाउंट जांच सकता है। लेकिन इंडिया में सीए को माना गया है कि वो एक पेशेवर व्यक्ति है, वो एक ऐसा प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट पर्सन है जिसके अंदर एक कैपेबिलिटी है या योग्यता है कि वो खातों की बेहतर जांच कर सकता है, अंकेक्षण हो सकता है। वैसे उन्होंने ऑप्शन दिया था कि ऑडिटर कौन हो सकता है? जिसने कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रखी है, या जो लॉ का ग्रेजुएट है, या जो कंपनी सेक्रेटरी है, या जो सनदी लेखाकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही किसी कंपनी का ऑडिटर हो सकता है। इसमें मैं आपको बता दूं, कभी कभी वो बातों में घुमा के पूछेगा इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है, तो इंटरनल ऑडिटर इनमें से कोई भी हो सकता है। कंपनी का जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो कंपनी का आदमी होता है। वो सीए हो भी सकता है, वो सीए ना भी हो सकता है। अभी इस क्वेश्चन में इन्होंने क्लियर नहीं किया कि ये वैधानिक अंकेक्षक की बात कर रहे हैं या आंतरिक अंकेक्षक की बात कर रहे हैं। तो इन जनरल आंसर यही होगा कि भाई कंपनी की जो ऑडिटर है वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। पर मैंने आपको एक एडिशनल बात बताई कि अगर वो स्पेसिफिकली पूछे कि इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है, आंतरिक अंकेक्षण कौन हो सकता है, तो आंतरिक अंकेक्षक इनमें से कोई सा भी व्यक्ति हो सकता है। चलिए सर आगे और देखते हैं। तो आंसर डी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखता है एक लेखा परीक्षक एक डैश डैश तरह का कुत्ता होता है। एन ऑडिटर इज लाइक अ डैश डैश डॉग। आपको बुरा लगेगा कि लग सकता है कि ऐसे कैसे कह रहे हैं कि ऑडिटर किस तरह का कुत्ता होता है। क्या ये एक पालतू कुत्ता है, क्या एक चौकसी कुत्ता है, शिकारी कुत्ता है, या प्यासा कुत्ता है? तो देखिए एक मामला था, किंगस्टन कॉटन मिल्स का मामला था। उस मामले में कहा गया था कि एक ऑडिटर की जो हैसियत है वो एक रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह है, देखभाल करने वाले कुत्ते की तरह है, या कहें चौकस रहने वाले कुत्ते की तरह है। वो एक शिकारी कुत्ता नहीं है। तो किस तरह का कुत्ता नहीं है? तो शिकारी कुत्ता नहीं है। किस तरह का कुत्ता है? वॉच डॉग है।
ये बहुत ही फेमस मामला है, मैं आपको इस मामले की हाईलाइट बताता हूँ। ये किंगस्टन कॉटन मिल्स का केस है, 1896 का केस है, इतना पुराना केस है। उसमें हुआ ये था कि एक ऑडिटर था, यानी जो अंकेशक था, जो जांच करने गया, उसने स्टॉक की जांच नहीं की। वहाँ के स्टॉक मैनेजर ने जो बताया कि भाई इतना स्टॉक है, उसने उसे मान लिया। स्टॉक मैनेजर ने ही एक रजिस्टर मेंटेन किया, उसी ने मूल्य भरे, उसी ने सर्टिफिकेट बना के सीए साहब को दे दिया और उन्होंने उसे मान लिया। बाद में पता चला कि स्टॉक मैनेजर ने हर बार झूठी रिपोर्ट दी थी, झूठा सर्टिफिकेट दिया था, कंपनी लॉस में थी पर प्रॉफिट में ही दिखती रही, गलत तरीके से डिविडेंड बांटे गए। तो फिर सीए साहब के ऊपर इल्ज़ाम आया कि आपने ढंग से काम नहीं किया, आपकी जिम्मेदारी है। हालांकि उस मामले से सीए साहब बरी हो गए। वहाँ पे जो जजमेंट दी गई, वो जजमेंट के मैं आपको निष्कर्ष सुनाता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कुत्ते वाला पॉइंट ही आए। ये 6-7 पॉइंट किंगस्टन कॉटन मिल केस से ही जज ने दिए थे, उसी में से उठाए गए हैं। पहला उन्होंने कहा, जो जजमेंट देने वाले जज थे, उन्होंने कहा था कि अंकेशकों को उचित सावधानी और चतुराई से काम करना चाहिए। मतलब उन्हें चतुराई से और बहुत ही ड्यू डिलिजेंस से काम करना चाहिए। लेकिन उचित सावधानी और चतुराई क्या है, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है, मतलब ये सर्कमस्टांसेस पर निर्भर करेगा। एक और बात है, उन्होंने कहा कि अंकेशक जासूस नहीं है, ठीक है, कि वो कुछ खोद के निकाल देगा। तो अंकेशक जासूस नहीं है, वो भी उसी मामले में कहा गया था। सशंकित होकर कार्य करना अंकेशक का कर्तव्य नहीं है, मतलब उसे डाउट के साथ, वो दिमाग में डाउट रख के काम करे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अंकेशक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, चीरफाड़ करने वाले शिकारी कुत्ते के समान नहीं है। संदेहास्पद परिस्थितियों में अंकेशक को गहराई से जांच करना चाहिए। आप बहुत ध्यान से देखें तो एक तरह से दोनों को बातें, नसीहतें दी गई है। एक तरफ ऑडिटर को भी क्या क्या करना चाहिए, ये नसीहत दी गई है, और थोड़ा थोड़ा उसे कुछ कुछ जिम्मेदारियों से मुक्त भी बताया गया है। अगर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हों, शक करने वाली स्थितियां मौजूद हों, तो अंकेशक को थोड़ा गहराई से जांच करना चाहिए। और अगर संदेहास्पद परिस्थितियां नहीं हैं और कंपनी के विश्वस्त कर्मचारी ने बुद्धिमानी और योजनाबद्ध ढंग से कपट किया है, और फिर अगर ऑडिटर उसको नहीं पकड़ पाए, तो उसका वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा। मतलब अगर ऑडिटर के पास शक करने की कोई वजह नहीं हो और सामने वाले ने बहुत ही डेलिबरेटली या बहुत ही चतुराई से कोई कपट किया हो, और अगर ऑडिटर उसे ट्रेस नहीं कर पाए, तो उसमें ऑडिटर की गलती नहीं मानी गई। ये एक लीडिंग जजमेंट है बहुत सारे, और ये काफ़ी अंकेशकों को रिलीफ भी देता है। हालांकि नसीहत तो देता है कि उन्हें अपना काम ढंग से करना चाहिए, बट फिर भी बहुत हद तक राहत पहुंचाने वाला निर्णय है। याद रखिएगा, वो ये भी पूछ सकता है कि किंगस्टन कॉटन मिल्स केस किस वर्ष में था, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। और जब वो पूछा जाएगा तब आपको लगेगा यार ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने देखा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, वैधानिक अंकेशक द्वारा यदि आंतरिक अंकेशकों पर विश्वास कर लिया जाए तो प्रतिवेदन में अशुद्धियों के लिए कौन जिम्मेदार हो? ऑप्शन हैं वैधानिक अंकेशक, आंतरिक अंकेशक, प्रबंधक या प्रबंध या अंश। देखिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर वो होता है जो बाहर से आता है। मान लीजिए कंपनी है और इस कंपनी में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो समय समय पे इंटरनल ऑडिट कराई जाती है। यानी कंपनी का मैनेजमेंट ही किसी को कहता है कि आप इंटरनल ऑडिट कीजिए। ठीक है, इसने करने वाले व्यक्ति ने इंटरनल ऑडिट कर दी। उसके बाद कंपनी है तो बाहर से स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते ही है, बाहर से सीए साहब आते ही हैं। बाहर से सीए साहब आए, अब उन्हें क्या था, अपनी उचित सावधानी और चतुराई रखनी चाहिए थी। इंटरनल ऑडिटर पे एक हिसाब से भरोसा करना चाहिए था। तो मान लीजिए कि उन्होंने ब्लाइंड फेथ कर लिया, उन्होंने जैसा जैसा इंटरनल ऑडिटर ने बताया, जो कि कंपनी का ही आदमी है, उस पर उन्होंने ब्लाइंड फेथ कर लिया और उसके आधार पर रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट में ऑब्वियस मान लेते हैं कि वो रिपोर्ट फॉल्स जब पाई गई, कि मतलब जो रिपोर्ट दी और जो वास्तविक स्थिति वो मैच नहीं खाती, तो अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो शायद ये बहाना लगाएगा, सर मैं क्या करता, मेरे को तो इंटरनल ऑडिटर ने रिपोर्ट दी। तो पर ये बहाना उसका चलेगा नहीं। आपका काम था कि आपको सावधानी से काम करना चाहिए था, आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए था। अगर रिपोर्ट फॉल्स पाई जाती है या रिपोर्ट में कोई कमी पाई जाती है, तो इसका जिम्मेदार वैधानिक अंकेशक माना जाएगा। ठीक है, आप इंटरनल ऑडिटर के काम से हेल्प ले सकते हैं, इससे आपके काम में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन ये आपकी लायबिलिटी को कम नहीं कर देता। इसीलिए बीइंग अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अगर आप एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कोई इंटरनल ऑडिटर बताता है कि सर आप टेंशन मत लो, आप तो बैठो, मैंने सारा काम पहले ही कर लिया है, सारी कैलकुलेशन पहले ही कर ली है, तो आपको उसके ऊपर अंधा विश्वास नहीं करना है। कुछ एग्जामिनेशन तो आपको करने ही चाहिए, कुछ क्रॉस चेक, डबल चेक को कर लेने चाहिए। आप बस मुफ्त की फ़ीस नहीं ले सकते, आपको अपना काम करना चाहिए। यूँ कह लीजिए कि चूंकि आपने फ़ीस ली है, तो एंड जिम्मेदारी तो आप ही की बनेगी। चलिए, इसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी किसको कहते हैं? सत्यापन को, आंतरिक नियंत्रण को, अनुसंधान को या प्रमाणन को? किसे हम ऑडिट का बैकबोन कहते हैं? तो वाउचिंग। बिल्कुल कस के याद कर लीजिएगा। ऑडिट में जो वाउचिंग होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मैं आपको पूरी एक बात बताता हूँ, मैं उल्टी तरह से बात शुरू करता हूँ। ऑडिटर का काम क्या है? रिपोर्ट देना। रिपोर्ट वो किस बात की देता है कि P&L सही प्रॉफिट दिखाता है या नहीं, और बैलेंस शीट सही फाइनेंशियल पोजीशन बताती है या नहीं। P&L और बैलेंस शीट को अपन फाइनल अकाउंट कहते हैं। फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं? फाइनल अकाउंट बनते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट से। आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं उनसे आपके फाइनल अकाउंट बनते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या मतलब होता है? जनरल, सब्सिडियरी बुक्स, लेजर वगैरह। अब आप बात यहाँ से, कोई ट्रांजैक्शन जो जनरल में लिखा हुआ है, मान लीजिए जनरल में लिखा हुआ है कि 50,000 का सेल हुआ, तो 50,000 का कोई सेल हुआ तो उसका कोई बिल भी होगा। उस बिल की जो जांच होती है ना, उसको बोलते हैं वाउचिंग। यानी जो भी आपका प्राइमरी बुक्स में लिखा हुआ है, जो भी आपकी प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लिखा हुआ है, जिससे ये सब कहानी शुरू होती है, ठीक है। तो प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में जो भी लिखा हुआ है वो किसी कहें साक्ष्य से समर्थित होना चाहिए। हो गया, उसका कोई एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। और उस एविडेंस, वो एविडेंस है या नहीं, वो एविडेंस प्रॉपर है या नहीं, इसी की जांच को हम कहते हैं प्रमाणन या वाउचिंग। एक तरह से आप कह सकते हो कि ऑडिट रिपोर्ट की जो इमारत है, की जो नींव है, उसकी जो फाउंडेशन है, वो है वाउचिंग। इसीलिए बहुत सारे वर्ड हैं। अंकेक्षण रीढ़ की हड्डी है, ये मूल तत्व है, ये मूल आधार है, ये अंकेक्षण की आत्मा है। ये सारे वर्ड याद रखते हैं आपको। तो वाउचिंग के ऊपर जब पूरा चैप्टर आएगा तो अपन और डिटेल से बात करेंगे। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि जो बुक्स में लिखा हुआ है उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसकी जो जांच होती है, जो कि मस्ट होती है। मतलब अगर कोई भी आपके पास वाउचर है तो ही एंट्री बुक्स में हो सकती है, या यूँ कह लीजिए कि बुक में अगर एंट्री है तो उसका सपोर्टिंग वाउचर होना ही चाहिए। उसी को जांचना वाउचिंग कहलाता है, ठीक है। तो आंसर रहा। अब आप यही बात पूरी की पूरी लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर भी देख लीजिए, एक जगह लिखा है कि लेखा पुस्तकों की जांच करना अथवा प्रमाणन ही समस्त अंकेक्षण प्रक्रिया की आधारभूत नींव है। उसके सुदृढ़ होने पर ही शुद्ध और सत्य रिपोर्ट दी जा सकती है। प्रमाणन इतना ज़रूरी है कि इसे अंकेक्षण का मूल तत्व कहा गया है, अंकेक्षण का प्रमुख अंग कहा गया है, अंकेक्षण का मूल आधार कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाउचिंग के इम्पोर्टेंस को बताने वाला कौन सा केस है? तो आर्मिटेज बनाम ब्रेवर एंड नॉट, ये जो मामला है ये वाउचिंग की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। और इसे इतना इम्पोर्टेंस कि जैसे जिस तरह आदमी की रीढ़ की हड्डी होती है जिसके भरोसे उसका शरीर सही खड़ा हो पाता है, अदरवाइज तो वो खड़ा भी नहीं हो पाए, काम करना तो भूल जाइए। या अंकेक्षण की जो आत्मा है उसे कहा गया है। अगला है अंकेक्षण डैश डैश के बाद की प्रक्रिया है। पुस्तपालन के बाद की, लेखांकन की, प्रस्तुतिकरण की या अनुसंधान की। तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट और मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन है। मैं लगभग हर वीडियो में इसको शामिल करता हूँ अगर ऑडिट का वीडियो है तो। सबसे पहले आपका बुक कीपिंग का चरण होता है। बुक कीपिंग के बाद आपका अकाउंटिंग का चरण होता है। अकाउंटिंग के बाद आपका ऑडिट का चरण होता है। और ऑडिट से बात नहीं बनती तो इन्वेस्टिगेशन का चरण होता है। अब ये आप इसको कस के याद कर लीजिए। कहीं मतलब जब कहते हैं ना कोई लोग नोट्स बनाने चाहिए, तो बहुत सिंपल में आप ये नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अब इससे आपके 6 MCQ निकल सकते हैं। वो पूछ सकता है कि अकाउंटिंग से पहले की क्रिया क्या है, तो वो है बुक कीपिंग। अकाउंटिंग के बाद की क्रिया क्या है, तो वो है, तो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे अभी राइट ने पूछा है कि ऑडिट किसके बाद की प्रक्रिया है, तो ऑडिट अकाउंटिंग के बाद की प्रक्रिया है, ऑडिटिंग से पूर्व, इन्वेस्टिगेशन से पूर्व की प्रक्रिया है। ऑडिटिंग इज द प्रोसेस आफ्टर अकाउंटिंग, तो बी। ठीक है। सबसे प्राइमरी स्टेज पे पहले बुक कीपिंग होती है जो कि प्रैक्टिकल पार्ट है। उसके बाद कुछ बहुत ही एनालिटिकल पार्ट या थ्योरेटिकल पार्ट आता है, वो अकाउंटिंग पार्ट होता है। और उसके बाद ऑडिट आया करता है। ठीक है सर, समझ में आया होगा। उसके बाद वैसा ही एक क्वेश्चन उसी सीरीज से उठाया हुआ, और एक बार मैं फिर आपको बोर करूँगा। सबसे पहले बुक कीपिंग होता है, बुक कीपिंग के बाद अकाउंट्स होता है, अकाउंट्स के बाद ऑडिट होता है, और ऑडिट के बाद एट लास्ट अगर रिक्वायरमेंट होती है तो इन्वेस्टिगेशन होता है कुछ स्पेशल केसेस में। तो अब के बारे से पूछा कि अनुसंधान डैश डैश के बाद की प्रक्रिया है, तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑडिट के बाद की प्रक्रिया है।
आपके बाद आंसर आपका डी रहेगा। तो स्टूडेंट, अगर आप इसी तरह के क्वेश्चनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको दो काम करने होंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप है जिसका लोगो इस तरह का दिखाई देता है। सबसे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एब्सोल्युटली फ्री, नो कॉस्ट। उसके बाद आप वहाँ पे स्टोर में जाके इस कोर्स को सर्च कीजिएगा, यूपी टीजीटी प्रैक्टिस पेपर 2025। इस कोर्स में आपको 5000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू मिलेंगे। हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाए हैं। उसके अलावा आपको उसके अंदर 50 सैम्पल पेपर मिलेंगे। तो पिछले 10 अटैम्प्ट में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, जिस तरह का लेवल आया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने 50 सैम्पल पेपर्स डिज़ाइन किए हैं। ये सारे सैम्पल पेपर आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, यानी वो क्वेश्चन हिंदी में भी हैं और अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। और अगर आप मोबाइल पे देखना चाहें तो मोबाइल पे भी देख सकते हैं, और अगर आप टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी अगर उसे व्यू करना चाहें तो आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही नॉमिनल इसकी फ़ीस रखी गई है और आप आराम से इसमें से तैयारी करके आप मान के चलिए कि इन क्वेश्चनों के अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि इतनी डिटेल्ड प्रैक्टिस करवाई गई है। तो ज़रूर एक बार प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है सर, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। शिक्षण से तात्पर्य है ऑडिटिंग मीन्स, तो बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन है कि ऑडिटिंग क्या होता है। लेखा पुस्तकें तैयार करना, तो अकाउंट्स बनाना तो ऑडिटिंग नहीं हो सकता। तलपट बनाना, तो ट्रायल बैलेंस बनाना भी आपके अकाउंटिंग के अंदर ही आता है, तो ये भी ऑडिटिंग नहीं हो सकता। लेखा पुस्तकों की जांच करना, तो ये तो बड़ा सरल सा ऑप्शन हुआ, यही आंसर है। लेखों में समायोजन भी होते हैं लेकिन वो एडजस्टमेंट करना भी अकाउंटिंग का ही पार्ट है। तो ऑडिटिंग होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हुए हैं उनकी जांच करना कि वो प्रॉपर तरीके से बने हैं या नहीं हैं, और हमारा P&L सही प्रॉफिट दिखाता है या नहीं, और हमारी बैलेंस शीट सही पोजीशन दिखाती है या नहीं। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय विवरणों में पर्याप्त प्रकटीकरण की मूलभूत जिम्मेदारी होती है। आराम से भाई, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं तो उसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाती हैं या नहीं दिखाती हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है? ऑडिटर की, प्रबंध की, अंकेक्षण के स्टाफ की, केंद्रीय सरकार की। तो देखिए, अकाउंट्स चूंकि मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के लोग बनाते हैं या मैनेजमेंट बनवाता है, तो उन्हीं की प्राइमा फेसी पहली मूलभूत जिम्मेदारी उन्हीं की है कि वो अकाउंट्स ढंग से बनाएं और उसके अंदर सारी चीज़ें डिस्क्लोज करें। ऑडिटर तो ये सुनिश्चित करेगा कि सारी मटेरियल चीज़ें आ गई हैं या नहीं आ गई हैं, वो तो बाद में उसको जांचेगा और जांचने के आधार पे अपनी ओपिनियन देगा। बाद में अपन ओपिनियन वाला टॉपिक देखेंगे, तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या क्लीन रिपोर्ट देगा, जैसा भी देगा। तो ऑडिटर तो उसकी जांच करेगा, लेकिन पर्याप्त प्रकटीकरण की जो मूलभूत जिम्मेदारी होती है, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इस वर्ड को देखिए आप, एडिक्वेसी। भाई आपने एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में चीज़ें डिस्क्लोज की हैं या नहीं, ये जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है। चारों ऑप्शंस आप पढ़ लीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, ऑडिट और ऑडिटिंग स्टाफ बाद में आते हैं, तो मैनेजमेंट की ही जिम्मेदारी है। और बहुत अच्छा क्या रहेगा बेटा, बेटा यहाँ जो भी आप बड़े हैं तो जो भी हैं, बहुत अच्छा क्या रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, स्क्रीन पॉज कीजिए, खुद आंसर लगाइए, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, और सुनने के बाद तो ठीक है, सुन ही लेना अगर आपको नहीं आता तो, लेकिन खुद लगाइए क्वेश्चन, ज़्यादा मज़ा आएगा। अंकेक्षण के लाभों में शामिल नहीं है। अब जब ये कहता है लाभों में शामिल नहीं है और 4 ऑप्शन देता है, इसका मतलब ये है कि 3 तो इसके लाभों में शामिल हैं और एक कोई है कि लाभ में शामिल नहीं है। तो बाहरी व्यक्तियों का विश्वास, तो ये बात सच है कि जब ऑडिट हो जाती है तो बाहर के लोग लाइक क्रेडिटर, बैंकर्स, इन्वेस्टर, वो विश्वास कर पाते हैं, तो ये तो लाभ है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ लाभ है। ऋण सुविधा, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेने जाएंगे और आप अपने अकाउंट्स लेके जाएंगे, तो एक होते हैं अकाउंट्स और एक होते हैं ऑडिटेड अकाउंट्स। तो बैंक वाले ऑडिटेड अकाउंट्स पे ज़्यादा यकीन करते हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट बंदे ने उसको चेक कर लिया होता है, तो लोन लेना मच ईजियर होता है। तो ऋण सुविधा भी मिलती है, तो ये भी इसका लाभ है। नैतिक नियंत्रण, बिल्कुल आपके जो कर्मचारी हैं जिस मैनेजमेंट के तहत वो काम करते हैं, उनको चूंकि पता होता है कि साल के एंड में ऑडिट होगा, कहीं कहीं तो कंटिन्यूअस ऑडिट होता है, पूरे साल ही ऑडिट होता रहता है, तो उनको ये थोड़ा सा तो डर होता है। एक मान लीजिए एक क्लास है, क्लास में टीचर आते ही नहीं है, और एक क्लास में टीचर रेगुलर आते हैं या प्रिंसिपल सर सडन सरप्राइज चेक करते रहते हैं, तो क्या होगा, डर बना रहता है।
ठीक है। तो एक डर तो नहीं कहेंगे, इसे नैतिक दबाव या नैतिक नियंत्रण कहेंगे। अगर ऑडिट होती है तो कर्मचारियों में एक डेफिनेट एक मॉरल प्रेशर तो होता ही है कि नहीं, कोई जांच करने के लिए आ सकता है और गड़बड़ हो गई तो पेनल्टी भी लग सकती है। अब ये तीनों तो इसके लाभ है, तो चौथा इसका आंसर हो ही गया। पर फिर भी व्यवहारों के व्यापारिक औचित्य का प्रमाणन नहीं, तो ये बड़ा भारी वर्ड है। देखिए अब आप थोड़ा समझना। मान लीजिए कि एक संस्था है, ठीक है, एक संस्था ने मशीन खरीदी, ठीक है, तो ऑडिटर क्या चेक करेगा? ऑडिटर चेक करेगा कि मशीन का बिल है या नहीं, मशीन वास्तव में संस्था के अधिकार में है या नहीं, मशीन की जो ओनरशिप है वो हमारे पास आ गई है या नहीं, उसकी जो प्रॉपर पेमेंट है वो हो गई है या नहीं। देखिए ऑडिटर ये सब जांच कर सकता है, लेकिन ऑडिटर ये नहीं देख सकता कि उस मशीन की ज़रूरत संस्था को थी भी या नहीं। ठीक है, मशीन है तो वो मशीन के इर्द गिर्द तो चीज़ों को देख सकता है, उसकी बिलिंग, उसका पेमेंट, उसका होना, वो सब वो देख सकता है। लेकिन संस्था को मशीन की ज़रूरत थी भी या नहीं, या क्या मशीन कहीं और से ली जा सकती थी, या मशीन का कोई ऑल्टरनेट हो सकता था, ये सब बातों पे ऑडिटर विचार नहीं करता। तो ये कहीं ना कहीं ऑडिटिंग की लिमिट है, ऑडिट वहाँ तक रीच नहीं करती। ऑडिट कई बार फाइनेंशियल के साथ नॉन फाइनेंशियल मैटर्स को भी देखती है, इस तरह की ऑडिट भी होती है। पर जनरली ऑडिट किसी चीज़ की प्रूडेंस को, किसी चीज़ के को जस्टिफाई नहीं करती कि ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, अनलेस उस ऑडिटर से ये पूछा गया हो, मांगा गया हो। तो जो नो सर्टिफिकेशन ऑफ कमर्शियल प्रूडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन तो देखो मैनेजमेंट ही करता है और ऑडिटर केवल उसकी जांच करता है कि हुआ या नहीं। अब वो होना भी था या नहीं था, इसकी वो जांच नहीं करता। तो वो कहीं ना कहीं ये चौथी वाली जो थी वो अंकेक्षण की मर्यादा थी। अंकेक्षण अभ्यास परिषद का नाम बदलकर डैश डैश कर दिया गया है। आश्वासन अंकेक्षण और आश्वासन मानक बोर्ड, अंकेक्षण बोर्ड, अंकेक्षण प्रैक्टिस स्टैंडर्ड बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो ये याद करने जैसे ही क्वेश्चन है। तो अब जो नाम चल रहा है वो है AASB, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, अंकेक्षण और आश्वासन मानक बोर्ड। यूँ समझिए कि जैसे अकाउंट्स कैसे रखे जाएंगे उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसी तरह ऑडिट कैसे की जाएगी इसके लिए एसेज होते हैं। उल्टा कर दिया, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स होते हैं। तो एसेज कौन बनाएगा? तो एसेज बनाने का काम ICAI करेगा। ICAI जो अपना सबसे मेन अकाउंटिंग बॉडी है, सबसे बड़ा अकाउंटिंग बॉडी है इंडिया का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो बनाएगा। अब ICAI ने इसके लिए APC का गठन किया, ऑडिटिंग प्रैक्टिसिंग कमिटी, अंकेक्षण अभ्यास परिषद का गठन उन्होंने किया। क्यों किया? ताकि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बनाए जा सके। बरोबर। ये कब गठन हुआ? ये 1982 में हुआ और 20 साल के बाद इसको रीनेम किया गया और इसका रीनेम कर दिया गया जुलाई 2002 में और इसका नाम रखा गया AASB। तो बस बात यही है, आपको जैसे एक हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि किस तरह से डेवलपमेंट होते रहे हैं। पहले जो APC होता था, ठीक है, आपका ऑडिटिंग प्रैक्टिसिंग कमिटी होता था, उसका नाम AASB कर दिया गया है, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। 1982 में उसका गठन हुआ और 2002 में उसको रीनेम किया गया। इनका कार्य था SAPs को बनाना और इनकी जो ओरिजिनेटिंग या कहें पेरेंटिंग बॉडी है वो है ICAI। ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से, जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूँ, किसी को लगेगा सर आंसर बताओ नक्की करो, नहीं, मुझे नहीं करना वैसे। मैंने जो अभी बोला अगर आप इसको सुनेंगे तो कम से कम आप 5 या 6 MCQ निकाल पाएंगे और यही मेरा पर्पस है कि आप, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना कि ये सेम का सेम क्वेश्चन आए, आजू बाजू से आ गया तो क्या करोगे। उसके बाद है स्वतंत्र अंकेक्षण का समग्र उद्देश्य से संबंधित अंकेक्षण माने गए। अब ये जस्ट मैंने इसलिए दिया है कि कभी कभी किस्मत खराब होती है तो बहुत ही एब्सर्ड क्वेश्चन या बहुत अजीब से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ही माना जाता है। क्योंकि अगर देखो, अगर आप CA वगैरह की तैयारी कर रहे होते तब तो ये वहाँ का बहुत बेसिक क्वेश्चन होता, लेकिन अगर आप जूनियर अकाउंटेंट या फर्स्ट ग्रेड लाइक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एक बेसिक ऑडिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये एक टफ क्वेश्चन है कि आप बताइए कि जो इंडिपेंडेंट ऑडिट है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसको बताने वाला ऐसे कौन सा है। तो अभी तो चलो मैं इसको याद करके आया हूँ, आपको भी याद करना है कि इसका है ऐसे 200। एक्चुअली ये सबसे फर्स्ट ऐसे है।
आप यूँ भी समझिए, कई बार क्या होता है, जस्ट वो चेक करने के लिए जो एग्जामिनर वो चेक करने के लिए इस बंदे को, जो बंदा बैठा है, एस्पिरेंट बैठा है, उसे एसेस के बारे में पता भी है क्या ये फर्स्ट ऐसे भी देख के आया है क्या। तो मैं तो आपको नहीं कहूँगा कि आप सारे के सारे 34-35 एसेज याद करो, आप तो 5 या 10 एसेज जो आपको राजी खुशी याद हो जाए, मैं आपको अलग अलग वीडियोज़ में देता रहूँगा एक, तो आप वो 5-10 एसेज के नाम याद कर लें, काफ़ी रहेगा। तो ऐसे 200 ये बताता है, अभी किस बारे में बताता है कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके क्या नियम होते हैं, उसके बारे में ऐसे 200 बताता है। इसके अलावा भी क्वेश्चन देने का एक और मकसद था, ये ऐसे 210, 220, 230 ये भी हैं, कोई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे है, कोई किस चीज़ पे है, कोई ऑडिट एविडेंस पे है। तो जैसे कानून में धाराएं होती है ना, कि मर्डर करने पे कौन सी धारा लगेगी, चोरी करने पे कौन सी धारा लगेगी, उसी तरह अगर अंकेक्षण का उद्देश्य समझना हो तो आपके ऊपर ऐसे 200 अप्लाई कर होगा, आपको देखना है तो वहाँ से जाके आप नियम देख सकते हैं। क्वेश्चन देने का मकसद ये था, जरा आप इस स्लाइड को देखिएगा। तो इस तरह से विकास होता रहा है। पहले पहले जो स्टैंडर्ड्स आए उनका नाम था स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिस, ये नाम था पहले पहले, नाम SAPs था। फिर जब मैंने बताया ना वो AASB का गठन हुआ, तब इनका भी नाम चेंज कर दिया गया और इनका नाम कर दिया गया AAS। तो ये तो बड़ा आसान है, वही सेम नाम है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, बोर्ड हटा दो तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। तो उसके बाद बीच में नाम कर दिया गया AAS, है ना। और अब जो शॉर्ट में नाम चलता है वो है एसेस। और एसेस को भी अगर आप और क्लासीफाई करोगे और उसका वर्गीकरण करोगे, रिक्लासीफाई करोगे, तो इस तरह के नाम आएंगे। यहाँ पे जहाँ जहाँ एस है उसका मतलब है स्टैंडर्ड, तो ये है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ये एस का मतलब स्टैंडर्ड है, और क्यू का मतलब, QC का मतलब है क्वालिटी कंट्रोल। ये एस का मतलब स्टैंडर्ड है, और RE का मतलब है रिव्यू इंगेजमेंट्स। ये SAE है, यहाँ पे अगेन E का मतलब इंगेजमेंट से है, और आपका ये है स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस इंगेजमेंट। और ये SRS है, ये है स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो एसेस को भी फर्दर इस तरह से क्लासीफाई किया है कि सर ये है क्या एसेस, ये है आपकी नियमावली। ऑडिट करते समय CA को भी तो पता होना चाहिए कि कौन से नियम है, या वो पथ प्रदर्शिका, मतलब पता तो होना चाहिए, गाइडेंस नोट, कि भाई कैसे ऑडिट करनी है, क्या मेरा अधिकार है, क्या मेरी ड्यूटी है, क्या मेरी लायबिलिटी हो सकती है। तो इसको बताने के लिए रूल बुक है, वो रूल बुक होती है एसेस, जिसके नाम चेंज होते रहे हैं। पहले नाम था SAPs, फुल फॉर्म देख लीजिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म भी आ सकते हैं। फिर नाम हो गया AAS, और अभी जो वर्तमान में नाम चल रहा है वो ये है। तो इसीलिए अभी आपने पढ़ा ना SA 200, ऐसे ही है SA 210, SA 220, इस तरह से सीरीज़ बनी हुई है, 200 की सीरीज़ है, फिर 300 की सीरीज़ है, इस तरह। थोड़ा टफ लगा होगा, बट थोड़ा तो अलग होना ही चाहिए ना, हमेशा वो घिसे पिटे ऑडिटिंग के क्वेश्चन देख रहे होंगे आप बहुत जगह, तो थोड़ा थोड़ा तो नया मिलना चाहिए फ्लेवर। और देखते हैं अभी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ अपन, ये है, निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण का लाभ नहीं है। तो वापस ये उसी तरह का क्वेश्चन ये थोड़ी देर पहले आया था, इसमें भी इसका मतलब ये हुआ कि 3 तो लाभ हैं और एक कोई है जो लाभ नहीं है। ये मालिकों के लिए संतुष्टि प्रदान करता है, इट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में इसीलिए है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप देखिए, और मैं तो फिर कहूँगा एक बार स्क्रीन पॉज कीजिए, खुद लगाइए क्वेश्चन। ये ऋण प्राप्त करने में मदद करता है, ये बात भी सही है। मैंने पहले भी कहा कि बैंक वाले ऑडिटेड अकाउंट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। यह लागत के बोझ को कम करता है, नहीं सर, ये आपका ऑडिटिंग का लाभ नहीं है। यह त्रुटियों और धोखाधड़ी का पता लगाता है, ये भी अंकेक्षण का लाभ है। तो जो पहला, दूसरा और चौथा लिखा है ये ऑडिटिंग के बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये कहना है कि ऑडिटिंग से आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, नहीं। क्यों नहीं, ये तो बड़ा सिंपल है कि आप अगर ऑडिट कराओगे तो 20, 25, 30 हज़ार रुपया, डिपेंडिंग ऑन द साइज़, लाखों रुपए में भी फीस होती है, पर एक 20-30 हज़ार से तो शुरू ही होती है। आप उतना खर्चा करोगे, ऑडिट CA को आप पैसा दोगे, तो ये आपकी लागत को बढ़ाएगा। इसीलिए कहीं कहीं तो कहने वाले ये कहते हैं कि अकाउंटेंसी जो है, अकाउंटिंग जो है वो अनिवार्य है, और जो अंकेक्षण है, ऑडिटिंग है, वो विलासिता है, वो लग्जरी है। हालांकि ये बात सही नहीं है, कई जगह ऑडिट कराना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, बट दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट पार्ट। बट ये है कि ऑडिट अगर होगी तो फ्री में तो नहीं होगी, CA आएगा तो पैसे तो लेगा ही लेगा, फीस तो लेगा ही लेगा, रेम्यूनरेशन लेगा, तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये आपका बेनिफिट नहीं है, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंकेक्षण किसके हितों की रक्षा करता है। तो आप तो एग्जाम में चाहेंगे कि सारे ही ऐसे लड्डू क्वेश्चन आए, पर फिर भी अंकेक्षण किसके हितों की रक्षा करता है। ऑडिटिंग सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द,
मैं एक यही है सलाह दूंगा हिंदी मीडियम वालों को, वो इंग्लिश में ज़रूर क्वेश्चन पढ़ें। ऑब्वियस सी बात है, उनको हिंदी में आ जाता होगा क्वेश्चन तो वो सोचते होंगे इंग्लिश में क्यों पढ़ना, पर इंग्लिश पढ़ने से उनकी थोड़ी थोड़ी सी वोकेबलरी मजबूत होगी जो आगे बहुत आपको काम आएगी। मार्क माय वर्ड, ये आपको बहुत काम आएगा। खैर, अंकेक्षण मालिक के हितों की रक्षा करता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो संस्था का स्वामी है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसकी राजस्थान में फैक्ट्री है, राजस्थान में ऑफिस है, खुद व्यक्ति बेंगलोर बैठा है, तो अब वो बार बार तो देखो आएगा नहीं डे टू डे ऑपरेशंस को देखने के लिए या रिजल्ट्स को देखने के लिए या एक्टिविटीज़ को देखने के लिए, तो वो के पास क्या सहारा है, वो उसके पास ऑडिटर का ही सहारा है। ऑडिटर के माध्यम से ही वो कहें विश्वास कर सकता है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ ओके, मेरी कंपनी फैक्ट्री ढंग से चल रही है या नहीं। तो ये मालिकों के हितों की रक्षा करता है। जो लेनदार होते हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं, देखिए कई बार क्या होता है, कुछ लोग जैसे कुछ लोग कह लें कि मैनेजमेंट के लोग ख़राब नीयत वाले होते हैं, वो पैसा उठा लेते हैं बाज़ार से, उसको बहुत मिस एप्रोप्रिएट करते हैं, पर्सनल यूज़ करते हैं और बहुत गलत तरीके से कंपनी चलाते हैं। तो जिन्होंने पैसा दिया था, जो लैंडर्स थे, क्रेडिटर्स थे, जिन्होंने माल दिया था या पैसा दिया था, तो उनका पैसा खतरे में आ जाता है उनकी प्रैक्टिसेस की वजह से। तो ऑडिटिंग को भी सेफगार्ड करता है, क्योंकि ऑडिटिंग, अगर ऑडिटर ईमानदार है तो ये सारी बातें अपन मान के चल रहे हैं कि ऑडिटर ईमानदार है। अगर ऑडिटर अपना काम ढंग से करेगा तो उसके पास वो टेक्निक्स होती हैं, टूल्स होते हैं जिनसे वो गलतियाँ या कहें फ्रॉड, गलतियों से भी ज़्यादा कहें फ्रॉड्स को पकड़ लेता है और इससे थोड़ा सा क्रेडिटर सेफ महसूस करते हैं। निवेशक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि कंपनी कल्चर में पब्लिक, जो आम जनता होती है, वो पैसे लगाया करती है किसी कंपनी में, और ये लोग तो अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं और मैनेजमेंट जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाता है, जिसमें कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, मान लीजिए 5 लोग होते हैं, वो चलाते हैं। तो अब ये 5 लोग कंपनी को सही चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, उनका पैसा सेफ है या नहीं, तो ये सब को कौन देखेगा, इन सबको कौन चेक करेगा? इनमें तो देखो शेयर होल्डर्स की इतनी हैसियत तो नहीं होती कि भाई वो जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हिसाब किताब की मांग कर लें। ऑल्दो मालिक कहलाते हैं, बट वो नाम मात्र के मालिक होते हैं। किसी के पास 10 शेयर होंगे, किसी के पास 100 शेयर होंगे, उनकी इतनी हैसियत नहीं होती है। तो ऑडिटर ही उनके पास एक ज़रिया है, ऑडिटर ही एक तरह से उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो यहाँ एक और एमसीक्यू बन गया कि ऑडिटर जो होता है वो एक तरह से शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो मेक श्योर करता है कि सब कुछ सही चल रहा है। और सब कुछ सही चल रहा है में दो ही सेंस होते हैं। पहला कि आपका P&L जो लाभ हानि दिखा रहा है वो सही है, कितना है उससे मतलब नहीं, और बैलेंस शीट जो दिखा रही है वो आपकी सही असेट्स और लायबिलिटीज दिखा रही है, और आपके जो अकाउंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन है या नहीं, ये बात ऑडिटर उनको आश्वस्त करता है। तो एक तरह से ये उनके हितों की रक्षा करता है। अगर नहीं है ये सब कुछ, मतलब P&L गड़बड़ है, बैलेंस शीट गड़बड़ है, तो वो ये भी रिपोर्ट करता है कि गड़बड़ चल रहा है। तो एक तरह से ऑडिटर एक तरह से डॉक्टर का रोल अदा करता है, जो सही जानकारी की बताता है पेशेंट के घर वालों को पेशेंट के बारे में, या एक पुलिस वाले की तरह होता है जो एक सही इन्वेस्टिगेट करता है और क्राइम के बारे में सही जानकारी देता है जुडिशरी को या विक्टिम को या विक्टिम के परिवार वालों को। होप एक सरल से क्वेश्चन को मैंने बहुत ज़्यादा समझाया, बट आपको ठीक लगा होगा। वेल, लाभ वास्तविक से कम दिखाने का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? मतलब ये कह रहे हैं कि कभी कभी अकाउंट्स में मैनिपुलेशन होता है, खातों में छेड़छाड़ की जाती है, हेर फेर किया जाता है, तो लाभ कम क्यों दिखाया जाता है? प्रतियोगियों को धोखा देने के लिए बिल्कुल ये पर्पज़ होता है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम जब अपने लाभों को, कंपनीज़ को क्या होता है, कंपनीज़ को अपने अकाउंट्स पब्लिक करने होते हैं कुछ कंपनीज़ को, तो जब वो अकाउंट्स छापते हैं और पब्लिश होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे लाभ प्रकट होते हैं, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर नए नए पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उनका हमारा प्रॉफिट देख के या कंपनी का प्रॉफिट देखकर उनको लगता है अरे यार इस धंधे में तो इतना मार्जिन है। जैसे मान लीजिए कभी एडटेक कंपनीज चलना शुरू हुई थी, जो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को मिला के ऑनलाइन कोर्सेज बेचती थी, तो उसको देख के या कुछ कंपनीज के मुनाफे को देख के बहुत सारे एडटेक प्लेयर्स आ गए। तो ये हमेशा का नियम होता है कि जहाँ पे भी अ, कहें मलाई या मीठा दिखता है तो वहाँ आ ही जाते हैं मक्खी मच्छर। मक्खी मच्छर तो नहीं कहूँगा, लेकिन कॉम्पिटिटर्स को धोखा देने के लिए या डिसीव करने का एक तरीका ये है कि आप अपने लाभों को बहुत कम दिखाओ, ताकि आपको अननेसेसरी कंपटीशन ना फेस करना पड़े। करों से बचने के लिए ये तो बहुत एक तरीका है ही है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट दिखाओगे तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी को 25%, कुछ कंपनी को 30% टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आप कम प्रॉफिट दिखाएंगे तो ये भी, इसीलिए भी लाभों को कम दिखाया जाता है। और लाभांश की कम दर को सही ठहराने के लिए कई बार क्या होता है, कंपनी ग्रोथ के लिए पैसा रखना चाहती है, क्योंकि वो ग्रोथ के लिए पैसा रखना चाहती है तो वो डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है।
डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। अब मान लो कि अगर आप पहले 10-12% डिविडेंड देते रहे हों और इस साल आप डिविडेंड 6% ही देते हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि शेयर होल्डरों में असंतोष होगा। वो कहेंगे कि इतना कम कैसे है। तो फिर आप कहोगे सर लाभ ही कम हुआ, इसलिए लाभांश कम हुआ। तो मतलब प्रॉफिट अगर छेड़छाड़ करके प्रॉफिट को कम दिखाया जाए तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा, और टैक्स के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो भी कम ही होगा, तो लाभांश भी कम देना पड़ेगा। तो आप शेयर होल्डर्स को समझा सकते हो कि सर लाभ ज़्यादा हुआ ही नहीं था तो हम लाभांश ज़्यादा कैसे देते। तो इसीलिए कई संस्थाएं जितना कमाती हैं, मान लीजिए कि कोई आदमी 10 करोड़ कमाता है और केवल मान लीजिए कि 3 करोड़ ही डिस्क्लोज करता है कि 3 करोड़ ही कमाया, तो उससे इसके तीनों पर्पज सॉल्व हो गए। ज़्यादा कॉम्पिटिटर नहीं घुसेंगे मार्केट में, टैक्स भी अब आपको 3 करोड़ पे देना पड़ेगा, और डिविडेंड भी फिर बचे कुचे 3 करोड़ के बाद जो 2.5 करोड़ के आसपास बचेगा उसी में से डिविडेंड दिया जाएगा। तो कम रेट को भी आप जस्टिफाई कर पाओगे। तो मैं नहीं कह रहा आपको ये करना चाहिए, लेकिन क्यों किया जाता है के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए, ऑल ऑफ द वर्ड्स का बिल्कुल सही है, ये इन सभी वजहों से प्रॉफिट के साथ छेड़छाड़ की जाती है। लाभ को वास्तविक लाभ से अधिक दिखाना कहलाता है। संपत्ति का गबन, श्रम का गबन, सुविधाओं का गबन या खातों में हेरफेर, तो इसे कहते हैं खातों में हेरफेर। लाभों को कम दिखाना या लाभों को ज़्यादा दिखाना, इसे खातों में हेरफेर या मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। संपत्ति का गबन आप बहुत सिंपल इजीली समझते हो कि मान लीजिए कंपनी की कार है या एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म की कार या जीप है, उसे एक पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ में इस्तेमाल करे, 5 दिन घूमने के लिए निकल जाए। श्रम का गबन का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई संस्था है, कोई संस्था में कोई श्रमिक कार्य करता है, उस श्रमिक से आप अपने घर का काम करवाओ। ठीक है, कोई बॉस है, मान लीजिए एक बैंक है, ठीक है, उस बैंक में ऑब्वियस सी बात है एक मैनेजर साहब होते हैं और एक पियोन लेवल का बंदा भी काम करता है। उस पियोन को आप बोलो कि ना तेरे को तनख्वाह तो मिलती रहेगी, तेरे को हमारे घर भी काम करना पड़ेगा, या आज तू बैंक की छुट्टी कर, घर पे जाके सफाई कर। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, यहाँ बैंक मैनेजर क्या कर रहा है, श्रम का गबन कर रहा है, क्योंकि वो पैसा तो उठवा रहा है संस्था से और काम ले रहा है पर्सनल। सुविधाओं का गबन यही बहुत ईजी है, आप ऑफिस के कंप्यूटर से खुद का काम चला रहे हो, ऑफिस का इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, और ये तो ऐसा है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि गबन है, बट ये है। अगर आप संस्था का टेलीफोन यूज़ कर रहे हो, संस्था का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, नेट यूज़ कर रहे हो, या प्रिंट आउट निकाल के ले जा रहे हो, तो ये सब सुविधाओं का गबन कहलाता है। और लाभों को कम दिखाना या ज़्यादा दिखाना खातों में हेर फेर की श्रेणी में आता है। तो अभी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी आंसर है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, अंकेक्षण के कार्यों में शामिल है, यानी जो ऑडिटर है वो क्या कार्य करता है, वो व्यवस्था एवं क्रियाविधि का पुनरावलोकन करता है, वो सिस्टम एंड प्रोसीजर्स को देखता है। तो बिल्कुल जैसे ही उसको इंगेज कर लिया जाता है, जैसे ही उसे ऑडिटर अपॉइंट कर लिया जाता है, तो वो प्लानिंग, ऑडिटर प्लानिंग बनाता है, वो अगली वीडियो में आएगा। तो ऑडिटर क्या करता है, प्लानिंग बनाता है। तो प्लानिंग बनाने के लिए सबसे पहले वो देखता है कि सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, सेल कैसे होती है, पैसे कैसे लिए जाते हैं, ऑर्डर बुक कैसे रखी जाती है, वो सारे सिस्टम देखता है। इसके अलावा वो आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था का पुनर्लोकन करता है। तो इंटरनल कंट्रोल के ऊपर पूरा चैप्टर है, मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, पर इंटरनल कंट्रोल में क्या होता है, छोटे छोटे चेक्स या छोटे छोटे तरीके रखे जाते हैं ताकि सिस्टम स्मूथली चले, सारी चीज़ें बिल्कुल ईजीली आराम से चले। उसके लिए जो नियंत्रण रखा जाता है उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। तो ऑडिटर ये भी जाके देखता है कि संस्था में इंटरनल कंट्रोल नाम की चीज़ है भी या बस सब कुछ राम भरोसे ही चल रहा है, तो वो इसको भी जाके देखता है। इसके अलावा वो लेखांकन के सिद्धांतों की अनुपालना सुनिश्चित करना, वो ये भी देखता है कि आपके जो डबल एंट्री सिस्टम के डेबिट क्रेडिट के नियम होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो क्लासिफिकेशन होता है, असेट्स लायबिलिटीज़ के जो रूल होते हैं, उन सबको फॉलो संस्था में किया भी जा रहा है या नहीं, तो ये भी इसका कार्य है। तो ऑडिटर ये सारे कार्य करता है, वो इन तीनों चीज़ों को जाके देखता है। परीक्षण जांच कम करता है, टेस्ट चेकिंग रिड्यूसेस द। तो पहले तो आप ये समझिए कि ऑडिटर जब अपना काम करने जाता है तो वो बहुत तरीके से काम करता है। वो वहाँ रूटीन चेकिंग कर सकता है, वो टेस्ट चेकिंग कर सकता है, वो इंटेंस या डेप्थ चेकिंग कर सकता है। अब उसमें टेस्ट चेकिंग क्या होती है, देखिए बहुत सारे ट्रांजेक्शन है। आप मान लीजिए एक सीए साहब हैं, उनको ऑडिट करनी है। अब एक किसी कंपनी के पूरे 365 दिन के ट्रांजेक्शन होंगे, अगर रोज के 100 ट्रांजेक्शन भी माने तो उनके 36,500 ट्रांजेक्शन होंगे। अब 36,500 में एक एक ट्रांजेक्शन को तो देखना पॉसिबल है नहीं भाई, तो वो क्या करता है, वो एक सैंपल ले लेता है। सैंपल में रैंडमली जनवरी के 5 ट्रांजेक्शन ले लिए, फरवरी के 25 ट्रांजेक्शन ले लिए, ऐसे करके वो रैंडम ट्रांजेक्शन ले लेता है। तो इससे क्या कम हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ऑडिट का वर्क कम हो जाएगा। लेकिन क्या ऑडिटर की पावर कम हो जाएंगी, नहीं।
क्या उसका खर्चा कम हो जाएगा? थोड़ा सा उसका खर्चा भी कम होगा। मतलब एक काम अगर जैसे वो ज़्यादा चेकिंग करता तो शायद काम 20 दिन में निपटता, ऐसे सैंपल चेक कर लेगा तो शायद काम 10 दिन में निपट जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑडिट का खर्चा तो बचता है। लेकिन अगर सेकंड और थर्ड में से कहें ज़्यादा सही कौन सा है, क्योंकि आप एमसीक्यू में हमेशा याद रखिएगा कि अगर ऑप्शंस में 2 ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं तो ज़्यादा सही क्या लग रहा है, ठीक है। तो ये श्योर सी बात है कि टेस्ट चेकिंग करने से या सैंपल चेकिंग करने से या परीक्षण जांच कुछ भी कह लीजिए, करने से ऑडिटर का सबसे पहले काम कम होता है। तो इसका आंसर सी रहेगा। हाँ, लेकिन याद रखिएगा उससे उसकी लायबिलिटी कम नहीं हो जाती, वो उतना ही जिम्मेदार है। ये ऑडिटर के ऊपर है कि वो सारे 36,500 ट्रांजेक्शन चेक करे कि 365 ट्रांजेक्शन चेक करे, उसकी जिम्मेदारी रिपोर्ट के प्रति पूरी तरह से बनी रहेगी। तो ये ऑडिटर का विवेक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सैंपल चेक करने से या टेस्ट चेक करने से उसका काम काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इसका आंसर सी रहने वाला है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला, परीक्षण जांच टेस्ट चेकिंग को लागू नहीं किया जाना चाहिए। ये कहता है कि अगर अपन क्रय पुस्तक को देख रहे हैं तो वहाँ पे, या बिक्री पुस्तक को देख रहे हैं वहाँ पे, या स्टॉक बुक को देख रहे हैं या कैश बुक, मतलब कहाँ पे आपको टेस्ट चेकिंग नहीं लगानी चाहिए। देखिए परचेज पूरे साल होती है तो इतने सारे ट्रांजेक्शन नहीं देखने चाहिए। उसमें आप रैंडम कुछ कुछ को उठा के देख सकते हैं। मान लीजिए कि 1000 परचेज पूरे साल में हुई है तो आप उसमें से 25-30 परचेजेस को उठा लो। अगर उसके आपको बिल वगैरह अप्रोप्रिएट उचित मिलते हैं तो आप मान के चल सकते हो कि सारी परचेज बुक ओके होगी। सेल बुक में भी पूरे साल सेल होती रहती है। तो सारे ट्रांजैक्शन को देखने के बजाय हम बीइंग मैं भी सीए रहा या बीइंग टीचर, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको सारे ट्रांजेक्शन को देखने की जरूरत नहीं है, आप सैंपल चेक ले लीजिए। अगर कुछ ट्रांजेक्शन सही पाए जाते हैं तो आप मान के चलिए कि सारे ट्रांजेक्शन मोर और लेस सही होंगे। स्टॉक बुक में भी, स्टॉक के अंदर आप देखिए कई व्यापार ऐसे होते हैं जिसके अंदर हज़ारों हज़ार आइटमें होती हैं और हर सीए को, हर जैसे मान लीजिए आप ऑटोमोबाइल की कोई दुकान है उसका ऑडिट कर रहे हैं, तो अब आपको क्या पता कि बेरिंग कितने का होता है या फलाना स्क्रू कितने का होता है। इतना ज़्यादा आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ पे भी मुश्किल है। लेकिन कैश बुक एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको टेस्ट चेकिंग को नहीं लगाना चाहिए या कम से कम प्रयोग करना चाहिए, या यूँ कहूँ कि मैं कैश बुक के आपको अधिकतर ट्रांजेक्शन्स को चेक करना चाहिए। यानी अगर मैं आपको यूँ कहूँ कि अगर परचेज बुक में 1000 ट्रांजेक्शन तो शायद आप 30 ट्रांजेक्शन ले लो बहुत है, या 5% का रूल रखें तो 50 करीबन आप ट्रांजेक्शन ले लीजिए। सेल बुक में भी आप 1000 ट्रांजेक्शन है तो 50 ले लीजिए। लेकिन कैश बुक में आप टेस्ट चेकिंग लगाइए ही मत। कैश बुक को आप पूरे से अच्छे से जांचिए क्योंकि कैश थोड़ा सेंसिटिव होता है। और या अगर आपको टेस्ट चेकिंग करनी भी है तो आपका सैंपल साइज़ बड़ा कर लीजिए। तो मैं आपको इस क्वेश्चन में सजेस्ट कर रहा हूँ कि कैश बुक की चेकिंग या वाउचिंग करते समय आपको टेस्ट चेकिंग अप्लाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर डी रहने वाला है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकेशक को डैश डैश अंकेषण साक्ष्य प्राप्त करने होते हैं। पर्याप्त अंकेषण साक्ष्य प्राप्त करने होते हैं, सही अंकेषण साक्ष्य, प्रासंगिक अंकेषण साक्ष्य, या पर्याप्त एवं उपयुक्त। देखिए आप ये समझते हैं कि ऑडिटर किसी फर्म की ऑडिट करता है, ठीक है, अर्थात उसके लेखों की जांच करता है। लेखों की जांच करने के बाद उसको रिपोर्ट देनी होती है कि भाई कंपनी के अकाउंट सही रखे गए हैं या नहीं रखे गए हैं, क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं है। तो उसको अपनी रिपोर्ट देने के लिए, रिपोर्ट वो किस आधार पे देगा, वो साक्ष्य कलेक्ट करेगा, ठीक है, वो एविडेंस कलेक्ट करेगा। पुलिस वाले कोई रिपोर्ट देते हैं, पुलिस पे कोई शिकायत दर्ज करती है, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेट करती है, पुलिस अपनी फिर रिपोर्ट सबमिट करती है, तो वो किसके आधार पर करती है, वो साक्ष्यों के आधार पर करती है। तो साक्ष्य जो ऑडिट आप लेंगे आपको उसकी क्वालिटी का भी ध्यान रखना चाहिए और आपको उसकी क्वांटिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। अब इन शब्दों को पकड़ो। ऑडिट एविडेंस आप जब कलेक्ट करते हैं तो एक तो क्वांटिटी में होने चाहिए, मतलब वो पर्याप्त होने चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आप 1 या 2 एविडेंस के आधार पे ही जजमेंट पास कर दो, ओपिनियन दे दो। तो आपको सफिशिएंट या कहें पर्याप्त क्वांटिटी के, तो एक तो सफिशिएंट वर्ड आया, सफिशिएंट एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए। वो रेलेवेंट भी होने चाहिए, मतलब उनका रिलेशन भी होना चाहिए, वो एप्रोप्रिएट उचित होने चाहिए। ऐसे नहीं कि बस आपने कुछ भी सबूत के नाम पे कुछ भी इकट्ठा कर लिया, नहीं नहीं नहीं, आपको रेलेवेंट यानी क्वालिटेटिव वाइज भी अच्छे एविडेंस कलेक्ट करने होंगे। तो ये यही आप जब सीए की पढ़ाई करते हैं तो आपको सिखाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो आपको याद रखना है कि ऑडिटर जब भी एविडेंस कलेक्ट करेगा तो वो संख्या में सफिशिएंट होने चाहिए और क्वालिटी वाइज एप्रोप्रिएट या उचित होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकेषण साक्ष्य की विश्वसनीयता आश्रित होती है, मतलब आपका जो एविडेंस आप कलेक्ट कर रहे हो उस पर आप कितना विश्वास कर सकते हो। देखिए ऑडिटर को बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं, कुछ उसको इंटरनल एविडेंस मिलते हैं जो संस्था के भीतर ही मिलते हैं, कुछ उसको एक्सटर्नल एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। तो ये सोर्स की बात हुई।
अच्छा, कुछ आपको ओरल एविडेंसेस मिलते हैं और कुछ आपको रिटर्न एविडेंसेस मिलते हैं। तो ये आपका एक तरह से टाइप हुआ, ठीक है। तो ये वाला तो हुआ आपका सोर्स और ये हुआ आपका टाइप। तो आपकी अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ कि अगर कोई पूछे कि इंटरनल एविडेंस ज़्यादा विश्वसनीय होता है या एक्सटर्नल, तो नो डाउट बाह्य सोर्स से मिला, चूँकि वो आउटसाइडर से मिला है, तो वो ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। जो जो एविडेंस अगर मान लीजिए इंटरनली जनरेट होता है तो उसके साथ तो मैनिपुलेट कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक है। बाहर वाला जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी बेटे के बारे में पूछ रहे हो, उसकी माँ से ही पूछेंगे तो माँ तो अपने बेटे को अच्छा ही बताएगी। बाकी अगर आपको बेटे की सही इंक्वायरी करनी है, अगर आप अपने डॉटर के लिए बेटा आज लड़का देख रहे हो, तो उसकी माँ से पूछने का कोई सेंस नहीं है। थोड़ा बहुत पूछ लो भले फॉर्मेलिटी के लिए, पर असल में तो आपको मोहल्ले वाले या उसके दोस्त, या दोस्त से भी ज़्यादा कौन, मोहल्ले वाले या सोसाइटी वाले आपको ज़्यादा बेटर बताएंगे कि किस तरह का चाल चलन का लड़का है। तो एक्सटर्नल एविडेंस जो होते हैं वो हमेशा मोर रिलायबल होते हैं। और ये भी बताने की ज़रूरत नहीं कि ओरल या रिटर्न में कौन सा ज़्यादा, तो रिटर्न एविडेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो एक तो सोर्स और एक टाइप। तो इन्होंने कहा कि स्रोत पे आश्रित होती है, हाँ। प्रकृति पे आश्रित होती है, हाँ। स्रोत और प्रकृति दोनों पे आश्रित होती है, हाँ भाई हाँ। तो इसका आंसर सी, इसका आंसर है, ठीक है। कि ऑडिट एविडेंस की जो कहें क्या बोले इसको, रिलायबिलिटी कहें या इसकी जेन्युइननेस है, वो इसके सोर्स और नेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकेक्षण में डैश डैश प्रकार के साक्ष्य चाहे जाते हैं। जब ऑडिटर अपना काम करने जाता है तो उसे बहुत सारे सबूत मिलते हैं, तो वो सबूत कैसे होने चाहिए? निश्चित, प्रमाणित करने वाला, निश्चित और प्रमाणित करने वाला दोनों, या प्रेरक। तो ये इसका सी आंसर है। ऑडिटर को जो एविडेंस कलेक्ट करनी चाहिए, एक तो वो कॉन्क्लूसिव हो ताकि वो किसी निष्कर्ष पे पहुंच सके, और वो कॉर्पोरेटिव हो, वो कुछ चीज़ों को प्रमाणित कर सकते हों, ठीक है। या तो आपको जजमेंट पे पहुंचा देते हों, या जजमेंट ही दे देते हों, या जजमेंट तक पहुंचा देते हों। परसुएसिव को आप सही मत कीजिएगा। आपको याद करना है कि ऑडिट एविडेंस होने चाहिए वो कंक्लूसिव एंड कॉरोबोरेटिव होने चाहिए। हिंदी में याद कर लीजिएगा, निश्चित और कुछ प्रमाणित कर देने वाले ऑडिट एविडेंस आपको कलेक्ट करने चाहिए। ये क्वालिटी के बारे में है कि अगर एक सीए जाता है एविडेंस कलेक्ट करता है तो किस तरह के एविडेंस में, यानी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो आपको किसी कंक्लूजन पे पहुंचाने वाला होना चाहिए, लीड करने वाला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंकेक्षण साक्ष्य के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। वेल, आप कह सकते हैं कि इसमें एविडेंस के ऊपर इतना क्यों है, क्योंकि इस चैप्टर का जो नाम है वो है ऑडिट प्लानिंग एंड प्रोसीजर। तो ऑडिटर प्लान बनाता है और फिर प्रोसीजर अप्लाई करता है। मकसद क्या है? एविडेंस कलेक्ट करना। तो इसीलिए इस वीडियो में आप अधिकतर क्वेश्चन ऑडिट एविडेंस के बारे में देख रहे हैं। अब आपको असत्य कथन की पहचान करनी है, तो दिमाग में रखिएगा कि इसमें से 3 कथन सत्य हैं, और जब आप तैयारी कर रहे हैं तो वो सत्य कथन आपको याद भी कर लेने चाहिए। बाह्य साक्ष्य जैसे कि एक तृतीय पक्षकार से प्राप्त पुष्टिकरण आंतरिक साक्ष्य की अपेक्षा बहुधा विश्वसनीय होता है। तो ये बात सही है कि अगर आपको कोई एविडेंस बाहर से मिला है, जैसे आपने डेटर से कंफर्मेशन किया कि क्या आपके ऊपर हमारी फर्म के 40,000 बाकी चल रहे हैं क्या, या आपने क्रेडिटर से कंफर्म किया कि क्या आपके पिछले 2 बिल बाकी चल रहे हैं या नहीं, या आपने बैंक से कुछ कंफर्म किया, तो अगर आपने बाहर से चीज़ कोई कंफर्म की है तो वो डेफिनेटली जो वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी वो मोर रिलायबल देन आंतरिक साक्ष्य है। तो ये बात सही है, अक्सर ये बात सही है। आंतरिक साक्ष्य कहीं अधिक विश्वसनीय रहता है जब संबंधित आंतरिक नियंत्रण संतोषजनक होता है। तो ये बात सही है। वैसे हम इंटरनल एविडेंस को इतनी इम्पॉर्टेंस नहीं देते या उसको लेस परसुएसिव मानते हैं, लेकिन अगर जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है, आप वहाँ गए, आपने देखा वहाँ सारी चीज़ें सिस्टमैटिक है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी होटल की ऑडिट करने गए और आपने देखा कि चेक इन से लेके चेकआउट तक कंप्लीट सिस्टम है, तो आप फिर इंटरनल एविडेंसेस पे भी यकीन कर सकते हैं, संतोषजनक रूप से विश्वास कर सकते हैं। मौखिक विवरणों की अपेक्षा प्रपत्रों एवं लिखित विवरणों के रूप में साक्ष्य सामान्यतः कहीं अधिक विश्वसनीय होते हैं। ये तो बात है ही है कि कोई आपको ओरल कोई चीज़ बताए, मान लीजिए कहे कि ये ज़मीन 25 लाख की है और उसकी जगह वो आपको रजिस्ट्री दिखा दे, तो ऑब्वियस सी बात है, या जो अग्रीमेंट टू सेल होता है वो दिखा दे, तो वो ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है। राइटिंग, बोला हुआ 100 बार और लिखा हुआ 1 बार बराबर माना जाता है, तो लिखित एविडेंस नो डाउट ज़्यादा अधिक विश्वसनीय होते हैं। तो ये शुरुआती तीनों कथन सत्य हैं। अब चौथा है कि स्वयं अंकेशक द्वारा प्राप्त किए गए साक्ष्य उपक्रम के माध्यम से प्राप्त किए साक्ष्यों की अपेक्षा कम विश्वसनीय होते हैं। तो ये बात उल्टी लिखी हुई है।
भाई अगर कोई एविडेंस खुद ऑडिटर ने कलेक्ट किया है तो वो कि ये मान लीजिए ऑडिटर है और ये क्लाइंट है, तो ऑडिटर ने अगर खुद ने कोई साक्ष्य कलेक्ट किया, मान लो स्टॉक जाके उसने खुद ने गिना, कैश जाके उसने खुद ने काउंट किया, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उसने जाके खुद ने देखा, तो नो डाउट वो ज़्यादा है किसी और से बताए हुए। भाई आप खुद की आंखों का देखा हुआ भरोसा करोगे या किसी और का बताए हुए का भरोसा करोगे? ऑब्वियस सी बात आप कहेंगे खुद की आंखों का देखा हुआ ज़्यादा भरोसा करेंगे। तो बस वही बात समझिए ना सर। तो इसका आंसर डी है। डी क्या आंसर है कि ये एक असत्य कथन लिखा हुआ है, जो उन्होंने लिखा है वो एक असत्य कथन है और हमें इसी की पहचान करनी थी। ठीक है, कई बार क्या होता है अपन जब आंसर देते हैं तो लास्ट में जाकर स्लिप हो जाते हैं, अरे ये तो सही लिखा है, अरे ये तो गलत लिखा है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि मांगा क्या है। मांगा था असत्य कथन, शुरुआती तीनों कथन सत्य थे तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें असत्य कथन आइडेंटिफाई करना था और लास्ट वाला असत्य लिखा है। इसी से आपको सत्य क्या है वो भी पता चल गया है। तो ये बहुत सारे लोग बोर होते हैं सर सत्य असत्य है या मिलान कीजिए। मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन उल्टा आपके 3-3 4-4 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं अगर आप बात समझें तो। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की विधि है। लेखा परीक्षा यानी अंकेक्षण, दोनों शब्द बार बार इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। हिंदी में लेखा परीक्षा भी बोलते हैं, अंकेक्षण भी बोलते हैं, इंग्लिश में ऑडिटिंग कहा जाता है। तो ऑडिटिंग के लिए आप साक्ष्य कैसे कलेक्ट करोगे? ऑब्जर्वेशन करके हाँ, इंस्पेक्शन करके हाँ, कंप्यूटेशन करके हाँ, ऑल ऑफ द अबव हाँ भाई हाँ। तो इसका आंसर आपका डी रहने वाला है। एक बार अपन बात कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन में क्या होता है। आप वहाँ जाएंगे, जिस संस्था का आपको ऑडिट करना है वहाँ आप जाएंगे, वहाँ आप देखेंगे कि जनरल लेजर रखे गए हैं, प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स रखे गए हैं या नहीं, असेट्स वहाँ पे हैं या नहीं। ठीक है, कंप्यूटेशन में आप क्या करेंगे, वहाँ जाके आप खुद ही काउंट कर लेंगे, आप स्टॉक देख लेंगे कि स्टॉक की काउंटिंग कर लेंगे, कैश की काउंटिंग कर लेंगे, और इसी तरह से वहाँ आप इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं जाके। तो ये सब ऑडिट कलेक्शन करने के एविडेंस कलेक्ट करने के ये सब आपके मेथड्स हैं। तो एक बार आप इसकी स्क्रीन पे देख लीजिए, इससे आपको और समझ में आएगा। आप वहाँ जाके फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, मतलब खुद खड़े होकर वहाँ पे चीज़ कर सकते हैं। कंफर्मेशन आप किसी से क्रॉस कंफर्म कर सकते हैं कि आपके ऊपर इतना रुपया बाकी चल रहा है या नहीं, आपको इतनी सैलरी मिलती है या नहीं। इंस्पेक्शन में आप वहाँ पे सिस्टम्स वगैरह मौजूद हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं, खुद देख सकते हो। प्लानिंग मतलब प्रोसीजर वगैरह हैं या सिस्टम्स हैं या नहीं। एनालिटिकल प्रोसीजर में आप लास्ट ईयर के, जैसे आपकी सेल है, इस साल की सेल है, आप पिछली सेल से कंपेयर करो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सेल अचानक बढ़ तो नहीं गई, अचानक कम तो नहीं हो गई। या प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देख लो, या सैलरी वेजेस के बिल को लास्ट ईयर से कंपेयर कर लो। तो इस तरह से एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं। आप क्लाइंट से इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको विश्वास नहीं है तो आप रिकैलकुलेशन करवा सकते हैं, जो चीज़ हो रही है उसको रीपरफॉर्म करवा सकते हैं। मतलब एक एक बिल, एक ऑर्डर आप परफॉर्म करवा के देख लीजिए कि एक ऑर्डर आता है तो ऑर्डर आने से लेके उसके एग्जीक्यूट होने तक क्या प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं, तो आप उसको रीपरफॉर्म करवा लीजिए। ऑब्जर्वेशन में मैंने जैसे कहा ही है कि अब आप खुद खड़े हो जाइए और खुद ही ऑब्जर्वेशन में जाके देखिए कि वहाँ पे चीज़ें और सिस्टम, बुक्स, असेट्स, लाइब्रेरीज ये सब एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती। तो ये सब आपके ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के तरीके हैं। व्यावसायिक संशयवाद के लिए आवश्यक है कि लेखा परीक्षक यह मान ले कि प्रबंधन यथोचित ईमानदार है, न तो ईमानदार है न बेईमान है। जरूरी नहीं है कि ईमानदार है, बेईमान है जब तक कि अन्यथा सिद्ध ना हो। अब एक बहुत ऑडिटर के लिए सीखने वाली बात है, एक वर्ड होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, संशयवाद। अब क्या होता है जब आप किसी ऑडिट करने गए, मान लीजिए ये एक फर्म है, आप इसकी ऑडिट करने गए, तो आप क्या मान के चलेंगे कि यहाँ पे जो सारे लोग काम कर रहे हैं ईमानदार हैं? या तो आप ये मान के काम शुरू कर सकते हैं कि सब लोग ईमानदार हैं, सब हैप्पी हैप्पी गुडी गुडी होगा, अच्छा अच्छा होगा। आप ये मान के सकते हैं नहीं नहीं साले सारे चोर हैं, बेईमान हैं, हरामखोर हैं। आप ऐसा सोच के भी ऑडिट कर सकते हो। और आप एक तरीका क्या होता है, एक बैलेंस तरीका होता है, आप कुछ भी मत रखिए पहले से दिमाग में, आप कुछ भी पहले से ना सोचिए, कुछ भी परसेप्शन ना रखिए। आप ना तो उनको ईमानदार मान के चलिए ना बेईमान मान के चलिए। लेट्स फेस द थिंग्स, जैसे जैसे चीज़ें आती हैं आपके सामने, जैसे जैसे उद्घाटित होती हैं, आप तब डिसाइड कीजिए कि सिस्टम सही चल रहा है या नहीं किया। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहता है कि आपको ना तो जो आपका क्लाइंट है, या कहें क्लाइंट से भी कहें ऑडिटी है, जहाँ जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो, क्योंकि आप तो ऑडिटर हो, जिसकी ऑडिट कर रहे हो वो ऑडिटी है। तो आप उसको ना तो ईमानदारी मान के चलो, ना उसे बेईमान मान के चलो। आप वहाँ जाओ और फिर चीज़ों को सामने प्रकट होने दो। तो ना तो ईमानदार है ना बेईमान है, ये सिखाया जाता है या ये कहा जाता है। ये इसमें आंसर इन्होंने गलत दे दिया है, बी आंसर नहीं है इसका। आंसर बी है कि ना तो वो ईमानदार है और ना बेईमान है।
फिर उन्होंने गलत लिख दिया कि उसको बेईमान मान के चलिए, नहीं ऐसा नहीं है, आंसर बी। ठीक है, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण साक्ष्य सबसे कम प्रेरक प्रकार का है? तो अब आप मान लीजिए 4 एविडेंस आपको बता रहा है। हम 4 एविडेंस में आप देखिए कौन सा आपको कम प्रेरक या कम अच्छा लगता है। अगर आपको ग्राहक से बैंक स्टेटमेंट मिले हैं तो आप पूरा विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि बैंक तो क्लाइंट के काबू में है नहीं। और बैंक स्टेटमेंट में अगर मान लीजिए कि 4.5 साढ़े 5 लाख रुपए बैंक बैलेंस बता रहा है, तो आप विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, संस्था का कैश इन हैंड या सॉरी कैश एट बैंक 5.5 लाख हैं, आप इसके ऊपर पूरा विश्वास कर सकते हैं। ऑडिटर द्वारा सीधे तीसरे पक्षकार से प्राप्त किए गए दस्तावेज, बिल्कुल। अगर आपने थर्ड पार्टी से मान लीजिए कि क्लाइंट ऑडिटर के बीच में और एक थर्ड पार्टी के बीच में कोई लीज एग्रीमेंट है, तो वो लीज एग्रीमेंट आपने थर्ड पार्टी से ही मंगा लिया, तो फिर आप उसके ऊपर डेफिनेट विश्वास कर सकते हैं। लेखा परीक्षक यानी ऑडिटर द्वारा निरीक्षण किए गए बिक्री चालान की कार्बन प्रतियां, इस पर मैं अभी बात करता हूँ। और चौथा है लेखा परीक्षक यानी ऑडिटर द्वारा की गई संगणना। अब आपने अगर खुद ने ही कैलकुलेशन की है तो फिर तो कोई डाउट रह ही नहीं जाता, आपने खुद ने ही जाके चीज़ों को गिना है या व्यक्तियों को गिना है, तो फिर तो आप उसके ऊपर विश्वास कर ही सकते हैं। अब आप सी पॉइंट में देखिए क्या लिखा है। आपका जो सेल इनवॉइस होती है उसकी कार्बन कॉपी, यानी आपने सेल के बिल काटे, तो अब सेल के बिल में काटने में क्या होता है, ओरिजिनल बिल तो चला जाता है कस्टमर को, तो आपके पास क्या रहती है, कार्बन कॉपीज। और सेल बुक बनाता कौन है या सेल्स बिल काटता कौन है, आप खुद। तो यानी एक तो ये इंटरनल एविडेंस हुआ और दूसरा ये इंटरनल एविडेंस की भी कार्बन कॉपी हुई। तो इस पे आप थोड़ा सा कम भरोसा कीजिए, क्योंकि मन चाहे तरीके से या मन घड़ंत तरीके से सेल को बढ़ा के दिखाना हो तो मन घड़ंत रूप से ज़्यादा बिल काटे जा सकते हैं। सेल को छुपाना हो तो 2-4 बिल बुक्स गायब कर दी जा सकती हैं, है ना। तो इन पे आप कम भरोसा कर सकते हैं, हालांकि वो भी एविडेंस ही है आपकी सेल को, लेकिन फिर भी आपके लिए इन चारों में से सी पे भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। उसके लिए आप कुछ और तरीके अपनाइएगा, जो और तरीके हैं लाइक एनालिटिकल प्रोसीजर या कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर्स, तो देयर आर अदर वेज। इस सी वाले पे आप कम भरोसा कीजिएगा, ये कम प्रेरक है, लीस्ट परसुएसिव है। होप मैं आप थोड़ा लंबा जा रहा है वीडियो, लेकिन मैं आपको समझा पा रहा हूँ बातों को, क्योंकि मकसद यही है, क्योंकि मैं एमसीक्यू के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऑडिट चलता कैसे है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक लेखा परीक्षा साक्ष्य नहीं है? मतलब इनमें से अब आपको पहचानना है कौन सा इंटरनल एविडेंस नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि इनमें से 3 एविडेंस ऐसे हैं जो इंटरनली जनरेट होते हैं। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बीआरएस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि अगर कैश बुक जो बैलेंस दिखाती है और पासबुक जो बैलेंस दिखाती है उसमें अगर अंतर आता है, तो उसको बताने के लिए बीआरएस बनाया जाता है। कौन बनाता है? क्लाइंट खुद बनाता है, हाथ से मैन्युअली बनाता है। तो ये तो आपका इंटरनल एविडेंस हुआ, क्योंकि इसे क्लाइंट तैयार करता है। बैंक स्टेटमेंट आपको बैंक इशू करता है, तो ये एक्सटर्नल एविडेंस हुआ। सेल की जो आपका जो सेल इनवॉइस है उसकी जो कॉपी हुई, वो ऑब्वियस ही बात है, अभी मैंने समझाया, इंटरनली जनरेट होता है। और जो वाउचर होता है कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, वो अकाउंटिंग वाउचर्स कहलाते हैं ना। कुछ आपके डेबिट वाउचर्स होते हैं, कुछ क्रेडिट वाउचर्स होते हैं और कुछ आपके ट्रांसफ़र वाउचर्स होते हैं। ये आप वाउचर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इनवॉइस एंड वाउचर्स में। तो वाउचर जो होता है वो भी इंटरनली जनरेट होता है। तो हमें ढूंढना क्या था कि कौन सा, यानी ये इंटरनल हो गया। तो बैंक स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। जो बैंक स्टेटमेंट है वो एक्चुअली यूं भी पूछ सकता था कि कौन सा इसमें से एक्सटर्नल साक्ष्य है। तो बाह्य साक्ष्य बैंक स्टेटमेंट है, बाकी तीनों के तीनों इंटरनल साक्ष्य हैं। वो कहीं ना कहीं आपके साक्ष्य का काम करते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया कि बाह्य साक्ष्य हमेशा ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं आंतरिक साक्ष्य के मुकाबले। ठीक है, आराम से वीडियो को समझिएगा, समझ में एक बार में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो रिपीट करके थोड़ा सा फास्ट मोड पे चला के दोबारा से एक बार सुनिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियोस ऐसे ही चाहते हों बनते रहें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डैश डैश अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की एक विधि है। अवलोकन, निरीक्षण, संगणना, उपरोक्त सभी। देखिए, ऑडिट हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम किसी के अकाउंट्स की जांच करते हैं कि अकाउंट्स उसके ओके हैं या नहीं। अब उसके अकाउंट्स ओके हैं या नहीं ये हम मन से तो मानेंगे नहीं, उसको हम जांचेंगे। तो जांचने की कुछ टेक्निक्स होंगी, ठीक है। तो टेक्निक में जैसे एक टेक्निक होती है अवलोकन। अवलोकन में क्या है, हम वहाँ जाएंगे और जाके देखेंगे कि वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि नहीं। वहाँ पे वो स्टॉक की काउंटिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, वो शाम को कैश काउंट करते हैं तो कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। तो अवलोकन में हम वहाँ जाके उनको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन।
निरीक्षण, इंस्पेक्शन में क्या होता है, हम उनके जनरल लेजर, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी अग्रीमेंट्स हैं, चालान्स हैं, उन सबको देखते हैं, उसका इंस्पेक्शन करते हैं, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, हम उनको इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन हम असेट्स भी देखते हैं कि वहाँ असेट्स हैं या नहीं। एक होता है संगणना, कंप्यूटेशन में क्या होता है, उन्होंने जो कैलकुलेशंस किए हैं उसे हम चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक पर्टिकुलर, जैसे अपन रैंडमली कोई भी एक दिन उठा लिया, उस दिन हमने सारे सेल्स के जो वाउचर है उसकी जोड़ लगाई, फिर देखा कि उतनी ही जोड़ इन्होंने वहाँ पे सेल्स बुक में लिखी है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ कैलकुलेशंस करके देख लेते हैं। किसी पन्ने का रैंडम ही जोड़ बाकी निकाल के देख लिया, फिर देखा बैलेंस आगे ले गए या नहीं ले गए, तो कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। ये सब क्या तरीके हैं, ये सब आपके एविडेंस कलेक्ट करने के तरीके हैं, साक्ष्य कलेक्ट करने के तरीके हैं। साक्ष्य में सामने आ सकता है कि हाँ सारी चीज़ें ओके है, सामने आ सकता है कि सब गड़बड़ चल रहा है, या कुछ भी मिक्स काइंड ऑफ भी चीज़ आ सकती है। ठीक है, तो अंकेक्षण साक्ष्य करने की ये सब विधियां होती है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव रहने वाला है, ई इसका आंसर है। वैसे ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने की बहुत सारी टेक्निक होती हैं, जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन में, फिजिकल एग्जामिनेशन बेसिकली असेट्स के लिए यूज़ होता है, या वहाँ जाएंगे देखेंगे सारे असेट्स हैं कि नहीं, उनके ओनरशिप के पेपर हमारे पास हैं, उनका कब्जा हमारे पास है, मोर्गेज तो नहीं है। कंफर्मेशन में आप बाहरी पार्टी से कंफर्म कर सकते हो कि सर हमारे यहाँ 75,000 रुपये बैलेंस बोल रहा है, आपका 75,000 ही है या कम है, या उन्हीं से पूछ लो कितना बैलेंस चल रहा है। इंस्पेक्शन जैसे मैंने बताया कि वहाँ जाके जो लेजर्स डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं उनको आप इंस्पेक्शन कर लो। एनालिटिकल प्रोसीजर एक बहुत ही मैथमेटिकल है, उसमें जैसे पिछले साल की सेल कितनी थी, प्रॉफिट कितना था, पिछले साल कितने मजदूर थे, वेजेस का बिल क्या था, इस साल वेजेस का बिल क्या है, तो हम चीज़ों को कोरिलेट करते हैं कि भाई एकदम से क्या होता है, रैंडम फ्लक्चुएशन ना आ जाए। मान लीजिए पिछले साल का सैलरी का बिल था मान लीजिए 40 लाख रुपए, और इस साल सैलरी का बिल आ रहा है 60 लाख रुपए, तो इतना कितना सैलरी हो गया। या तो हो सकता है धंधा बढ़ा हो, पर धंधा अगर नहीं बढ़ा तो फिर सैलरी कैसे बढ़ गया, और बढ़ा तो इतना कितना बढ़ गया। इसी तरह से हम क्लाइंट से इंक्वायरी कर सकते हैं, बैंक से क्रॉस इंक्वायरी कर सकते हैं। आपका मन नहीं मान रहा तो आप रिकैलकुलेशन कर लो, मन तो क्या नहीं मान रहा, कुछ पन्नों की तो रिकैलकुलेशन करनी ही चाहिए। री परफॉर्मेंस में आप उसको बोलो कि यहाँ सौदा स्टार्ट हुआ, सौदा स्टार्ट होने से लेके एंड तक आप बताओ आप क्या करते हो, तो हम उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखते हैं कितना वीक है, उसमें फ्लॉ यानी कोई दोष है या नहीं है। और ऑब्जर्वेशन में आप, जैसे मैंने बताया कि आप वहाँ जाके देखो कि वो स्टॉक काउंट कैसे करते हैं, या स्टॉक को वैल्यूएट कैसे करते हैं, या वो डेप्रिसिएशन किस आधार पे लगाते हैं, इस तरह की चीज़ें, इन सब से आपको बहुत एविडेंसेस मिलेंगे। जैसे एविडेंसेस समथिंग, जैसे पुलिस वाला होता है, वो किसी मामले की जांच करता है, तो वो क्या करेगा, तो वो जो करेगा एक पुलिस वाले की तरह सोच लो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, अंकेक्षण योजना तैयार करते समय लेखा परीक्षक को उस पर विभिन्न विधानों द्वारा आरोपित, यानी आरोपित का मतलब होता है इम्पोज या लगाए गए डैश डैश का पता लगाना चाहिए। तो ये जैसे मैंने बताया कि टॉपिक का नाम है ऑडिट प्लान एंड प्रोसीजर। तो जब आप ऑडिट प्लान तैयार कर रहे हो, तो बीइंग एन ऑडिटर, आप एक ऑडिटर हैं, आप एक संस्था का आपको इंगेज आएगा, काम आएगा, वो मान लो एक कंपनी है, वो आपको कहेगी कि आप आइए साहब, आप हमारे यहाँ ऑडिट कर लीजिए। आप उसको एक स्लॉट देंगे कि सर मैं जून के पहले हफ्ते और पहले और दूसरे हफ्ते में आपकी ऑडिट कर दूंगा। आप वहाँ जाएंगे, उनका सिस्टम समझेंगे, सिस्टम समझने के बाद आप प्लान करेंगे। प्लान करते समय आपको और क्या देखना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि जो डिफरेंट एक्ट हैं, जो अलग अलग कानून हैं, उन्होंने आपकी क्या जिम्मेदारियां तय की है, और एक ये कि आपके क्लाइंट ने आपको किन शर्तों पे एंगेज किया है, या किन शर्तों पे आपको अपॉइंट किया है। मैं फिर कहता हूँ, आप जब ऑडिट प्लान बनाएंगे तो पहले आप ये समझ लीजिए कि आप किस तरह का ऑडिट करने जा रहे हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट है जो करना ज़रूरी है। स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या होता है, सामने वाला आपका स्कोप लिमिट नहीं कर सकता। स्टैट्यूटरी ऑडिट में जो काम आपको करने हैं वो करना ही है, भले क्लाइंट अगर कहता है नहीं डेप्रिसिएशन क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कैश बुक को देखने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको याद रखना है कि जो काम आपको करने हैं वो करके ही आने हैं। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में आप याद रखिएगा, वो आपका कार्य क्षेत्र सीमित नहीं कर सकता, पर अगर वो प्राइवेट ऑडिट है तो वो जो बोलेगा आपको उसके साथ बात समझनी पड़ेगी कि हाँ ये ऑडिट ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ आपको जो भी कानून है, जैसे मान लीजिए लेबर लॉज हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि लेबर लॉज फॉलो हो रहे हैं या नहीं, मिनिमम वेजेस दिया जा रहा है या नहीं, प्रोविडेंट फंड या ईएसआई के, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के प्रावधान फॉलो हो रहे हैं या नहीं, टीडीएस काटा जा रहा है प्रॉपर या नहीं, जीएसटी के रिटर्न प्रॉपर भरे जा रहे हैं या नहीं। इस तरह के मतलब कितने ही लॉ हैं, अपने तो देश में कानूनों का भंडार है, तो वो कानून फॉलो हो रहे हैं या नहीं। तो क्या बात कही मैंने कि जब आप ऑडिट का प्लान करें, तो एक तो ये रख लीजिए कि आपको किन शर्तों पे अपॉइंट किया है। एक तो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो केवल P&L का ऑडिट करवाना चाहे,
हो सकता है वो केवल कैश बुक का ऑडिट करवाना चाहे, हो सकता है केवल वो बैलेंस शीट का ऑडिट कराना चाहे। तो एक तो आपके उसके साथ टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट क्या तय हुए हैं, और दूसरा दूसरा आप ये देख लीजिए कि जो अलग अलग लेजिस्लेशंस हैं, अलग अलग कानून हैं, उन्होंने आपकी कौन सी जिम्मेदारी बताई है। क्योंकि कल को क्या है, आप ऑडिट लेके आ गए, कल को फिर गड़बड़ निकल गई तो फिर आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उसमें फिर दो तरह की लाइब्रेरीज क्रिएट हो जाती है, एक सिविल लाइब्रेरीज होती है, एक क्रिमिनल लाइब्रेरीज होती हैं। मतलब ऑडिटर के ऊपर आँच आ जाएगी कि आप अपना काम ढंग से नहीं किया और दुनिया आपके भरोसे पे रह गई, गलत लोन उठ गया, शेयर होल्डर्स में गलत डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो आपके ऊपर भी आँच ना आ जाए। तो कंपनी लॉ वगैरह, पार्टनरशिप लॉ वगैरह, उन सब का भी आपको ध्यान रखना चाहिए प्लान करते समय। मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझा रहा हूँ इसलिए कि अगर आप इसको पढ़ने के बाद पढ़ते हैं तो चीज़ आपको जल्दी समझ में आ गए। अगर आप पढ़ के आए हुए हैं और ये चीज़ें आपकी सुनी हुई है तो जस्ट आप फटाफट से आंसर देखिए, आंसर टिक कीजिए और अगले पे थोड़ा सा स्किप कर लीजिएगा या फास्ट फॉरवर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी ऑडिट साक्ष्य नहीं है? तो ऑडिट एविडेंस, तो एविडेंस कहाँ से हो सकता है? एविडेंस इंटरनल भी हो सकता है, एविडेंस एक्सटर्नल भी होता है। अभी आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। बैंक विवरण, अब बताओ बैंक स्टेटमेंट कहाँ से मिलता है आपको? बाहर से, तो ये कौन सा हुआ? एक्सटर्नल एविडेंस। क्रय बीजक, परचेज इनवॉइस, अब परचेज इनवॉइस सोचो, हम परचेज करके लाएंगे तो बिल सामने वाला बनाएगा, ठीक है? तो वो भी जो परचेज इनवॉइस आपके पास है वो एक्सटर्नल एविडेंस है। माल आप खरीद के लाए हो, बिल भी हमने चुकाया है, लेकिन जो बिल बन के आएगा वो तो बाहर से आएगा ना, यानी उसमें हमारा मैन्युपुलेशन नहीं हो सकता। मैन्युपुलेशन का मतलब होता है छेड़छाड़, उसमें गड़बड़ नहीं हो सकती, एक बार के लिए नहीं हो सकती। अब होने को तो देखो परचेज इनवॉइस में भी गड़बड़ होती है, इतने का बिल बनाना, वो फ़ोन सुनने के बाद तो इतने का बिल बना देगा, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है। एक तो होता है मैं खुद बिल काटूँ, तो जितनी मर्जी उतने का काटूँ, कौन पकड़ने वाला है? लेकिन परचेज बिल के साथ मैन्युपुलेशन में आपको थोड़ा सा पेन लगेगा, थोड़ा सा। तो बात नियम की है, नियम कैसे तोड़ा जाता है उस पर मैं अभी आपसे बात नहीं करता। अभी मैं केवल आपसे ये कह रहा हूँ कि परचेज इनवॉइस जो होता है वो एक्सटर्नल एविडेंस होता है। बाहरी पुष्टि, इसमें नाम ही आ गया, बाहरी पुष्टि, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। जैसे आप बैंक से स्टेटमेंट निकलवा रहे हो, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन हो रहा है। आप डेटर से पूछ रहे हो कितना बैलेंस चल रहा है, क्या क्रेडिटर से पूछ रहे हो कितना बैलेंस आपका बाकी है, तो वो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन है। मान लो एम्प्लॉय से पूछ लिया तेरी सैलरी बाकी चल रही है क्या, तो ये सब आपके एक्सटर्नल है। लेकिन जो सैलरी शीट आप बनाते हैं, जो सैलरी शीट बनाते हैं कि जैसे मैंने 5 लोगों को 25,000 रुपये दिए, या आप ये कहो ये एक लेबर 18 दिन आया और हर दिन के हिसाब से मैंने इसको 500 रुपये दिए, तो अब यहाँ पे आप अच्छे से समझ रहे हो कि ये चीज़ पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि 18 दिन आया या नहीं आया, क्योंकि ऑडिट तो करने आप गए हो और बिल तो जुलाई अगस्त पिछले साल का है कि ऑडिट अब हो रही है, तो फिर आप कैसे पता लगाओगे? फिर ये एक्चुअली क्या है, इंटरनल एविडेंस है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है सर? एक्सटर्नल एविडेंस की रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता ज़्यादा होती है, इंटरनल एविडेंस की रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। तो तो ये है कि जब आप रिपोर्ट बनाएंगे, एंड में आपको रिपोर्ट देनी होती है, आप ऑडिटर की तरह सोचो, जब आपको ऑडिटर देनी होती है तो आप जितने ज़्यादा बाह्य साक्ष्य कलेक्ट कर पाएँ, जितने ज़्यादा एक्सटर्नल एविडेंस कलेक्ट कर पाएँ, उतनी आपकी ओपिनियन सही जाने के चांसेस हैं। और अगर आपकी ओपिनियन मोर और लेस या अधिकतर कहें इंटरनल एविडेंसेस पे बेस्ड है, तो वो थोड़ी सी बायस हो सकती है, या उसमें एक अंकेक्षण जोखिम होता है, या गलत सूचना का जोखिम बोलते हैं उसको, के चांसेस बढ़ जाते हैं। होप मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ तो आप समझ रहे होंगे और अच्छा लग रहा होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सी मद या मदें परीक्षण जांच के लिए उपयुक्त नहीं है? तो देखो एक वर्ड होता है टेस्ट चेकिंग। पहले बेसिकली यूँ समझो कि टेस्ट चेकिंग क्या होता है। टेस्ट चेकिंग ये होता है कि मान लीजिए आप जून 2023 में ऑडिट करने गए हैं और ऑडिट कर रहे हैं आप 22-23 वर्ष का, पूरे एक साल का ऑडिट कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि पूरे साल में 500 परचेज के ट्रांजेक्शन हुए। अब सही तरीका कह लो, सही तरीका तो ये होता है कि आपको 500 के 500 बिल देखने चाहिए, एक एक बिल उठाओ, फिर उसे परचेज बुक में जांचो, इस तरह से। मान लीजिए कि इस साल आपने 1800 सेल के बिल काटे हैं। सही तरीका तो होता है कि संगणना करो, जिसको सेंसस बोलते हैं, उसमें 1800 का 1800 बिल को देखो आप पूरा। लेकिन आप भी समझते हो कि आपको 10 दिन में ऑडिट निपटानी है, 15 दिन में ऑडिट निपटानी है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इतने इतने सारे बिल देखने हैं। तो मैं खाली परचेज और सेल के बिल ही बात कर रहा हूँ। तो फिर अपन क्या करते हैं, अपन रैंडमली बिल उठा लेते हैं। जैसे 500 बिल परचेज किया ना, तो अपन ने रैंडमली मान लो 15 बिल उठा लिए, अलग अलग तारीखों से, अलग अलग हफ्तों महीनों से। अगर वो बिल ओके हैं, अगर वो 15 बिल जो अपन ने रैंडम रैंडम बोलते हैं यादृच्छिक रूप से या दैवीय तौर पे, तो अगर वो अपन ने 15 बिल देखे, वो ओके पाए, तो अपन इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि फिर सारे ही बिल ओके होंगे। ये जैसे 1800 बिल हैं, तो आप 10% का सैंपल साइज मानो, तो आपने 180 बिल, 180 भी बहुत ज़्यादा हो गए, 90 बिल ही ले लो बहुत है,
90 बिल आप उठा के देख लो, आप देख लो, मतलब आपका जो स्टाफ होगा, जो ऑडिटर के पास काम करता है, या तो उसका स्टाफ होता है, या जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं सीए की, आरटी क्लर्क बोलते हैं उनको, वो बच्चों को आप काम दे दो, तो वो 90 बिल रैंडम उठा के देख लेंगे, गड़बड़ मान लो 90 में से 88 बिल तो ओके आए, 2 बिलों में थोड़ी सी गड़बड़ आई, तो आप समझ सकते हैं कि अब और क्या करना है, वो उस पर अलग बात करेंगे। समझाना क्या चाहता हूँ कि जो बिल बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, उनके लिए आप कंप्लीट कैलकुलेशन या संगणना नहीं कर सकते, उसमें आपको ऐसे रैंडम चेकिंग ही करनी पड़ती है, जिसको टेस्ट चेकिंग बोलते हैं, जिसमें आप रैंडमली कहीं से भी कुछ उठा लेते हो वो। अब ये क्वेश्चन ये था कि किस मामले में आपको टेस्ट चेकिंग नहीं करनी चाहिए, तो जो परचेज के ट्रांजैक्शन है, मैं कहूँगा आप टीसी करो, टेस्ट चेकिंग करो। सेल के ट्रांजैक्शन में भी आप टेस्ट चेकिंग करो, एक एक ट्रांजैक्शन के पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। बैलेंस शीट आइटम, बैलेंस शीट आइटम के अंदर आपको टेस्ट चेकिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे बैलेंस शीट में एक तरफ क्या होता है, असेट्स होते हैं, जितनी भी आपकी संपत्ति है, कैश है, तो देखो कैश उतना है या नहीं गले में, उतने ही दिन कैश बुक है या नहीं। बैंक बैलेंस लिखा है मान लीजिए 2.5 लाख रुपए का, तो 2.5 लाख रुपए उस दिन देखो बैंक में है कि नहीं, तो वहाँ की बैलेंस शीट में कितनी आइटम होंगी, 20, 25, 30 आइटम होंगी, उसको आप एक एक चीज़ को चेक करो, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट एक कंक्लूजन होता है, उसको आप अच्छे से देखो। या लाइब्रेरी साइड में जो आपको दिख रही है, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उनको आप टेस्ट चेक मत करो कि जैसे जैसे टेस्ट चेक का तो मतलब क्या हुआ कि लाइब्रेरी साइड में केवल आपने क्रेडिटर्स जांच लिए, और क्रेडिटर्स में भी केवल 5 क्रेडिटर जांच लिए, और बैलेंस शीट की फिक्स एसेट में 50 आइटम हो सकती है, आपने केवल मशीन देख ली, ऐसे मत करो। बैलेंस शीट के आइटमों में आप टेस्ट चेक मत करो, वहाँ तो आप सारी आइटम में जा के देखो, एक बार के लिए डिटेल से देखो। तो यहाँ पे टेस्ट चेकिंग अच्छी नहीं है। तो ये क्या हो क्या रहा है सर, हम ऑडिट कैसे करते हैं, ऑडिट का मकसद क्या होता है, तरीका क्या होना चाहिए, उस तरीके को सीख रहे हैं। जैसे आप पुलिस वाले बन गए पढ़ाई लिखाई करके, फिर आपको एक सीखने को मिलेगा कि पुलिस वाला किसी केस को इन्वेस्टिगेट कैसे करता है, या एक डॉक्टर होता है तो वो अपने मरीज को इन्वेस्टिगेट कैसे करता है, कैसे सजेस्ट करता है। तो कागज़ पढ़ने के बाद आपको फील्ड में काम करना होता है, तो ऑडिटर के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद ये टफ क्वेश्चन है, डैश डैश समय पर और दैनिक आधार पर लेखा परीक्षा, अंकेक्षण शब्द बोलो या लेखा परीक्षा शब्द बोलो, एक ही है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। डैश डैश समय पर और दैनिक आधार पर लेखा परीक्षा कार्य के कुशल एवं प्रभावी समापन के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश और निर्देश हैं, ताकि अंकेक्षण जोखिम को कम किया जा सके। अब आपको इन चारों में से कोई एक वर्ड है, तो उसका तरीका वैसे होता है, एक वर्ड है, ये तो खैर बहुत बड़ा सेंटेंस है, तो वर्ड चिपका लो, चिपका के लाइन बोलो। मैं तो यही तरीका लगाता हूँ कि कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो रिक्त स्थान की पूर्ति वाला होता है, उसमें वर्ड को चिपका के लाइन बोलो, और कौन सी लाइन आपको बहुत सही लग रही है, बिल्कुल सही साउंड कर रही है, वो उसका आंसर होता है। तो अंकेक्षण योजना के साथ ये सही शब्द जाएगा, अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ जाएगा, अंकेक्षण कार्यक्रम के साथ जाएगा, या अंकेक्षण प्रमाण पत्र के साथ जाएगा। तो इसमें रिपोर्ट जैसी कोई बात नहीं है, ना कोई सर्टिफिकेट जैसी बात है। ए और सी में बहुत क्लोज मुकाबला है, सच्ची में बहुत क्लोज मुकाबला है। अभी इसका वैसे आंसर ए है कि ऑडिट प्लानिंग। अब ऑडिट प्लानिंग क्या होती है, देखिए, आप प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग क्यों करते हैं, ताकि आपकी ऑडिट एक तो समय पे होवे, समय पे होवे, कुशलता से होवे, समय पे होवे, कुशलता से होवे। उसमें आप कब कब क्या क्या करेंगे, कौन कौन क्या क्या करेगा। अब ये जब मैं बोलता हूँ ना कब कब कौन कौन क्या क्या करेगा, ये ऑडिट कार्यक्रम में भी होता है, अंकेक्षण कार्यक्रम में भी तय होता है कि कब कौन सा काम कौन शुरू करेगा, कहाँ खत्म किया जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा क्लोज टाई वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैंने जहाँ से क्वेश्चन उठाया है उसमें यही था इसका, कि अंकेक्षण योजना से हम क्या चाहते हैं कि हम अपनी ऑडिट समय पे समाप्त कर सके, समय पे समाप्त कर सके, ओवरऑल ऑडिट भी समय पे समाप्त कर सके, और डेली भी हमारा काम समय पे समाप्त होवे। काम जो है वो केवल खत्म ही नहीं करना है, वो कुशलता और प्रभावी तरीके से इफेक्टिवली हम खत्म कर सके। ऑडिट के रिस्क को हम मिनिमम करना चाहते हैं, कि हमसे गलत ओपिनियन ना चली जाए, मतलब चीज़ सही है तो हम सही बताएं, गलत है तो गलत बताएं, हमारी राय गलत ना हो जाए। इसके लिए जो विशिष्ट दिशा निर्देश निर्देश होते हैं, इंग्लिश में कहता है, अगर मैं ऑडिट प्लानिंग शब्द चिपका के बताऊं, तो ऑडिट प्लानिंग इज द स्पेसिफिक गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट वर्क ऑन टाइमली एंड डेली बेसिस सो एज टू मेंटेन ऑडिट रिस्क। तो ये ऑडिट प्लानिंग के साथ ये सही लाइन जा रही है। तो ये टफ क्वेश्चन था, एनीवेज आप कोई बात नहीं, उल्टे पुल्टे क्वेश्चन भी देखेंगे तो समझेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टिमिंग व लैडिंग के संबंध में सत्य नहीं है। तो देखो, टिमिंग और लैडिंग पहले आपको समझना पड़ेगा, फिर ही आप ऑप्शन के पढ़िए। देखिए होता क्या है कि जैसे अगर किसी आदमी को कैश में गड़बड़ करनी हो तो उसके बहुत तरीके होते हैं। जैसे
आप सेल्स करो तो मत करो, आप परचेज मत करो पर ज़बरदस्ती परचेज का बिल बना दो, आप 10 लोगों को वेजेस दो लेकिन 15 लोगों को लेबर शो करके पैसा उड़ा दो, खर्चा करो मत। कैश में गड़बड़ करने के जो गबन के प्रकार होते हैं, मैं अभी इस वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगा। उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें एक पॉपुलर तरीका है जो देखा गया है, वो होता है टिमिंग और लैडिंग। अब उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि मुझे ए आदमी ने पैसा दिया और मान लो उसने मुझे 50,000 रुपये दी और मैं कैशियर हूँ और मुझे पैसे की ज़रूरत थी, अब मुझे पैसे खाने थे, वो मैं 50,000 रुपये खा गया। अब ए ने तो पैसे दे दिए, अब मैं क्या करूँगा, बी मुझे पैसे देगा, हाँ सपोज करो बी मुझे पैसे देगा, तो वो क्या करूँगा, मैं ए के खाते में जमा कर लूँगा। मान लो कि बी से भी 50,000 ही बाकी थे हमारे, तो उसने जो पैसे दिए वो ए से मैं जमा कर दिए, इसका मतलब मैंने बी वाले खा गया। अब इसके बाद मुझे जब सी ने पैसे दिए तो वो मैंने बी के अंदर जमा कर दिए। ऐसे क्या होता है कि अपन आते इस बंदे से या जमा पिछले वाले बंदे में दिखाते हैं, तो कभी क्या होगा, ए से पूछा जाएगा तो उसके आ गए, हमारे पास भी हिसाब में बोलेगा हाँ भाई आ गए, बी के आ गए कि हाँ साहब आ गए, तो इस तरह से होगा। तो जो लेटेस्ट बंदे से आए हुए होते हैं पैसे, वो हमारी जेब में लगातार, हमारा फ्रॉड क्या होता है, छुपा हुआ रहता है। एक बार के लिए सेठ इंक्वायरी भी करता है तो पता नहीं चलता है। तो अब जो ये होता है टिमिंग एंड लैडिंग, इसको लैपिंग भी बोलते हैं। अब यह नकद प्राप्तियों के जानबूझकर दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप होता है, ये बात सच है। मतलब आप क्या कर रहे हो, जानबूझ के जो कैश रिसिप्ट है उसको मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो। यह नकद प्राप्तियों से जुड़ा हुआ है। डेफिनेटली टिमिंग और लैडिंग का संबंध या लैपिंग का संबंध कैश रिसिप्ट से है। यदि एक ही व्यक्ति नकद प्राप्तियां और नकद भुगतान करता है तो टिमिंग व लैडिंग मौजूद होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। ये कथन थोड़ा सा इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। इसमें वैसे लिखा है कि अगर किसी एक ही आदमी को आप पैसे लेने का काम भी दे दोगे और पैसे देने का काम भी दे दोगे तो टिमिंग लैडिंग हो ही जाएगी या चांसेस बढ़ जाएंगे। इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। चौथा लिखा है, कमी या धोखाधड़ी को छुपाने के लिए आमतौर पे बैंक और पुस्तक राशियों को निरंतर समान रखने की कोशिश करता है ताकि बैंक समाधान अनियमितता का पता न लगा सके। तो ये भी होता है, मतलब वो जो कैशियर है वो तो फ्रॉड करने में उतारू है, तो वो क्या करेगा, इस तरह से चीज़ें करेगा, मेंटेन करेगा। एक तो पिछले डेटर के खाते में जमा कराता रहेगा, दूसरा वो बैंक में भी टाइम टू टाइम पैसे जमा कराता रहेगा ताकि वहाँ से भी कोई डिफरेंस या बहुत फ्लक्चुएशन ना दिखाई दे। तो ये मतलब जो कांड ही करने पे तुला हुआ है तो फिर तो वो सारी चीज़ें बहुत चीज़ें करता है। तो ये भी वन ऑफ दैट चीज़ है। तो जो सी है, सी इसमें कमज़ोर ऑप्शन है कि जिसको अगर प्राप्ति का काम और भुगतान का काम एक ही आदमी को दोगे तो टिमिंग लैडिंग क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये कथन सत्य नहीं है। बाकी ये बातें तीनों सत्य हैं कि ये प्राप्तियों से संबंधित है, ये प्राप्तियों के दुर्विनियोग से संबंधित है या मिस अप्रोप्रिएशन संबंधित है। और इसमें कोशिश की जाती है कि डेटर्स के खाते में भी टाइम टू टाइम पैसा जमा कर दिया जाए, बैंक के खाते में भी टाइम टू टाइम बैंक में भी वही पैसा उससे लेके फिर पहुंचा दिया जाए, खाते में जमा कर देंगे फिर बैंक में पहुंचा देंगे, ताकि बैंक रिकन्सिलेशन में या डाटा रिकन्सिलेशन में या कंफर्मेशन के टाइम में ये चीज़ें पकड़ में ना आए। तो ये चीज़ें होती हैं। एक बार इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें मैंने जैसे बताया कि किसी ग्राहक से प्राप्त धनराशि को गायब कर देना तथा दूसरे ग्राहक से प्राप्त राशि को पहले ग्राहक के खाते में, तीसरे वाले से प्राप्त राशि को दूसरे खाते ग्राहक में जमा कर देना, इस प्रकार से इस क्रम को जारी रखना, इस क्रम को लैपिंग या टिमिंग और लैडिंग कहते हैं। और ये कैश को मिस अप्रोप्रिएट या कहें रोकड़ के गबन का एक तरीका है। रोकड़ के गबन के बहुत तरीके होते हैं। अब क्या सिखा रहे हो, मैं बता रहा हूँ होता है और मुझसे ज़्यादा आपको पता है। चलो, लेखांकन के मौलिक सिद्धांतों की अज्ञानता के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटियों को कहा जाता है। तो एक ये होता है कि जब आप खातों की जांच करने जाते हो तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि त्रुटियाँ यानी एरर्स दिखाई दें और हो सकता है वहाँ पे आपको फ्रॉड दिखाई दे। वैसे ऑडिटर से उम्मीद की जाती है कि वो एरर्स तो होते हैं एक तरह से निर्दोष गलतियाँ, मतलब जहाँ जानबूझ के सामने वाला गलती नहीं करना चाहता पर गलती हो जाती है। फ्रॉड तो आप जानते हो कि वो बहुत कैलकुलेट करके या मिली भगत के साथ वो करता है। खैर बात करें एरर की तो मैं एक बार आपको सारे एरर समझा देता हूँ, क्योंकि मैं एमसीक्यू के थ्रू ही वीडियो मतलब टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चूक की त्रुटियाँ तो क्या होता है कि जैसे कोई एंट्री है और चढ़ने से रह गई तो उसको बोलते हैं भूल की त्रुटि या चूक की त्रुटि। सिद्धांत की त्रुटि, अब जैसे क्या होता है अकाउंट्स में एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो रूटीन होते हैं, रेवेन्यू रूटीन याद कर लो, और एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस, उसको कभी कभी होते हैं, वो कैपेक्स भी बोलते हैं। एक तो जब कोई खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है लेकिन उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह रिकॉर्ड कर लिया जाए, या कोई खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है पर उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह रिकॉर्ड कर लिया जाए, यानी आपको रेवेन्यू और कैपिटल में भेद बतानी है। या कोई पर्सनल खर्चा है उसको आप बिजनेस का खर्चा मान लो, या कोई बिजनेस का खर्चा है उसको पर्सनल खर्चा मान लो। तो यानी आपको पर्सनल एक्सपेंडिचर क्या होता है और बिजनेस एक्सपेंडिचर क्या है इसकी समझ नहीं है, तो इसका मतलब है आपके प्रिंसिपल्स कमज़ोर हैं।
प्रिंसिपल से यहाँ पे सिद्धांत है, मतलब है कि आपके सिद्धांत कमजोर है, तो ये सैद्धांतिक त्रुटियां कहलाती हैं। तो ये क्वेश्चन में यही क्वेश्चन था, इसका आंसर भी यही है कि अगर किसी व्यक्ति में लेखांकन के जो मूल सिद्धांत होते हैं, जैसे ये सिद्धांत होते हैं, आने वाले को डी आर करो, जाने वाले को सी आर करो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पी एंड एल में दिखाओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में दिखाओ, पर्सनल एक्सपेंसेस को ड्राइंग की तरह ट्रीट करो, ये सब बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर किसी में इसकी भी अज्ञानता है तो जो एरर वो कर देता है वो होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसके अलावा दो त्रुटियां और हैं, प्रतिपूरक या क्षतिपूरक त्रुटियां, ये और हिसाब की त्रुटियां, ये अगले उसमें आएंगी तो मैं वहाँ सबको समझा दूंगा, ठीक है, अगले क्वेश्चन में आने वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जब दो या दो से अधिक त्रुटियां होती है जो एक दूसरे को सटीक रूप से संतुलित कर देती है तो कहलाती हैं। अब क्या होता है, कई बार एरर होती है जोड़े में, जैसे मान लीजिए कि मैंने डी आर साइड का जोड़ 10,000 रुपये कम लगाया, और मान लीजिए कि मैं किसी एंट्री का 10,000 अमाउंट क्रेडिट में पोस्ट करना भी भूल गया। तो अब देखो यहाँ से मुझसे दो गलतियाँ हुई है, एक तो मैंने डेबिट साइड की जोड़ गलत लगाई 10,000 रुपये की, वो एक गलती थी, और एक क्रेडिट साइड में मैं पोस्ट करना भूल गया, वो भी एक गलती थी। लेकिन इससे क्या होगा, जब आप अगर अकाउंट्स करें तो समझ जाएंगे, जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो मैच हो जाएगा। मतलब जैसे वो मैच तो होना चाहिए था, मान लीजिए 2 लाख रुपए इधर और 2 लाख रुपए इधर से, लेकिन जो मैंने डबल मिस्टेक की उसमें वो 1,90,000 रुपये डी आर साइड का जुड़ाएगा, 1,90,000 सी आर साइड का जुड़ाएगा, मैच हो जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि हम मैथमेटिकली करेक्ट हैं, लेकिन गलती तो हमसे हो ही गई, गलती तो हमसे हो ही गई। ये इसको आप दूसरे एग्जाम्पल समझो कि मान लो हमें कहीं पे 9 बजे रिपोर्ट करना था, दो लोगों को, मुझे और मेरे दोस्त को 9 बजे रिपोर्ट करना था। अब मैं भी 9:10 पे पहुंचा और वो भी 9:10 पे पहुंचा, तो कहने को तो बोलेंगे हम दोनों सर एक ही टाइम पे तो आए। अबे एक ही टाइम पे तो आए, क्या आए तो गलती हो, पर इससे क्या हो गया कि थोड़ा सा कॉम्पनसेट हो गया, या तो दोनों को जूते पड़ेंगे या दोनों ही बच जाएंगे, मामला कॉम्पनसेट हो जाएगा। मैं टाइम पे होता, वो लेट आता तो वो जूते खाता, उल्टा भी हो सकता था, ठीक है। तो आपके कॉम्पनसेटिंग एरर ऐसे एरर होते हैं जो आपकी एक गलती को दूसरी गलती से वो छुप जाता है, तो वो क्षतिपूरक अशुद्धियाँ या प्रतिपूरक अशुद्धियाँ कहलाती हैं। इसके अलावा एरर का चौथा टाइप होता है, मतलब बहुत सारे एरर हो सकते हैं पर एक बेसिकली 4 टाइप के एरर माने जाते हैं, ये जो चारों स्क्रीन पर आ रहे हैं वही 4 मेन माने जाते हैं। चौथा होता है हिसाब की त्रुटि, तो वही होता है कि जैसे आपको आपका बिल है, परचेज का बिल है मान लीजिए 8,000 का, और आपने उसकी एंट्री चढ़ा दी 800 रुपये से, परचेज अकाउंट में भी 800 की एंट्री कर दी, क्रेडिट अकाउंट में भी 800 की एंट्री कर दी, तो ये हिसाब की त्रुटि हो गई। आपको डी आर साइड में कोई अमाउंट पोस्ट करना था, आपने सी आर साइड में पोस्ट कर दिया, एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे थे वहाँ गलती कर दी, तो इस तरह की हिसाब की त्रुटियाँ होती है। तो अभी जिस एरर के बारे में इन्होंने पूछा था, उन्होंने कहा था कि जब हमसे 2 या 2 से ज़्यादा त्रुटियाँ होती हैं और ऐसी गलतियाँ होवे कि दूसरी अशुद्धि छुप जाए, उसको वो सटीक रूप से आपका ट्रायल बैलेंस बैठ जाए, ऐसी अशुद्धि होती है प्रतिपूरक या क्षतिपूरक अशुद्धि, ठीक है। आप वीडियो को थोड़ा स्पीड 1.25x पे या 1.5x पे कर लिया करो, क्योंकि मैं बहुत धीरे बोलता हूँ, तो आप अपना वो 1.25 या 1.5 जिस पे आप कंफर्टेबल हो वो कर लिया करो। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा धोखाधड़ी का प्रकार है। नकदी का दुरुपयोग, बिल्कुल, लोग कैश का गबन करते हैं, कैश का घपला करते हैं, हाथों में हेरफेर करते हैं, माल का दुरुपयोग करते हैं, ये सभी बिल्कुल सर, ये सारे के सारे धोखाधड़ी के प्रकार हैं। अभी धोखाधड़ी के मैं आपको 6 प्रकार बताऊंगा, तो ये देख लीजिए आप, कि मतलब गड़बड़ करने वाला अगर गड़बड़ करना चाहे तो कहाँ कहाँ गड़बड़ कर सकता है। वो कैश में गड़बड़ कर सकता है, जैसे मैंने कहा कि सेल के बिल छुपा ले, परचेज बोगस, बोगस मतलब झूठी परचेज दिखा दे। माल का गबन है, आप माल उठा के ले जाओ, अगर खास करके थोड़ा हल्की हल्के वजन वाला माल है तो, मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूँ आपको करने के लिए, पर लोग माल का गबन या घपला कर लेते हैं। संपत्तियों का गबन सकता है। इसके बाद सुविधाओं का गबन है, इसका अगला एग्जाम्पल आएगा। फ्रॉड ऑफ लेबर, फ्रॉड ऑफ लेबर में क्या होता है कि जैसे आप दुकान पे बैठे हैं, या मान लीजिए आप कंपनी में मैनेजर हैं, कंपनी में मैनेजर हैं और आपने एक आदमी रखा कंपनी के लिए कह के, और आप उससे घर का काम करा रहे हो, अपने बच्चे की ट्यूशन होमवर्क करवा रहे हो, या अपना ही कुछ पर्सनल काम मुझसे करवा रहे हो, तो अब हो क्या रहा है, आप उस बंदे का बिल तो उठवा रहे हो कंपनी से और उसको यूज़ कर रहे हो आप अपने घर पे, तो एक तरह से आप श्रम का गबन कर रहे हो, ठीक है। और गड़बड़ करने का एक तरीका होता है हिसाब किताब में गड़बड़ करना, उसमें 2 तरीके से गड़बड़ होती है। कुछ लोग, कुछ इसमें भी एजेंडा होता है, अगर आपका एजेंडा इस तरह का है तो कई बार आप लाभ जितना हो रहा है उससे आप ज़्यादा दिखाते हो, जैसे आपका 6 लाख लाभ हुआ तो आप 9 लाख दिखा रहे हो, और आपका दूसरा एजेंडा हो सकता है तो उसमें लाभ जितना आपका मान लीजिए 25 लाख लाभ हुआ तो आप 17 लाख ही शो कर रहे हो।
अधिकतर आपको लगता होगा कि लोग प्रॉफिट को कम करके शो करते हैं, पर ऐसा नहीं है। अब याद रखिएगा, बीइंग एन ऑडिटर अलग अलग पर्पस, अलग अलग मकसद से कभी कभी प्रॉफिट को इन्फ्लेट मतलब होता है बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, और कई बार प्रॉफिट को दबा के या सप्रेस करके दिखाया जाता है, और दोनों के अपने अपने उद्देश्य हुआ करते हैं। तो ये गबन के 6 प्रकार होते हैं। तो अभी जैसे क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा धोखाधड़ी का प्रकार है, तो मैंने कहा ना, जैसे नकद का पैसा, नकद गायब करना, माल गायब करना, खातों में छेड़छाड़ या हेरफेर करना, ये सब धोखाधड़ी के प्रकार है। तो धोखाधड़ी या गबन कह लो। सरकारी टेलीफोन का घरेलू उपयोग, अब आप सोचो, मैं आपके ऊपर छोड़, जैसे मान लीजिए अभी तो मोबाइल का ज़माना आ गया है और कॉल रेट्स बिल्कुल पैसे लगते ही नहीं है, इंटरनेट का ही पैसा लगता है। पर पहले मान लीजिए आप एक पुराने ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पे एक कॉल करने के मान लो 10 रुपये लगते हों। तो अब आप एक सरकारी ऑफिस में बैठे हो और उसका घर पे आप आधा आधा घंटा घर पे बात कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? तो आप दुरुपयोग तो कर ही रहे हो। तो किसका कर रहे हो? रोकड़ का नहीं, माल का नहीं, श्रम का नहीं, सुविधा का। आप जो दुरुपयोग कर रहे हैं वो है सुविधा का। इस संपत्ति का गबन, संपत्ति का गबन तो ये समझो कि कोई आपके व्यापार में चीज़ है, मान लीजिए आपके कॉलेज में फर्नीचर पड़ा है, आप फर्नीचर उठा के घर ले जाओ, गायब भी कर दो, तो वो होता है। अलमीरा पड़ी है, वो अलमीरा उठा के ले जाओ, कंप्यूटर पड़ा है, कंप्यूटर उठा के ले जाओ। तो ये तो संपत्ति का गबन ही होता है पूरा। एक तो उपयोग होता है लेकिन आपने गायब भी कर दिया तो संपत्ति का गबन होता है। लेकिन जो ताज़ा एग्जाम्पल लिखा हुआ था कि जहाँ सरकारी टेलीफोन है, आपको ऑफिशियल कामों से उसे यूज़ करना चाहिए, लेकिन आप उसे घर के काम से यूज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे आप कई बार मामले सुनते होंगे कि है ना, सरकारी कार में फलाने जी की पत्नी सब्जी खरीदती हुई पकड़ी गई। तो कार सरकारी थी, पेट्रोल सरकारी, ड्राइवर सरकारी, और भाभी जी के उसके अंदर जाके सब्जियां खरीद रही हैं, पार्लर जा रही हैं, और मान लीजिए ये चीज़ें प्रकाश में आ गई, तो क्या कहा जाएगा कि सुविधाओं का दुरुपयोग का मामला है, ये सुविधाओं का गबन है। एम्बेजलमेंट भी बोलते हैं, या एक मिस एप्रोप्रिएशन भी प्रॉपर वर्ड है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फैसिलिटीज़ या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एमिनिटीज़। मैनेजमेंट ऑडिट मीन्स प्रबंधकों की ओर से अंकेक्षण, प्रबंधकीय नीतियों और निष्पादन का अंकेक्षण, प्रबंध लेखांकन का अंकेक्षण, या प्रबंधकों का अंकेक्षण। वेल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बनाया है इसलिए नहीं, क्वेश्चन अच्छा है। कि ये क्या ये मैनेजर्स का ऑडिट है? तो नहीं, ये मैनेजमेंट की तरफ से कराया जाता है। ये तो वैसे पार्शियल ट्रू है कि हाँ करवाएंगे तो मैनेजमेंट, पर हमें जो जानना है वो ये है कि मैनेजमेंट ऑडिट क्या होती है। बेसिकली मैनेजमेंट ऑडिट में देखा जाता है कि संस्था अपने उद्देश्यों को तक पहुंच पाई या नहीं, संस्था ने क्या उद्देश्य रखे थे, क्या उनका आउटकम या क्या उनका परफॉर्मेंस रहा, क्या उनकी नीतियां रही, क्या उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहा, उनकी वेज पॉलिसी क्या रही, सेल पॉलिसी क्या रही, ऑपरेशंस पॉलिसीज़ क्या रही, फाइनेंस पॉलिसी क्या रही। इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें मैनेजमेंट, मतलब ओवरऑल एक तरह का मैनेजमेंट ऑडिट, एक तरह से ओवरऑल ऑडिट होता है। इसका एक आंसर ये भी हो सकता था, मैनेजमेंट ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट नोन एज मैनेजमेंट ऑडिट, ये हो सकता था। लेकिन मैनेजर्स का ऑडिट नहीं है, ये मैनेजर्स का ऑडिट नहीं है, संस्था एज अ संस्था आप परफॉर्म कर पाए या नहीं, कहाँ कमियां रही, वगैरह वगैरह। तो ये है, मैं होप आपको समझा पाया। और ऑप्शन अब आप सोचिए, मैंने इतनी कहानी बताई। एक और बात इस बीच में बोलूँ, अकाउंटिंग बहुत तरह की होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी चलने लग गई है। तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑडिट भी नहीं कर रहे, मैं कहीं आप भी सोच रहे हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात चल रही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक चीज़ होती है, पर उसका ऑडिट करना इट्स नॉट मैनेजमेंट ऑडिट। इतना आप मैनेजमेंट वगैरह कंफ्यूज मत हो जाना। आराम से जो बात बताई शुरू में वही सही थी कि प्रबंध की नीतियाँ क्या थी और उनका निष्पादन क्या था, उनकी पॉलिसी क्या थी, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या थे, उनका परफॉर्मेंस या आउटकम नतीजा क्या रहा, संस्था अपने उद्देश्यों को हासिल कर भी पाई या नहीं, या क्या रीज़न रहे। तो वर्तमान को देखा जाता है, भविष्य की तरफ देखने के लिए किया जाता है, वो होता है आपका मैनेजमेंट ऑडिट। पहले क्वेश्चन के हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा समझा दिया, आगे क्वेश्चन छटाछट होंगे। चलिए, क्वेश्चन कहता है व्यापार उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा किए गए अंकेक्षण कहा जाता है। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है कि जहाँ पे ऑडिट जो बिजनेस के एम्प्लॉयज़ हैं वही करें, मतलब बाहर से कोई इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ना आए, बाहर से कोई सीए साहब ना आए, आपके घर में यानी आपकी संस्था में ही जो लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है वो सीए हो चाहे ना हो, अगर वो ऑडिट परफॉर्म करे तो उसे क्या कहेंगे? सिंपली उसे कहेंगे इंटरनल ऑडिट।
ऑप्शन से फाइनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। पर जहाँ ऑडिट व्यापार के ही एम्प्लॉयज़ द्वारा किया जाता है, मैनेजमेंट को ही रिपोर्ट किया जाता है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये होगा कि सीए के आने से पहले ही काफ़ी सारा काम तो पहले ही हो जाएगा, और पहले ही एक तरह से बाहर वाला आके सफाई करे, झाड़ू मारे, उससे पहले आप ही बहुत सारी चीज़ें खुद सही कर दोगे। कई गलतियाँ, एरर, फ्रॉड आप खुद ही पकड़ लोगे। तो इंटरनल ऑडिट होता है जब व्यापार उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा अंकेक्षण किया जाता है। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, डैश डैश तरह का अंकेक्षण आमतौर पे 2 वार्षिक अंकेक्षण के बीच किया जाता है। तो यूँ समझिए कि एक ऑडिट हमारा हुआ था, मान लेते हैं कहानी है 10 अप्रैल 2022 को, ये हुआ था हमारा 21-22 के लिए ऑडिट। और एक ऑडिट हमारा हुआ मान लीजिए 11 जुलाई 2023 को, और ये ऑडिट हुआ हमारा 22-23 के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद ही होता है, तो मार्च के बाद ही ऑडिट हो पाता है। तो यूँ समझिए कि एक ऑडिट 21-22 का हुआ, एक ऑडिट 22-23 का हुआ, इसके बीच में अगर कभी ज़रूरत पड़ी, मान लीजिए अक्टूबर 22 में भी एक बार ऑडिट हुआ था, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे इंटरिम ऑडिट, अंतरिम। देखिए तो बहुत अलग है, पर ध्यान से सुनिएगा। एक होता है अंतिम ऑडिट। अंतिम ऑडिट मतलब काम या कहें फाइनेंशियल ईयर होने एंड होने के बाद होती है, फाइनल ऑडिट बोलते हैं उसको, या कंप्लीट ऑडिट भी बोलते हैं। और 2 ऑडिट के बीच में अगर ज़रूरत पड़ गई, कि सर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वो इंटरिम डिविडेंड देना चाहती है। डिविडेंड भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है फाइनल डिविडेंड, जो वर्ष समाप्त होने के बाद प्रॉफिट की रियल पोजीशन सामने आने के बाद कंपनी डिक्लेयर करती है, नोन एज फाइनल डिविडेंड। एक कंपनी क्या होता है, 5-6 महीने कंपनी को बहुत अच्छे चले, कंपनी इतनी खुश थी और वो अपने शेयर होल्डर्स को खुश करना चाहती थी, तो इंटरिम डिविडेंड देना चाहती थी। उससे पहले उन्होंने सीए को बोला कि आप देखो कि इन 6 महीनों में या इन 7 महीनों में कितना प्रॉफिट हुआ है, आप आके हमारी ऑडिट करो। तो वो जो ऑडिट होगी वो होगी इंटरिम ऑडिट। तो इसे हम कहेंगे अंतरिम, अंतरिम अंकेक्षण, इंटरिम ऑडिट। तो 2 कंसेक्यूटिव ऑडिट्स या 2 एनुअल ऑडिट के बीच में जो ऑडिट लगती है वो होती है अंतरिम अंकेक्षण। इसका और एक हो सकता है, मान लीजिए कोई फर्म है, वो वर्ष के बीच में अपना पूरा व्यापार या व्यापार का एक हिस्सा बेच रही हो, या किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा हो, तो आपको बीच में जांच करवाने की ज़रूरत पड़ी, या हो सकता है कि आपको लोन वगैरह के लिए अप्लाई करना है या किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना है, तो वहाँ पे आपको बीच में ही ऑडिट करानी पड़ी। जनरली इतनी ये ऑडिट इतनी मतलब कहें रिलायबल या विश्वस्त नहीं मानी जाती, बट है तो ऑडिट ही। तो ये इस तरह के ऑडिट को कहेंगे अंतरिम अंकेक्षण। एक अंकेक्षण जो कानून द्वारा अनिवार्य है उसे कहेंगे सरकारी अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ के गए हैं, तुक्के लगाने लगेंगे, तो आप सोचेंगे सर एक अंकेक्षण कंपलसरी है तो मतलब सरकारी अंकेक्षण होगा। नहीं नहीं नहीं, एक अंकेक्षण जो किसी कानून द्वारा कराई जानी जरूरी है उसे हम कहते हैं वैधानिक अंकेक्षण। इसमें शब्द आता है विधान, आप हिंदी में समझते हैं विधान प्लस इक। तो विधान मतलब होता है कानून, तो जो ऑडिट करानी ही पड़ेगी। जैसे कंपनीज हैं तो कंपनीज को ऑडिट करानी ही करानी है, जो बैंक हैं उनको ऑडिट करानी ही है, इंश्योरेंस कंपनी है, ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट खास करके, उनको ऑडिट करानी करानी है। तो दीज आर ऑडिट्स जिसमें कंपलसरी या कहें मैंडेटरी, अनिवार्य रूप से अंकेक्षण होता है, इसे कहते हैं वैधानिक अंकेक्षण। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, स्टैट्यूटरी ऑडिट इसका आंसर। इसके बाद है औचित्य अंकेक्षण का आधार है या है। अब देखिए पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा औचित्य अंकेक्षण। देखिए औचित्य क्या होता है कि कोई चीज़ होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो चीज़। सपोज करो हमारा कॉलेज है, एक एग्जांपल लेने के लिए बता रहा हूँ। सपोज कीजिए कि वहाँ पे 600 टेबल चेयर्स ऑलरेडी हैं बच्चों के पढ़ने के लिए, और मान लीजिए कि हमारे सर जो प्रिंसिपल सर हैं, मान लो वो 200 टेबल चेयर ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट तो क्या होता है, फाइनेंशियल ऑडिट में ये देखा जाएगा कि 200 टेबल चेयर आ गए, क्या क्या कॉस्ट थी, बिल प्रॉपर हो गया क्या, मान लीजिए 3 टेंडर लेने थे या 3 पार्टी से कोटेशन लेने थे, तो वो सब हो गया है क्या। तो जो फाइनेंशियल ऑडिट का तो होता है वो ये देखता है कि हाँ भाई बिल प्रॉपर आ गया, प्रॉपर सेंक्शन थी या नहीं, और विभिन्न पार्टीज से अपने रेट ले लिए थे क्या, वगैरह वगैरह। तो ये तो हो गया फाइनेंशियल ऑडिट। औचित्य अंकेक्षण बेसिकली ये देखा जाता है कि बेसिकली क्या इन 200 टेबल कुर्सियों की ज़रूरत थी, और दूसरी अब उसके बाद अंदर की बातें शुरू होती है कि क्या क्या ये सौदा करते समय बुद्धिमानी का प्रयोग किया गया है। मान लीजिए केवल एक एग्ज़ाम होना था, पूरे साल मान लीजिए ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल एक एग्ज़ाम होना था इसलिए उन्होंने ऑर्डर कर दिया, तो आप कहेंगे कि अरे यार फिर एक दिन का तो टेंट वाले से मंगा लेते। तो मतलब मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया है सही किया, मैं तो कहानी बता रहा हूँ कि
पहले तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि डिसीजन लेते समय वाइजली, बुद्धिमानी से सोचा गया या नहीं। दूसरा निष्ठा, निष्ठा में देखा जाता है कि जिस व्यक्ति ने डिसीजन लिया, क्या उसने अपना भाई भतीजावाद करने के लिए तो डिसीजन नहीं लिया, क्या उसने अपने पर्सनल फायदे या अपनों के फायदे के लिए तो नहीं किया, मतलब उसने संस्था का फायदा नहीं देखा, अपना फायदा देखा। जैसे मान लो कि मेरे ऑफिस में किसी को कंप्यूटर पे लगाना है, कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है, और मैं बोलूँ कि मेरा भतीजा बैठा है उसको लगवा दूँ, मान लो वो कम योग्य है और उसको लगवा दूँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं निष्ठा के साथ, इंटेग्रिटी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, फेथफुलनेस के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मितव्ययता, मितव्ययता का मतलब होता है कि आदमी क्या मतलब ये काम सस्ते में हो सकता था क्या, मतलब मितव्ययता में हम ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वो अपने सेल प्रमोशन करना चाहती है, विज्ञापन करना चाहती है, और वो एक महंगा तरीका लगाती है, तो ऑडिटर ये देखता है कि इसके हम डिजिटल मार्केटिंग पे भी तो जा सकते थे, या मार्केटिंग के दूसरे टूल्स पे भी तो जा सकते थे, मतलब हमने इकोनॉमिकली यूज़ किया क्या, अगर 10 रुपये का काम 6 रुपये में हो सकता था तो वो करने की कोशिश की क्या। तो औचित्य अंकेक्षण में यही देखा जाता है, पहला कि जो डिसीजन लिया गया वो उसमें बुद्धिमानी थी या नहीं, डिसीजन के पीछे कहीं भाई भतीजावाद या अपनों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत तो नहीं थी, और क्या डिसीजन लेते समय मितव्ययता यानी पैसे को उतनी ही कंजूसी, कंजूसी तो नहीं कहूँगा, उतनी ही सतर्कता से बरता गया है जितना आप पर्सनल पैसे को खर्च करते समय बरतते हो, संस्था के पैसे को खर्च करते समय क्या अपनी ही उतनी ही इकोनॉमी या सारे वित्तीय उपायों के बारे में सोचा कि नहीं सोचा, तो ये ऑडिट होती है। ये सब क्या है, ये सब मिलके जब ये 3 फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रॉप्राइटरी ऑडिट। आप हर डिसीजन की क्रॉस ऑडिट कर सकते हो। फाइनेंशियल ऑडिट अलग चीज़ होती है, उसमें बिल है तो एक बार के लिए साबित हो जाता है कि सैंक्शन है, बिल है, पेमेंट हुआ है, सब कुछ ओके है। लेकिन कोई चीज़ होनी भी थी या नहीं, आप ये भी तो सोचो, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरा तो पर्सनल मानना है कि जो काम करना ही नहीं चाहिए उसे सही तरीके से करने का भी कोई यूज़ नहीं है। जो काम होना ही नहीं चाहिए उसको किया ही क्यों गया, फिर सही क्या और गलत क्या, ज़्यादा हो गया। चलो और देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बैंक अंकेक्षण के बारे में प्रावधान बैंकिंग नियमन अधिनियम डैश डैश में दिए गए हैं। एक बैंक ऑडिट होती है, ऑब्वियसली बात है बैंकों की ऑडिट होती है। अब उसके रूल्स कहाँ दिए हुए हैं, तो उसके रूल दे रखे हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब स्टैटिक जीके वाले तरह से क्वेश्चन है कि अब ये एक्ट है तो है, आपको नाम याद रखना है। इसमें मेरा एक पॉइंट था 1949, ये तो आ ही गया। अब जैसे ये इसका साइड का हिंट सुनिए, अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए वो मॉडल पेपर से पढ़ रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन जैसे आया, जस्ट अ मिनट आप पीछे एक बार मैं जाता हूँ वापस, वो क्वेश्चन ही आया और इसको याद कर लेंगे, सही चला जाएगा या याद कर लेंगे। मेरा थोड़ा ये मानना है कि अगर इसमें क्या टॉपिक आया, बैंक ऑडिट, तो अगर आपने बैंक ऑडिट को नहीं पढ़ा था तो आप बैंक ऑडिट के बारे में जाके वो पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए, पूरा ना भी पढ़िए, घुस घुस के ना भी पढ़िए, तो वहाँ पे अगर अच्छी बुक होती है तो उसमें की हाईलाइट किए हुए होते हैं, तो आप वो कर लीजिए। यानी जो एक क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपको उस पैराग्राफ का इशारा देता है जो आप नहीं करके आए हैं या नहीं देख के आए हैं, वहाँ जाना चाहिए। भले बार बार आप एमसीक्यू छोड़ के वहाँ जाइए या सारे टॉपिक लिख लीजिए, जैसे एमसीक्यू लगा रहे हैं तो आप टॉपिक लिखते जाइए, फिर शाम को आप उनको टॉपिक देखिए, क्योंकि जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आए, उसके आजू बाजू से क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये मानना पड़ेगा, कोई भी ज्योतिष नहीं है। भाई एग्जामिनर पेपर कैसे सेट करता होगा, वो एक पैराग्राफ पढ़ता होगा, उस पैराग्राफ में से जो उसको लाइन अच्छी सी लगती होगी अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल जो उसको सेट करना है, उस हिसाब से वो लाइन उठाता होगा। तो आप इस क्वेश्चन के भरोसे आप क्या हुआ, आप किनारे पे पहुंच के भी रह गए। होप मैं आपको समझा पाया। बात यह है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की जो धारा 29 से लेकर 33 है, वो ऐसी कंपनियों के वार्षिक खातों और इनके अंकेक्षण के संबंध में प्रावधान करती है। इसका मतलब है कि बैंक, ऐसी कंपनियों से मतलब बैंक ही है, कि बैंकों को अपना ऑडिट कैसे करवाना है। सेक्शन 29 से 33 में लिखा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। ठीक है, चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर अंकेक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो आपको असत्य कथन पहचानना है, तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें 3 कथन सत्य हैं, 3 ट्रू हैं और एक फॉल्स है। अगेन क्वेश्चन क्या है, टैक्स ऑडिट। अब आप देखो, आप टैक्स ऑडिट देख के गए या नहीं गए, जब आप टाइप ऑफ ऑडिट वाला टैक्स चैप्टर तैयार करके गए हो तो आपने टैक्स ऑडिट को देखा क्या। अब क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। टैक्स ऑडिट का मैं ये मानता हूँ कि हर चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ना संभव नहीं होता है, लेकिन जो लोग टाइमली तैयारी कर लेते हैं या इन डेप्थ तैयारी करते हैं उनके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, मैंने जो बताया। कर अंकेक्षण का उद्देश्य कर अधिकारियों को संबंधित करदाता के आयकर निर्धारण हेतु सही आय को चिन्हित करने में सहायता प्रदान करना है। बिल्कुल सही बात है। मतलब जैसे कोई सीए है ना, जब वो किसी फर्म की टैक्स ऑडिट करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि टैक्स ऑडिट बड़ी बड़ी फर्मों की होती है।
जिनके बहुत ट्रांजैक्शन होते हैं और करोड़ों में ट्रांजैक्शन होता है, यूँ समझ लीजिए, मोटे तौर पे करोड़ों समझ लीजिए, करोड़ों में ट्रांजैक्शन होता है, उनकी टैक्स ऑडिट करनी होती है। तो सीए जब टैक्स ऑडिट करता है तो उससे किसको हेल्प मिलेगा? जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। उनको हर फर्म के पीछे जाके, क्योंकि भारत बड़ा हो रहा है, बहुत सारी फर्में हैं जिनके करोड़ों में टर्नओवर है, तो वो एक एक कहाँ से आईटी डिपार्टमेंट वाले एक एक को पकड़ेंगे, तो वो सीए साहब की रिपोर्ट पे रिलाई करते हैं। तो सीए साहब हैं और जो बंदा है उसे बोलते हैं क्लाइंट या असेसी, और एक है इनकम टैक्स ऑफिसर। तो इनके टैक्स ऑडिट करने से आईटी ऑफिसर्स को मदद मिलती है। हाँ, ये कथन सत्य है। सेकंड है, कर अंकेशक द्वारा संबंधित करदाता के उन विशेष व्यवहारों को स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित करना है जिनका प्रभाव उसके कर दायित्व पर पड़ता है। ये काम भी करता है। मतलब मान लीजिए कि कुछ ट्रांजैक्शन दे दिए गए कि अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा का लोन लेंगे तो आप इस बात को कोट करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो आप उसको कोट करेंगे। अगर आपकी विदेश में कोई संपत्ति या शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स हैं तो आप उसको कोट करेंगे। या आपने 1 साल में मान लीजिए 40 लाख से ज़्यादा विड्रॉ किया है तो आप उस बात को कोट करेंगे। तो सीए फिर इन सारी बातों को ध्यान रखता है। जो भी उसको विशेष व्यवहार रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है उनको वो रिपोर्ट करता है। उसके बाद प्रत्येक पेशेवर व्यक्ति जो व्यवसाय चलाता है तथा गत वर्ष 22-23 में उसकी कुल प्राप्तियां या सकल आवर्त 25 लाख से ज़्यादा होती है, उसे अपने अभिलेखों का अंकेक्षण कराना होगा। अब कई बार होता है मैं जूम में आके, यानी एक फ्लो में चलते चलते सत्य सत्य सत्य, इसकी ऐसी की रोक सभी सत्य नहीं होता। थोड़ा सा काबू। 50 लाख मुझे भी रखना है, आपको भी। 50 लाख रुपए लिमिट है कि मतलब इसमें ये है कि 2 तरह के, यूँ समझ लीजिए, सेगमेंट है। एक होता है बिजनेस वाला सेगमेंट, उसमें तरह तरह की लिमिट है, और एक है प्रोफेशनल वाला सेगमेंट। तो अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशनल है जो अपनी सेवाएं देता है, अगर वो 1 साल में 50 लाख रुपए से ज़्यादा टर्नओवर करता है तो ही उसे टैक्स ऑडिट कराना होगा। 25 लाख पहले पुरानी लिमिट थी, काफ़ी पुरानी लिमिट थी। अभी 2-3 साल से तो 50 लाख की लिमिट चल रही है। तो 25 लाख नॉट आंसर, ये असत्य कथन है। तो बीच में इसने चिपका दिया छोटा सा। बहुत ध्यान रखना है ना, क्योंकि थोड़ा ध्यान रखना, बस कुल मिला के बात यही है। आगे क्वेश्चन आ रहा है, कहता है लागत अंकेक्षण डैश डैश हेतु लाभदायक है। लागत अंकेक्षण यानी कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट जनरली कौन कराती है? फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज भी कौन सी? जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ प्रोडक्शन हुआ करता है। फ़ायदा क्या है? कॉस्ट कंट्रोल, हाँ। कॉस्ट रिडक्शन, हाँ। सर ये दोनों एक नहीं है क्या? नहीं, ये दोनों एक नहीं है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, हाँ। हाँ भाई हाँ, इसका आंसर है हाँ भाई हाँ, ऑल ऑफ द अबव। अब लागत नियंत्रण क्या होता है? जैसे आपने सोचा कि मान लो मैं बिस्लेरी बॉटल बनाता हूँ और मेरा टारगेट है कि भाई मेरी कॉस्ट 8 रुपये पर यूनिट से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। मान लो 20 रुपये वाला बॉटल मैं बेचता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी लागत 8 रुपये पर यूनिट से ज़्यादा ना आए। तो अगर उसके लिए जो मैं प्रयास करूँगा उसको तो बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। और एक होता है लागत में कमी, कि 8 भी क्यों आनी चाहिए? अपन कुछ ऐसे करें, बोतल चेंज करें, लेबल चेंज करें, पानी की मात्रा में ऐसा करें वैसा करें, ताकि लागत 7 रुपये में आ जाए। उसको बोलते हैं लागत में कमी। तो स्टैंडर्ड जो सेट किए हैं उनको अचीव करने की कोशिश करना, कॉस्ट कंट्रोल, और अपने स्टैंडर्ड्स को और नीचे लाना, अपनी कॉस्ट में और कटिंग करते हुए उसको नीचे लाना, उसको बोलते हैं लागत में कमी। और कहीं ना कहीं ये मकसद तो होता ही है कि हम अपने साधनों का उचित उपयोग करें। आप जैसे बहुत सारी अकाउंटिंग होती है, खास करके लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे जब, तो वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि अगर संस्था के पास कम मटेरियल हो और उसे बहुत सारी चीज़ें बनानी हो तो कौन सी चीज़ बनाने चाहिए और कौन सी नहीं बनानी चाहिए, पहले कौन सी बनाएं और कौन सी नहीं बनाएं। या लेबर अगर कम है और तो लेबर से हम क्या तो प्रोडक्शन करवाएं और क्या ना रुकवाएं, यानी हमने सीमित साधनों का सर्वोच्च उपयोग कैसे करें। तो ये सब भी कॉस्ट ऑडिट में आता है। तो कॉस्ट ऑडिट होने से आप अपनी कॉस्ट को कम कर पाते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल में रख पाते हैं और अपने साधनों का समुचित उपयोग कर पाते हैं। ये सब कॉस्ट ऑडिट के उद्देश्य हैं। तो सीए को जो आप पैसा देते हैं ना, वो आपका सारा पैसा वसूल करवा देता है। आप उसको शायद 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपये, और डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द फर्म आप उसको 1 लाख 2 लाख रुपए देते हैं। वो फ़ायदा आपका उससे ज़्यादा ही कराता है। मैं सीए हूँ इसलिए सीए फर्टिनिटी के लिए ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये सही में फ़ायदा कराता है। उसके बाद है वैधानिक अंकेक्षण में आपसी समझौते द्वारा अंकेशक के कार्यक्षेत्र को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए एक ये सीए साहब है और एक ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और एक ये कंपनी जिसका नाम है मान लीजिए ज़ारा लिमिटेड। ये कंपनी है, नेम ज़ारा लिमिटेड, और अब ज़ारा लिमिटेड की स्टैट्यूटरी ऑडिट होना है। तो क्या ये लोग आपस में सेटिंग करके स्कोप को कम कर सकते हैं क्या? वो मतलब मान लीजिए कि 25 चीज़ें जांची जानी हैं, तो ये क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीए को कह सकता है कि 25 चीज़ों के चक्कर में या ज़्यादा डिटेल में काम करने की ज़रूरत नहीं है सीए साहब,
आप तो ये 15 चीज़ें जांचो, अपनी फीस लो और चलते बनो। तो बोलेगा नहीं रूखा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्या ऐसा वो कह सकते हैं क्या कि 25 में से आप 15 चीज़ें ही कर लो? और क्या सीए साहब को अपनी फीस के लालच में हाँ भर देनी चाहिए या उन्हें मना करना चाहिए? तो क्वेश्चन ये है, देखिए जहाँ तक एक प्राइवेट ऑडिट है ना, तो प्राइवेट ऑडिट में तो आपका पार्टी यानी क्लाइंट जो कहे वो भगवान है, जो कहे फीस दे रहा है ना, जितना काम बोले उतना करो, ज़्यादा होशियारी मत करो, ऐसा होता है। लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट में वो आपके स्कोप को कम नहीं कर सकता। अब कम नहीं कर सकता में क्या होता है, आपने फटाफट आंसर दिया बी, स्टैट्यूटरी ऑडिट के स्कोप को कम नहीं किया जा सकता। ये आंसर सही है, लेकिन अब आप डी ऑप्शन देखो, कम नहीं किया जा सकता किंतु अंकेशक के कर्तव्यों और दायित्वों को बढ़ाया जा सकता है, ये ज़्यादा सही है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताना चाहता हूँ कि एमसीक्यू में ये चीज़ भी होती है, एक होता है सही और एक होता है ज़्यादा सही। तो अगर चुनना पड़े तो ज़्यादा सही को चुना करो। और कभी कभी है ना, आप ये भी देखते हैं कि जो 4 ऑप्शन आए ना, चारों ही बहुत सही ऑप्शन नहीं है, तो जो लीस्ट गलत है, जो मिनिमम गलत है या जो थोड़ा सही हो सकता है उसको चुनना चाहिए। और जब सही ऑप्शन और ज़्यादा सही ऑप्शन हो तो हमेशा जो ज़्यादा सही ऑप्शन है वो है। तो मैं अब इसका नियम बताता हूँ। स्टैच्यूट, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, ये 25 काम अगर होने हैं तो वो 15 के लिए नहीं कह सकता, सीए को भी 25 काम करने ही हैं। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत ईमानदार है या इन डेप्थ ऑडिट चाहता है तो वो ये भी कह सकता है कि सर आप ये 25 के अलावा ये 4-5 काम भी आप करोगे। तो यानी उसके ड्यूटीज़ को, यानी काम करोगे तो यानी ड्यूटीज़ हो गई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको बढ़ाया ज़रूर जा सकता है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट का स्कोप बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सारे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। डी ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा जूनियर अकाउंटेंट से ज़्यादा लेवल का था, बट कुछ ज़्यादा कम नहीं होता। क्वेश्चन जब छप जाता है ना तो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब कोई फालतू क्वेश्चन भी एक बार छप जाएगा ना, हाय राम मेरे को देख के जाना चाहिए था, ऐसा फीलिंग आएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, सत्य कथन की पहचान करें। वैधानिक वित्तीय अंकेक्षण के अंतर्गत केवल वित्तीय सूचना की जांच की जाती है, जबकि प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत सभी प्रबंधकीय कार्यों की जांच की जाती है। साउंड्स गुड, सुनने में सही लगता है। देखो, एक होता है फाइनेंशियल ऑडिट, एक होता है मैनेजमेंट ऑडिट। तो फाइनेंशियल ऑडिट में केवल वित्तीय सूचना की जांच की जाती है क्योंकि है ही फाइनेंशियल ऑडिट। लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट में मैंने कहा भी कहा ना थोड़ी देर पहले, ओवरऑल देखा जाता है। आपका परचेज प्रोसीजर, सेल प्रोसीजर, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, सब कुछ देखा जाता है उसके अंदर। आपके गोल्स पूरे हुए या नहीं, उसके अंदर आपके सारे प्रबंधकीय कार्य, सारे प्रबंधकीय कार्य कौन से, वही जो आपके होते हैं नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण होते हैं ना, वो सब की जांच की जाती है। तो ये बात सत्य है, ट्रू है। प्रबंध अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है, ये बात भी सत्य है। किसी को लगता है कि मैनेजमेंट ऑडिट की सुबह से गुणगान कर रहे हो सर, तो मैनेजमेंट ऑडिट बहुत कंपलसरी होता होगा, नहीं, खर्चीला होता है, बहुत सारे लोगों को फालतू लगता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट तो फिर भी आपको करवाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। मैनेजमेंट ऑडिट आज भी कंपलसरी नहीं है, कराओ तो ठीक, नहीं कराओ तो ठीक। तो ये बात भी सच है कि प्रबंध अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है। फिर एक है कि वैधानिक अंकेक्षण, वित्तीय अंकेक्षण बाह्य होता है, जबकि प्रबंध अंकेक्षण आवश्यकता अनुसार आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से कराया जा सकता है। ये भी सही है। मतलब क्या कि जैसे फाइनेंशियल ऑडिट होगी ना तो बाहर से किसी प्रोफेशनल को बुलाया जाएगा, वो भी कहते हैं इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, जिसका आपके साथ साठगांठ ना हो, के लिए भी वो अपन कंपनी ऑडिट वाले चैप्टर पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल ऑडिटर बाहर का एक प्रोफेशनल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये बात सच है। जबकि इंटरनल ऑडिट जबकि अगर आप मैनेजमेंट ऑडिट कराना चाहो तो बाहर के एक्सपर्ट से भी करा सकते हो। अगर आप इंटरनली कम खर्चे के लिए इंटरनल लेवल पे कराना चाहो तो वो भी करा सकते हो। तो ये एक तरह से क्वेश्चन किस तरह से बना है कि मैनेजमेंट ऑडिट वर्सेस फाइनेंशियल ऑडिट में क्या अंतर होते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है एक तरह से। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है, जो कथन हमने पढ़े वो सारे कथन बिल्कुल सत्य हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर है। सार्वजनिक कंपनियों का अंकेक्षण है, द ऑडिट ऑफ पब्लिक कंपनी इज कंपलसरी और वॉलेंट्रीली और पार्टली नेसेसरी। कहता है कि जो सार्वजनिक कंपनियां होती है, हमें पता है पब्लिक लिमिटेड होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड होती हैं, 1% कंपनीज होती हैं, तो पब्लिक लिमिटेड को ऑडिट कराना कंपलसरी है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको मस्ट नो है। मस्ट नो है मतलब पता होनी चाहिए कि चाहे इंडिया में कोई सी भी कंपनी हो, हर कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लागू होता है हाल में, और उनको सबको अपने खातों की जांच करानी होगी। इसका पीछे मेन रीज़न भी है कि उसमें पैसा पब्लिक का जनरली लगा हुआ होता है, तो ऑडिट मैंडेटरी हो जाती है, अनिवार्य हो जाती है, देयर इज़ नो ऑप्शन। और चूंकि ये विधान के कहने पे होती है, कंपनीज एक्ट की वजह से होती है, तो इसे स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं, वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं। और ये अंकेक्षण एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है, जो जिसे अपन प्रैक्टाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, वही करता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने काफ़ी बता दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है बैंकों का अंकेक्षण उदाहरण है,
वैधानिक अंकेक्षण का, चिट्ठा अंकेक्षण का, संगामी अंकेक्षण का, या उपरोक्त सभी का? आप आंसर कर पाएंगे या तो रट्टे के जोर पे या आपको समझा हुआ हो। देखिए, बैंकों को ऑडिट कराना होता है, ये बात उनके लिए भी कंपलसरी है, क्योंकि उनका एक एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 29 से 33, पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था, इसलिए नहीं देखा है तो वो देख के आना। उस एक्ट के तहत हर बैंकिंग कंपनी को ऑडिट कराना पड़ेगा, तो ये स्टैट्यूटरी ऑडिट का एग्जाम्पल है। बैलेंस शीट ऑडिट, बैलेंस शीट में क्या होते हैं, असेट और लाइबिलिटीज। तो बैंकों में क्या होते हैं, इतने हज़ारों लाखों ट्रांजैक्शन होते हैं कि उनका रूटीन चेकअप या सारा जांच तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका टर्नओवर ट्रांजैक्शन ही बहुत ज़्यादा होता है। तो जो ऑडिटर होता है वो ये सुनिश्चित करता है कि बैलेंस शीट के सारे असेट्स और लाइबिलिटीज सही से वेरीफाई हो जाए। तो इंडिया में बैलेंस शीट ऑडिट बैंक ऑडिट का ही एग्जाम्पल है, मतलब लाइक है ना, बैंक ऑडिट और बैलेंस शीट ऑडिट सिनोनिमस है, एक तरह के एक दूसरे के पर्यायवाची हैं इंडिया में, आप कह लीजिए। उसके बाद है संगामी अंकेक्षण। संगामी अंकेक्षण का मतलब होता है कॉन्करेंट ऑडिट, जहाँ ऑडिट चलता रहता है। तो चूंकि बैंकों में मैंने बताया ट्रांजैक्शन बहुत सारे होते हैं, तो साल के एंड होने के बाद इतने लाखों ट्रांजैक्शंस का ऑडिट करना सच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए टाइम टू टाइम एक तरफ अकाउंट चलता रहता है, हर कुछ दिन में ऑडिटर अपना स्टाफ वहाँ भेज देता है या वहीं रहता है, और वो थोड़े थोड़े अंतराल पे ऑडिट करता रहता है। ऑडिट लगातार चलता रहता है, कॉन्टीन्यूस कॉन्करेंट चलता रहता है। तो बैंकिंग ऑडिट इन सब का एग्जाम्पल है, इनकी ही एग्जाम्पल है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लागत अंकेक्षण अनिवार्य है स्पेसिफाइड एंटिटीज़ के लिए, स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज़ के लिए, ऑल कंपनीज़ के लिए, ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए। पहली बात तो कॉस्ट ऑडिट सारी कंपनीज़ को नहीं कराना होता, ऐसा भी नहीं कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उन सबको ऑडिट कराना होता है। ये बात ज़रूर है कि जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई हैं या प्रोसेसिंग में लगी हुई हैं या माइनिंग में लगी हुई हैं, उनमें से कुछ सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज़ को, अब मेरे वर्ड सुनिएगा, सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज़ को, सेलेक्टेड की जगह इन्होंने स्पेसिफाइड वर्ड यूज़ किया है, कुछ स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज़ को ही ऑडिट करानी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करती है। पहली बात तो पहला ऑर्डर उनका ये होता है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं या कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, इनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने होंगे। तो पहले तो वो कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड रखना मैंडेटरी करती हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड रखने के बाद उनको अगर ठीक लगता है तो वो ये भी कहती हैं कि आपको कॉस्ट ऑडिट करानी है, तो फिर उन कंपनीज को एक तरह से डबल ऑडिट करानी पड़ती है। उनको अपनी जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो तो करानी पड़ेगी, तो साथ ही साथ कॉस्ट ऑडिट भी करानी पड़ेगी, बरोबर। लेकिन ऐसा सबके लिए नहीं है, ऐसा केवल जिन इंडस्ट्रीज़ के लिए कहा जाए उन्हीं के लिए कहा जाए। और मोटे तौर पे मैं जैसे MCA की वेबसाइट देख रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, तो वहाँ करीबन 44 ब्रॉड कैटेगरीज थी, 44 या 42, उनको ही कहा गया था 44 कि आपको लाइक कॉस्ट ऑडिट करानी है। और इसमें क्या आप याद रखिएगा, सीमेंट से पहले सीमेंट इंडस्ट्री को कहा गया था आपको कॉस्ट ऑडिट करानी गई पड़ेगी। उसके बाद तो फिर शुगर, स्टील, एल्यूमिनियम, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, टेलीकम्युनिकेशन, ऐसे बहुत सारी एरियाज़ को कह दिया गया कि आप भी कॉस्ट ऑडिट से कवर हो, लेकिन अभी भी सब कवर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लागत लेखांकन के संबंध में धारा 148 के प्रावधान। तो धारा 128 में तो उनको कहा जाता है कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे, और सेक्शन 148 में कहा जाता है कि आपको कॉस्ट ऑडिट करानी होगी। और ये कॉस्ट ऑडिट आप किससे करवाएंगे, CMA से, भारतीय कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट अधिनियम 1959, CMA एक्ट 1959 के तहत जो एक रजिस्टर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट हो उससे आप ये ऑडिट करवाएंगे। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से क्या एक गैर वित्तीय अंकेक्षण है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फाइनेंशियल ऑडिट। तो ऑपरेटिंग ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, ऑल ऑफ द अबव मैं कह सकता हूँ, इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर है। देखिए मैं बताता हूँ, सेक्रेटरियल ऑडिट में बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी करता है, वो ये देखता है कि सारे लॉज जितने भी कानून हैं उनकी अनुपालना हो रही है, चाहे लेबर लॉ हो, टैक्स लॉज हो, GST लॉज हो, कंपनी लॉज हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉ हो, सारे लॉज की अनुपालना हो रही है या नहीं हो रही है, वो ये चेक करता है। तो उसको सेक्रेटरियल ऑडिट कहते हैं, ये कॉम्प्लियंस ऑडिट भी बोलते हैं। साथ ही साथ ऑपरेटिंग ऑडिट और प्रोसेस ऑडिट लगभग एक जैसे हैं। इसमें ये देखा जाता है कि ऑपरेशंस यानी संस्था अपना संचालन, उसकी जैसे परचेज ऑपरेशन, सेल्स ऑपरेशन, मार्केटिंग ऑपरेशन, ये सब सही है या नहीं। इसी तरह प्रोसेस ऑडिट में ये है कि इनका प्रोसेस, मतलब कोई चीज़ लैग तो नहीं हो रही, कोई सिस्टम में चीज़ छूट तो नहीं रही है, तो एक प्रोसेस ऑडिट होता है। लेकिन इन सब में आप देखो फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है। एक में जैसे मैंने बताया सेक्रेटरियल ऑडिट में नियमों की जांच होती है, इसमें ऑपरेशंस की जांच होती है, इसमें प्रोसेस की जांच होती है,
है। तो कहीं पे भी इसमें फाइनेंस का रोल नहीं है, तो ये सारे के सारे नॉन फाइनेंशियल ऑडिट के एग्जाम्पल हैं। ऑल ऑफ द अबव का आंसर है। थोड़े से टफ क्वेश्चन है क्योंकि टाइप ऑफ ऑडिट का जो पहला वीडियो था उसमें मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चन कवर किए थे, पर मेरा अप्रोच ये रहता है कि कुछ क्वेश्चन सिंपल हो, कुछ टफ हो। क्या प्रबंध द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के कार्य को सीमित किया जा सकता है? वेदर द मैनेजमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ द वर्क ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि देखिए अगर प्राइवेट ऑडिट हो रही है तो प्राइवेट ऑडिट में तो जो आपका क्लाइंट है वही आपका बॉस है, एक तरह से क्लाइंट भी है बॉस भी है। वो आपको यानी वो सीए को जो कहेगा, जिस एरिया में ऑडिट करने के लिए कहेगा उसे करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट ऑडिट है, सामने वाले के लिए कंपल्शन तो है नहीं। लेकिन जहाँ स्टैट्यूटरी ऑडिट आ जाती है तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में आपको सीए को एक कानून का सहारा मिल जाता है, तो वहाँ उसके स्कोप को, उसके कार्य क्षेत्र को कम नहीं किया जा सकता। तो जो काम कानून में बताए गए हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो तो सीए को पूरा करनी ही पड़ेगी। यानी वहाँ सीए के स्कोप को यानी उसके कार्य क्षेत्र को में दखल अंदाजी नहीं की जा सकती, उसमें कमी नहीं की जा सकती। क्या बढ़ाया जा सकता है? हाँ, बढ़ाया जा सकता है। ये मैंने एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। इसका तो क्वेश्चन का आंसर है नहीं। मैनेजमेंट सीए के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, उसके स्कोप को रेस्ट्रिक्ट या संकुचित नहीं कर सकता। लेकिन मैं कह रहा हूँ कम नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो वो ऑडिटर्स की मतलब ये भी चेक कर लो, वो भी चेक कर लो, एक्स्ट्रा काम देना चाहे और वो दोनों आपस में राजी हों, एक्स्ट्रा हो सकता है, कम नहीं किया जा सकता। इसलिए सीए को जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, उतना काम तो बेयर मिनिमम उसको करना ही करना है ताकि वो एक सही रिपोर्ट दे सके। अगला क्वेश्चन कहता है संपत्तियों, दायित्वों, संचय शेषों, प्रावधान और अर्जित लाभ या हानि की राशि का सत्यापन को एक फर्म का डैश डैश कहा जाता है? सतत अंकेक्षण, चिट्ठा अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण या आंशिक अंकेक्षण। कहता है कि जब असेट्स की वैल्यू का, लाइब्रेरीज का, रिजर्व्स का, प्रोविजंस का प्रॉफिट जो हुआ है उसका वेरिफिकेशन होता है, तो इसे क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूस ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, इंटरिम ऑडिट या पार्शियल ऑडिट? सोचिए, पॉज कर लीजिए इसके। इसे हम कहेंगे बैलेंस शीट ऑडिट। हाउ? देखिए, असेट्स कहाँ होते हैं? बैलेंस शीट। लाइब्रेरीज कहाँ होते हैं? बैलेंस शीट में। रिजर्व्स बैलेंस शीट, प्रोविजंस भी बैलेंस शीट में होते हैं, या तो असेट्स में से माइनस करके होते हैं या कभी कभी लाइव साइड में भी दिखाते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस को भी अपन शेयर होल्डर फंड में या कंपनी की कैपिटल में जोड़ देते हैं, ठीक है ना, यही होता है। तो यानी ये बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? बैलेंस शीट के अंदर। तो दो तरह से इसको समझ सकते हैं, ये सब चीज़ें कहाँ होती है? ये सब बैलेंस शीट ऑडिट के अंदर होती है कि वहाँ पे असेट्स, लायबिलिटीज, रिजर्व्स, प्रोविजन और प्रॉफिट लॉस को वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर बैलेंस शीट ऑडिट है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है चालू अंकेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? जब ये आइडेंटिफाई करना होता है तो इसका मतलब होता है कि 3 कथन आपके इसमें से सही दे रखे हैं। बात किसकी चल रही है? चालू अंकेक्षण की, कंटिन्यूअस ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट में यह नियमित अंतराल से आयोजित किया जाता है। इट इज़ कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होता है, जैसे पूरे साल ऑडिटर अपने बंदे वहाँ छोड़ देता है, हर 2 महीने के गैप से, जैसे 2 महीने का अकाउंट हुए, 1 हफ्ते के लिए हमने अपना स्टाफ वहाँ भेज दिया, 3 दिन के लिए भेज दिया, फिर 2 महीने बाद फिर भेज दिया, फिर 6 महीने बाद भेज दिया। एक रेगुलर इंटरवल पे ऑडिट चलती रहती है। इसमें विस्तृत और गहन जांच हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पूरे साल ही ऑडिट हो रही है, इट्स लाइक कोई बच्चा पूरे साल ही होमवर्क कर रहा है, असाइनमेंट दे रहा है, तो होशियार होगा ही होगा। एक तो बच्चे वो होते हैं होशियार, साल के एंड में पढ़ते हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ते हैं। एक वो होते हैं जो पढ़ते रहते हैं, समझ रहे हो ना। तो जो लगातार ही रहता है, चलता ही रहता है, तो उसमें विस्तृत और गहन जांच होती है। इसकी आवश्यकता होती है जब संगठन में अच्छी आंतरिक प्रणाली विद्यमान हो। नहीं, ये गलत, उल्टा लिखा हुआ है। अगर आपके संगठन में अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता तो फिर इतनी रेगुलर कंटिन्यूअस ऑडिट की ज़रूरत नहीं होती। फिर तो 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या 12 महीने बाद एक बार ही ऑडिट हो जाती। यानी कहीं ना कहीं आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में फ्लॉ है या गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए एक कॉन्टीन्यूअस ऑडिट चलता है और यह बहुत खर्चीली होती है, ये बात भी सत्य है। तो 3 बातें सत्य हैं, मैं जल्दी बोलता हूँ। ये रेगुलर इंटरवल पे होती है, डिटेल जांच हो पाती है, खर्चीली होती है। ऑब्वियस सी बात है, एक तो साल के एंड में सीए साहब 10 दिन के लिए आएँ और एक साल में 10 बार वो अपना आदमी भेजें, तो वो तो फीस ज़्यादा मांगेंगे ही मांगेंगे। तो ये बस ये वाला कथन गलत है कि जिस संगठन में अच्छा इंटरनल कंट्रोल होता है वहाँ इसकी ज़रूरत होती है, वहाँ मतलब इसकी कम ज़रूरत होती है या ज़रूरत नहीं होती है। तो सी ध्यान से पढ़ना। सही है, सही नहीं है, इसमें कई बार बच्चा आता हुआ क्वेश्चन में गलत करता है, तो ध्यान रखिएगा। भारत में चिट्ठा अंकेक्षण निम्न के समानार्थी है। आज ये क्वेश्चन घूम घूम के बहुत आ रहा है। इन इंडिया
बैलेंस शीट ऑडिट इज सिनोनिमस, तो मैंने जैसे बाहर बताया कि जैसे एक तो बैंक ऑडिट को आप बैलेंस शीट ऑडिट भी कह सकते हो, लेकिन अब यहाँ बैंक ऑडिट ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ ऑप्शन है एनुअल ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। आज देखा जाए तो ये सारे वर्ड्स आए हैं। तो जो बैलेंस शीट है वो जनरली क्या होती है, साल के अंत में बनती है, वर्ष के अंत में बनती है। तो चिट्ठा अंकेक्षण और वार्षिक अंकेक्षण एक ही बात है, बैलेंस शीट ऑडिट और एनुअल ऑडिट एक ही बात है। जो बैलेंस शीट जनरली हमारा साल के अंत में बनता है, 31 मार्च को बन जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिट्ठा अंकेक्षण में शामिल नहीं है। अगेन जब शामिल नहीं है तो मतलब है 3 इसमें से शामिल है। बैलेंस शीट ऑडिट में संपत्तियों और दायित्वों को यानी असेट और लायबिलिटी को वेरीफाई किया जाता है। हाँ सर, किया जाता है। संपत्तियों और दायित्वों से संबंधित आय व्यय खाते का प्रमाणीकरण किया जाता है। हाँ जी, किया जाता है। मतलब जैसे यूँ अगर बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो हम ये भी देखते हैं कि P&L में या इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस के अंदर उसको ऐड कर दिया गया। अगर बैलेंस शीट में हम प्रीपेड एक्सपेंडिचर दिखाते हैं तो उसे संबंधित एक्सपेंडिचर में से घटा दिया गया है, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंडिचर का मतलब है कि वो अगले साल का खर्चा है। तो हम देखते हैं कि अपने एक्सपेंडिचर में से हमने उसे घटा दिया है। जैसे अगर हम डेप्रीसिएशन लगाते हैं तो असेट्स को कम करते हैं बैलेंस शीट में, तो हम ये देखते हैं कि एट द सेम टाइम डेप्रीसिएशन को अपन ने P&L में दिखाया कि नहीं दिखाया। तो ये बात सही है। असेट और लायबिलिटी से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होते हैं उनको भी हम चेक करते हैं वाइल डूइंग और मेकिंग बैलेंस शीट ऑडिट। समायोजन एवं अंतिम प्रविष्टियों का परीक्षण ये भी हम करते हैं, क्योंकि जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट को हिट करती हैं, और जो फाइनल एंट्रीज होती हैं उसी से हम फाइनल अकाउंट बना पाते हैं। तो बैलेंस शीट ऑडिट में ये सब शामिल है। लेकिन नैतिक जांचें, नैतिक यानी रूटीन चेक्स जो होते हैं ना, रूटीन चेक पता है क्या होते हैं? जैसे सब्सिडरी बुक्स होती हैं, सब्सिडरी बुक्स मतलब परचेज बुक, सेल बुक। तो परचेज बुक सेल बुक की जोड़बाकी लगाना, फिर परचेज बुक सेल बुक को हमने लेजर में पोस्ट किया या नहीं, फिर उन अकाउंट्स की जोड़ लगाना, उन अकाउंट्स के बैलेंस निकालना, वो सारे बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में गए कि नहीं गए। तो ये जो बहुत रूटीन होता है, जो जो बुक कीपिंग वाला पार्ट होता है, वो वाला रूटीन चेक में आता है। तो बैलेंस शीट ऑडिट में ये नहीं आता है। बैलेंस शीट ऑडिट में वो 3 भारी चीज़ आती है, असेट लायबिलिटी को कहें वेरीफाई करना, असेट लायबिलिटी से रिलेटेड जो इनकम एक्सपेंडिचर आइटम्स हैं उनको चेक करना, और एडजस्टमेंट एंट्रीज और फाइनल एंट्रीज को भी वेरीफाई करना। मैं एक चीज़ को लगभग डबल डबल बार बता रहा हूँ इसीलिए कि आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाए, कोशिश तो। बाकी तो टफ क्वेश्चन है। अब आ रहा है 60वां, कंप्यूटर के इर्द गिर्द अंकेक्षण को डैश डैश रूप में जाना जाता है। तो इंग्लिश में वर्ड है ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर। इसमें अब यूँ समझो कि 2 अप्रोच है, एक होती है वाइट बॉक्स अप्रोच और एक होती है ब्लैक बॉक्स अप्रोच। जब आप समझो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए ऑडिट करते हो, आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो, आप टूल्स का इस्तेमाल करते हो, वो जो अप्रोच होती है वो होती है वाइट बॉक्स अप्रोच। में आप कंप्यूटर से ऑडिट करते हो, ठीक है, समझना। लेकिन जब आप कंप्यूटर से ऑडिट नहीं करते, आप हार्ड कॉपी निकालते हैं, मैनुअल यानी कागजी चीज़ निकालते हैं, और कागज़ पे ऑडिट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर उस अप्रोच को बोलते हैं ब्लैक बॉक्स अप्रोच। उसके अंदर आप कंप्यूटर के राउंड राउंड, कंप्यूटर के इर्द गिर्द ऑडिट करते हो। शायद प्रिंट आउट भी कंप्यूटर से निकाल लेते होंगे, लेकिन आप ऑडिट करते समय कंप्यूटर टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करते। ओके, एम आई क्लियर? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो वाइट बॉक्स अप्रोच होती है उसमें आप कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए, ये तो होता है थ्रू द कंप्यूटर, तो थ्रू द कंप्यूटर होती है वाइट बॉक्स अप्रोच। और जब आप कंप्यूटर के राउंड राउंड मैनुअल हाथों से कैलकुलेशन या हाथों वाली ऑडिट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, या जानबूझ के चीज़ों को पुराने और पेचीदा तरीके से रखते हैं, कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, मैनुअल अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, मैनुअल ऑडिट मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं, तो वो होती है ब्लैक बॉक्स अप्रोच। कंप्यूटर के इर्द गिर्द जो अप्रोच होती है वो होती है ब्लैक बॉक्स। हालांकि वैसे आसान हो गया, इसमें वाइट ऑप्शन ही नहीं था, तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी आपको। ब्लैक बॉक्स में खटाक से आंसर दे सकता था, लेकिन मैं बताना चाहता था बेसिकली ये इंजीनियरिंग लाइन से है, मैंने भी आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा है। बेसिकली वाइट बॉक्स अप्रोच और ब्लैक बॉक्स अप्रोच जो होती है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में यूज़ होती है, और इसको आप कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम या ईडीपी में आप यूज़ कर सकते हैं, ईडीपी एनवायरनमेंट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब वाइट बॉक्स अप्रोच क्या है, इसमें आप ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर करते हो आप। और ब्लैक बॉक्स अप्रोच क्या होती है, ब्लैक ऑफ बॉक्स अप्रोच में कहता है ऑडिटर बेसिकली कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बारे में बहुत अच्छे से वाकिफ नहीं,
वो कंप्यूटर के चारों ओर, कंप्यूटर के इर्द गिर्द ऑडिट करता है। वो दस्तावेज़ों को भौतिक रूप से फिजिकल फॉर्म में लेता है, उसी पे ऑडिट तकनीक अप्लाई करता है। मतलब उसके लिए कंप्यूटर एक ब्लैक बॉक्स की तरह है जिसको वो देख भी नहीं रहा, उस फालतू मशीन की तरह जिसको वो देख भी नहीं रहा। अंकेक्षण का प्रथम चरण है, द फर्स्ट स्टेप इन ऑडिटिंग इज, आपको बताना है कि ऑडिटिंग में सबसे पहले क्या होता है। ऑडिट रिपोर्ट बनती है, ऑडिट प्रोग्राम बनता है, ऑडिट प्लान बनता है, या ऑडिट एविडेंस कलेक्शन होता है। तो बहुत आसान है, किसी भी काम में सबसे पहले प्लान बनता है। तो ऑडिट प्लान, अंकेक्षण योजना से कार्य की शुरुआत होती है। पूछता कि ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट का लास्ट स्टेप क्या है, तो ऑडिट रिपोर्ट जो होती है, ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो लास्ट स्टेप होता है, और ऑडिट प्रोग्राम जो है, अंकेक्षण योजना, वो फर्स्ट स्टेप होता है। अब बेसिकली अपन समझे कि अंकेक्षण योजना क्या होती है। देखिए, आप समझो कि आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और कोई क्लाइंट है जिसको मुवक्किल बोलते हैं हिंदी में, वो आपसे ऑडिट कराना चाहता है। ठीक है, तो वो आपको बुलाएगा या वो आपके ऑफिस में आएगा, अपने बारे में बताएगा, अपने बिजनेस के बारे में बताएगा, किस क्षेत्र का वो ऑडिट कराना चाहता है वो बताएगा। ठीक है, फिर आप बहुत सारी बेसिक जानकारी इकट्ठी करोगे कि उनका अकाउंटिंग सिस्टम क्या है। फिर आप, हो सकता है कि उनका प्रेमाइसेस भी विजिट करो, वहाँ आप देखो कि वहाँ उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, कौन सी बुक्स कौन सा व्यक्ति मेंटेन करता है। ये सब आप ऊपर ऊपर की जानकारी करते हो, खास करके ये जानते हो कि क्लाइंट आपसे क्या चाहता है। ठीक है, उसको जानने के बाद आप एक प्लानिंग बनाएंगे, एक प्लानिंग बनाएंगे कि ऑडिट शुरू कहाँ से करना है, ऑडिट ख़त्म कहाँ पे करना है, कितना खर्चा आएगा, कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये इस तरह की बेसिक जानकारी होती है। तो ये सब अपन शुरू में ही बना लेते हैं। कहीं कहीं ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम को सिमिलर मान लिया जाता है, बट ऑडिट प्लान थोड़ी सी प्रिमिलरी स्टेज है, थोड़ी सी प्रारंभिक अवस्था है। वेल, यहाँ पे कुछ बेनिफिट लिखे हैं कि अगर आप एक प्लान बना के जाते हैं, और ख़ास करके राइटिंग में, लिखित में प्लान बनाते हैं, ये भी मज़ेदार बात है। एक ये मैं बात वैसे ही कह रहा हूँ कि हमको कहीं पे 3 दिन घूमने जाना होता है, तो हम प्लान बनाते हैं, ठीक है, खूब प्लान बनाते हैं, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। लेकिन लाइफ में अपने को कहाँ जाना है, कई बार अपन इसको प्लान नहीं करते। अगर आप करते हैं तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, पर कई बार आप देखेंगे कि यहाँ हम सोचने से बचते हैं या डरते हैं, नहीं सोचते। लेकिन आपको प्लान ज़रूर करना चाहिए, फिर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार सफलता मिलती है, कई बार सफलता देर से मिलती है, मैं नहीं कहता नहीं मिलती है। जो मेहनत करता है उसको लेटर और सूनर सफलता मिलती है, और जो उसको पहले स्टेज पे सफलता नहीं मिलती, वो भी उसका लर्निंग होती है, या वो भी पार्ट ऑफ द सक्सेस ही होता है। तो प्लानिंग जरूर बनानी चाहिए कैरियर को लेके, इनफैक्ट हर चीज़ को लेके, जो भी वर्थवाइल है, जो भी इंपॉर्टेंट है, उसको लेके प्लानिंग बनानी चाहिए। खैर, हम बात कर रहे थे ऑडिट प्लानिंग की। तो ऑडिट प्लानिंग के क्या फ़ायदे होते हैं, इससे आप टाइमली ऑडिट कंप्लीट कर पाएंगे, और एफिशिएंटली, मतलब प्रभावी तरीके से ऑडिट पूरी कर पाएंगे। उसके बाद आपकी कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी, आपका फालतू खर्चा नहीं आएगा। क्लाइंट से फीस मिलती है एक बात है, लेकिन आपके खर्चे भी आते हैं सीए के, तो वो उस पर कंट्रोल रहता है। ठीक है, आपका पहले ही स्कोप क्लियर हो जाता है, आपके और मुवक्किल के बीच में स्कोप क्लियर रहता है कि किस एरिया में कितनी इन डेप्थ जांच होनी है, किस एरिया की उपेक्षा या अवॉइड करना है। ठीक है, आपका क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन बेटर होता है, और इससे आप शुरू में जब जानकारी करते हैं तो आपको उसी समय पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ रिस्क है। मतलब ऑडिट में क्या होता है, गलत ओपिनियन देने की रिस्क होती है कि गलत रिपोर्ट ना चली जाए। तो आपको शुरू में ही बात करके पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ एरिया है जहाँ पे रिपोर्टिंग में एरर हो सकता है, तो वो उसकी भी जानकारी आपको हो जाती है। तो ऑडिट प्लान में आप इन सबको कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। वैसे तो जो छोटे में ही दे सकते थे कि भाई पहला स्टेप क्या होता है, तो ऑडिट प्लान इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑडिट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, अंकेक्षण किस प्रकार किया जाएगा, कौन करेगा, क्या कार्य किया जाएगा, कार्य को कब तक किया जाएगा, यह दिया रहता है। अब ये सुनने में सिमिलर प्लान जैसा लगता है, लेकिन इसका आंसर ऑडिट प्रोग्राम है। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, एक बार प्लानिंग बनने के बाद जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे होता है ना, जैसे अब आप वर्ड सुनिएगा, अंकेक्षण किस प्रकार किया जाएगा। ठीक है, मतलब यानी कि अंकेक्षण डेप्थ में करेंगे, ऊपर ऊपर से करेंगे। ठीक है, कौन करेगा, मतलब आप अपने वरिष्ठ बंदे को क्या काम देंगे, जो कनिष्ठ है, जूनियर बंदा है, उसको क्या काम देंगे, जो आपके पास आर्टिकलर असिस्टेंट काम करते हैं उनको आप क्या देंगे। ठीक है, क्या क्या काम किया जाएगा, मतलब कैश बुक चेक होगी, P&L होगा, बैलेंस शीट होगा, क्या चेक होगा, और काम को आप कब तक करोगे। तो इसमें एक तरह से रोल आइडेंटिफाई कर दिए जाते हैं, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, उसको कंट्रोल कौन करेगा। ये सब ऑडिट प्रोग्राम में डिटेल्ड मैनर में लिखा जाता है। कौन कौन से टेक्निक्स लगाए जाएंगे, अभी टेक्निक पे क्वेश्चन भी आएगा,
वो सब पहले से ही लिखा होता है। तो एक आप एक प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना। ये प्रोग्राम बनाना ठीक वैसे ही है कि टाइम टेबल बनाना, कि मैं ये सब्जेक्ट कब शुरू करूँगा, ये सब्जेक्ट कब खत्म करूँगा। उससे पहले प्लान क्या था, ऑडिट प्लान क्या था कि मैं कौन से क्षेत्र में नौकरी करूँगा, मैं प्राइवेट जॉब में जाऊँगा कि गवर्नमेंट जॉब में जाऊँगा, गवर्नमेंट जॉब में जाऊँगा तो कौन सी जॉब की तैयारी करूँगा, वो प्लान वाला स्टेज था। फिर जब आप तय कर लेते हो और फिर एक टाइम टेबल बनाते हो, आप एक टाइम टेबल बनाते हैं कि मैं ये सब्जेक्ट इस तारीख को शुरू करके इस तारीख को ख़त्म करूँगा, इस कोचिंग में जाऊँगा, वो वाले ऐप से पढ़ूँगा, मैं सेल्फ लर्निंग करूँगा, नोट्स बनाऊँगा, जो वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब आपका ऑडिट प्रोग्राम में आता है, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम से क्या होता है, इसमें आप एबिलिटी के बेसिस पे काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, काम पे कंट्रोल बना रहता है। क्योंकि जैसे आपने किसी को कैश बुक करने को दी और 7 दिन का समय दिया, और मान लीजिए 8वें दिन भी अब अगर कैश बुक नहीं हुई, तो आप सीधा उस बंदे को बोलोगे, बजाय आप पूरे स्टाफ को डांटने के बजाय, चूंकि आपने वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया होता है प्रोग्राम बना के, तो आप उस बंदे को कहेंगे कि भाई तूने ये काम अभी तक क्यों नहीं किया, ठीक है। उससे ऑब्वियस ही बात है वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, आपको काम की जानकारी रहेगी, कब कौन सा काम कहाँ तक पहुँच गया है आपको बिल्कुल जानकारी रहेगी। बाद में कभी आपके ऊपर इल्ज़ाम आए कि आपने लापरवाही से काम किया, आपने गलत रिपोर्ट दी, तो आप कोर्ट में ही ऑडिट प्रोग्राम पेश कर सकते हैं कि साहब देखो हमने इतना सिस्टमैटिक तरीके से सारा सारा काम किया है, तो आप हमें लापरवाही के दोषी नहीं ठहरा सकते, ठीक है। चलिए, इसके बाद है अंकेक्षण की प्रविधि है। ये लगातार तीसरा वीडियो होगा जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन दिया है, अब आपको आता है कि नहीं। ऑडिट की टेक्निक हो सकती है फिजिकल एग्जामिनेशन, हाँ। दूसरे में भी लिखा हुआ आ गया है, अच्छा दूसरे में है फिजिकल इन्यूमरेशन, ठीक है, कैलकुलेशन करना, ये भी हाँ। रेक्टिफिकेशन एंड इंक्वायरीज, हाँ। रेक्टिफिकेशन एंड ऑल द अबव, हाँ भाई हाँ। तो इसका आंसर ऑल द अबव रहेगा। देखिए अपन समझते हैं कि ऑडिट में एक क्या कर सकते हैं कि आप फिजिकली एग्जामिन कर सकते हैं। आप वहाँ जाइए, वहाँ देखिए कौन कौन से बुक्स रखे हुए हैं, उनको जाके देख लीजिए। वहाँ उनके बाद कौन कौन से असेट्स रियल में हैं वो देख लीजिए। तो ये तो हो गया फिजिकली एग्जामिनेशन करना। फिजिकल न्यूमरेशन, वहाँ आप जाइए और वहाँ पे आप सारी कैलकुलेशंस कीजिए, जनरल के कैलकुलेशंस कर लीजिए, लेजर के मतलब कर लीजिए इन द सेंस अपने स्टाफ से करवा लीजिए, जनरल के, लेजर के, ट्रायल बैलेंस के क्रॉस चेक करवा लीजिए, ठीक है। कोई उन्होंने डेटर्स की लिस्ट दी है तो आप 2-4 लोगों को रैंडम फ़ोन करके उनका बैलेंस कंफर्म कर लीजिए। अगर क्रेडिटर्स की लिस्ट दी है तो 5-7 लोगों को पूछ लीजिए कि कितना बैलेंस चल रहा है। आउटस्टैंडिंग की डिटेल दी है तो जिनके बकाया चल रहे हैं उनसे कंफर्म कर लीजिए। आपको कुछ बात नहीं समझ में आ रही है तो आप उनको इंक्वायरी कर लीजिए कि उन्होंने अगर लीज़ डीड दिखाई है तो उसका रेंट कहाँ गया, इन्वेस्टमेंट दिखाया है तो उसकी इनकम कितनी हुई। तो ये सब बातें आप उनसे पूछ सकते हैं। तो जो बात आपको कागज़ों में नहीं दिख रही है या आप फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो ये आप पूछ सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब आप कर रहे हैं एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऑडिट की टेक्निक्स हैं। क्या यही होते हैं? नहीं, ऑडिट के ये सारे टेक्निक्स होते हैं। हर बार मैंने ये स्लाइड आपको दिया है, आप जैसे मैंने कहा आप उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई चीज़ क्रॉस कंफर्म बाहर से कंफर्मेशन कर सकते हैं, बाह्य पुष्टिकरण कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि क्या क्या, जैसे रेंट एग्रीमेंट है, लीज एग्रीमेंट है, पावर ऑफ अटॉर्नी है। आप वहाँ पे जो एसेट दिखाई देते हैं उनको देख सकते हैं। आप वहाँ जाइए, ऑब्जर्व कीजिए कि उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, ठीक है। कोई आपको लगता है तो आप रिकैलकुलेशन करके देख लीजिए, सारी आप मिला लीजिए, किसी खाते की जोड़वा के मिला लीजिए। री परफॉर्मेंस में ये है कि कोई जैसे सेल ट्रांजैक्शन है तो सेल ट्रांजैक्शन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ जाके ख़त्म होता है, आप वहाँ जाके सेल के सौदे को होता हुआ देख लीजिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें कोई लैकुना यानी कोई कमी है या उनका सिस्टम परफेक्ट है। तो आप वहाँ री परफॉर्मेंस कर लीजिए, सीन रिक्रिएट कर लीजिए। एक एनालिटिकल प्रोसीजर है, वो अभी आगे आने वाली स्लाइड में आएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये सब ऑडिट टेक्निक्स हैं फॉर ऑडिट एविडेंस कलेक्शन, अंकेक्षण साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिए ये सब अंकेक्षण प्रविधियां हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेल, निम्नलिखित में से कौन सी विश्लेषणात्मक कार्यविधि नहीं है? अब इन 4 में से 3 तो हैं और एक नहीं है। तो पहले आप समझ लीजिए कि एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर क्या होता है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बट ठीक है, क्योंकि ये ऑडिट है। मैं अभी जूनियर अकाउंटेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये फर्स्ट ग्रेड में भी इंपॉर्टेंट है, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इंपॉर्टेंट है। ऑडिट लगभग मोर और लेस एक जैसा ही होता है, ठीक है, थोड़ा सा लेवल का अंतर होता है। तो देखिए, देखो एक तो ना आपको कागज़ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आप ऑडिट कर रहे हैं, आपको सामने डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, कागज़ आ रहे हैं। और एक होता है कि जो दिख रहा है उसके बियॉन्ड देखना, उसके पार देखना। वो कैसे आप देखेंगे? जैसे सपोज कीजिए इस साल आपकी सेल्स मान लीजिए 25% बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो फिर आप ये देखिए
कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी 25% ना सही 20% 18% तो बड़ी होगी, तो वो बड़ी है या नहीं, तो ये आप क्रॉस चेक कर रहे हैं। ठीक है, आपका जीपी रेशो है, वो जीपी रेशो लगभग उतना परसेंटेज है या नहीं। कई बार क्या होता है, आंकड़ों से छेड़छाड़ करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट है और वो उसका जो मैनेजमेंट है वो धोखा करना चाहता है, तो हो सकता है उन्होंने सेल्स के फिगर के साथ छेड़छाड़ की हो और कॉस्ट के फिगर्स वहीं के वहीं हों, तो ये चीज़ पकड़ में आ जाएगी अगर आप एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर देखेंगे कि मान लीजिए कि पिछले साल जीपी परसेंटेज 20% था, मान लीजिए था, और इस बार उन्होंने सेल्स के साथ छेड़छाड़ करी तो आपका जीपी परसेंटेज 15% दिखाई दे रहा है, तो आप ये कहेंगे यार ये ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कि पिछले साल 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ और मान लीजिए कि 3 लाख रुपए का लेबर या वेजेस बांटा गया। ठीक है, और इस बार मान लीजिए कि 15,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है और मान लीजिए कि 6 लाख रुपए की लेबर का पेमेंट हुआ है, तो यहाँ से भी देखो समझ में आता है कि आप देखो प्रोडक्शन तो बढ़ा है 50%, 10,000 से 15,000, और आपका लेबर साइज हो गया है 100 मतलब डबल हो गया है, तो यानी यहाँ पे 50% ग्रोथ है प्रोडक्शन में और वेजेस बिल में है तो 100% ग्रोथ है। तो कहीं बोगस बिल तो नहीं दिखा रहे, कहीं एक श्रमिक होता है भूतिया श्रमिक की, मतलब लेबर होता नहीं है और उसको लिस्ट में दिखा दिया जाता है, तो कहीं घोस्ट लेबर का तो प्रॉब्लम नहीं है, भूतिया श्रमिक का तो समस्या नहीं है। हो सकता है कि वेजेस रेट इंक्रीज हो गए हों, तो आपको ये चीज़ें उनसे पूछनी पड़ेगी, तो ये सब आप कब कर पाएंगे जब आपको एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर पता होगा। तो अब मैं जल्दी से क्वेश्चन में आता हूँ। देखिए, क्रय पुस्तक में अभिलिखित, ए ऑप्शन, क्रय पुस्तक में अभिलिखित क्रय की राशि को क्रय बीजकों से मिलाना, मतलब ये कह रहे हैं कि परचेज बुक में जो परचेज चढ़ी हुई है उसके इन्वॉइसेस को परचेज इन्वॉइसेस से मिलाना, यानी जो बुक में लिखा हुआ है उसके लिए परचेज इन्वॉइसेस को देखना। ये विश्लेषणात्मक क्रियाविधि नहीं है, ये रूटीन, ये वाउचिंग है, इसको वाउचिंग बोलते हैं कि जो बुक्स में लिखा हुआ है उसका जो प्रमाण है उसको देखना, उसको वाउचिंग बोलते हैं। तो ये एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर नहीं है। अच्छा, कर्मचारियों को दी गई मजदूरी की राशि के योग की तुलना मजदूरों की संख्या से करना, तो जैसे पिछले साल इतने लेबर थे इतनी वेजेस बटी, इस साल इतने लेबर हैं तो वेजेस कितनी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं उतनी हो, थोड़ा बहुत डिविएशन होता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन हो तो ये जो आपने किया ना, नंबर ऑफ वेजेस को टोटल वेजेस के एक रेशो से मिलाना, तो ये आपका विश्लेषणात्मक कार्यविधि है। ये थोड़ा सा मतलब स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल तरीका होता है, वास्तविक लागतों की प्रमाप लागतों की तुलना करना। अब क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने पहले से स्टैंडर्ड्स और बजट सेट कर देती है, ठीक है, वो तय कर देती है और लिखित में होते हैं, तो बाद में वो रियल में है या नहीं, रियल ग्राउंड पे वही डेटा है, हल्का फुल्का डिविएशन है तो ठीक है, ज़्यादा अंतर है तो आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो ये भी विश्लेषणात्मक प्रविधि का हिस्सा है। और रेशियो एनालिसिस तो डेफिनेट है, मैं अभी और स्लाइड में बताता हूँ। तो ये जो ब स द है, टफ क्वेश्चन रहा होगा, ब स द जो है ये विश्लेषणात्मक प्रविधि के एग्जाम्पल हैं, लेकिन परचेज बुक और परचेज इनवॉइसेस का मिलान करना ये वाउचिंग पार्ट है, ये विश्लेषणात्मक प्रविधि नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर रहा। अब आप समझ लीजिए कि आप एनालिटिकल प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, तो इसका सबसे तगड़ा तरीका होता है रेशियो एनालिसिस, जैसे मैंने ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस कहा, आप असेट लायबिलिटी का रेशियो देख लीजिए, पिछले साल क्या था, इस साल क्या था, आप अपने आप को इंडस्ट्री से कंपेयर कर लीजिए कि बाकी सारी, मान लीजिए आप सीमेंट इंडस्ट्री में हैं, बाकी सबका प्रॉफिट आ रहा है, मतलब ओवरऑल एक निकलते हैं डेटा और निकल के आ रहा है कि सीमेंट इंडस्ट्री 20% कमा रही है और आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 10% ही आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि आप कंपेयर इंडस्ट्री से मैच नहीं खा रहा। ठीक है, इसी तरह से रेवेन्यू एंड कॉस्ट ट्रेंड, जैसे मैंने कहा कि आप अपने बजटेड जो सोचे थे और जो रियल आंकड़े हैं उनका मिलान कर लीजिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ट्रेंड एनालिसिस में आप स्टॉक के प्राइजेस से समझ जाइए कि पिछले साल इतना प्रॉफिट था तो स्टॉक प्राइजेस इतने थे, इस साल ऐसा क्या हुआ। रीजनेबलनेस टेस्ट, मतलब प्रासंगिकता देख लीजिए कि सेल इतनी बढ़ी तो COGS इतनी बढ़नी चाहिए, या सेल घटी तो फिर COGS भी तो घटनी चाहिए, ऐसे लॉजिक सेट करो। रिग्रेशन एनालिसिस होता है, रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है, पिछले 5-6 साल के डेटा देखते हैं कि हमारा पैटर्न क्या चल रहा है, तो मान लीजिए कि हर साल हमारा इंक्रीजिंग पैटर्न चल रहा है, तो इस साल इतना डाउनफॉल कैसे हो गया, तो ये सब चीज़, ठीक है, हैवी था। अंकेक्षण के स्थायी कार्यपत्रकों में सामान्यतः शामिल नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ऑडिटर जो होता है वो वहाँ पे जाएगा, क्लाइंट के प्रमाइसेस पे जाएगा, वहाँ उसके बुक्स का ऑडिट करेगा तो कुछ चीज़ों को वो नोट करेगा। ठीक है, उनको अपन बोलेंगे वर्किंग पेपर्स। अब यूँ समझो कि वर्किंग पेपर्स को अपन दो हिस्सों में बांटते हैं, एक तो होती है परमानेंट फाइल और एक होती है टेम्परेरी या करंट फाइल। ठीक है, तो दो फाइल हैं, परमानेंट फाइल और टेम्परेरी या करंट फाइल। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं।
जो आपका क्लाइंट है उसके जो बैंक स्टेटमेंट होंगे, तो बैंक स्टेटमेंट तो आपको ताज़ा ताज़ा ही काम आएंगे। पुराने बैंक स्टेटमेंट या 4 साल पुराने, 3 साल पुराने स्टेटमेंट तो क्या ही काम आएंगे, तो ये आपको ताज़ा काम आएंगे, तो यानी ये आपके करंट फाइल का हिस्सा बनेंगे। अच्छा, पिछले सालों के वित्तीय विवरण, यानी पिछले साल तक क्या था, पिछले साल का उनका P&L क्या था, बैलेंस शीट स्टोरी क्या थी, ये जाएगा उनकी परमानेंट फाइल में। ठीक है। अटॉर्नीज लेटर, मतलब जो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है कि अग्रीमेंट कौन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, कंपनी के ओनर या मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होंगे, तो ये सब ये बार बार चेंज नहीं होता है। यूँ मैं समझा दूँ कि जो इन्फॉर्मेशन लगभग हर साल काम आएगी वो तो होगा आपका परमानेंट फाइल में, और जो इन्फॉर्मेशन केवल इसी साल के लिए काम की है वो होगा आपका करंट फाइल में। सिंपल आपके हिसाब से बताता हूँ, जैसे अकाउंट्स है, आपने अकाउंट्स पढ़ ली तो अकाउंट्स वही रहती है, उसके नियम वही रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो करंट अफेयर वाला पार्ट है, तो करंट अफेयर वाला पार्ट क्या होता है, बदलता रहता है। तो करंट अफेयर वाला पार्ट करंट फाइल में पुराना काम नहीं आएगा, और अकाउंट्स का आपका 5 साल पुराना नोट, या अगर तुम में से किसी ने, आप में से किसी ने 11th-12th में नोट्स बनाए होंगे ना, वो नोट्स आपको और ज़्यादा काम आएंगे। या आपने बीकॉम लेवल में पढ़ते समय या किसी भी लेवल पर पढ़ते समय अगर आपने जो नोट्स बनाए होंगे वो ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि वो परमानेंट नोट्स हैं। और कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है, जैसे करंट अफेयर हुआ तो वो जो है उसके लिए आपको करंट फाइल चाहिए होती है। इसी तरह से डेट एग्रीमेंट, तो डेट एग्रीमेंट भी आपको पता है, डेट भी कंपनीज है 5 साल 10 साल के लिए लेती है, तो वो परमानेंट काम आता है। तो जो डॉक्यूमेंट परमानेंट काम आएगा वो परमानेंट फाइल में लगा हुआ होता है। जैसे मैंने क्या बताया, पिछले साल के जो साइंड डॉक्यूमेंट्स हुए, पावर ऑफ अटॉर्नी हुए, डेट एग्रीमेंट हुए, ये सब आपको परमानेंट काम आएंगे, तो ऑडिटर उनको एक परमानेंट फाइल में रखेगा। और जो केवल चालू वर्ष के हैं वो चालू वर्ष में रखेगा। तो आपके क्लाइंट के जो बैंक स्टेटमेंट हैं इस साल वाले, वो आपके चालू फाइल में जाएंगे, पुराने काम में भी नहीं आते। एक बार आप देख लीजिए कि परमानेंट फाइल में क्या होते हैं। परमानेंट फाइल में एक तो आपको जो आपका क्लाइंट है उसकी बिज़नेस की पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए। ये मेरा क्लाइंट है, यहाँ से परचेज़ करते हैं, यहाँ सेल करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोडक्शन साइकिल क्या है उसके बारे में एक जानकारी होती है, यानी बार बार आपको जानकारी जुटाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इंगेजमेंट लेटर, आपको ऑडिट अपॉइंट कर दिया, मान लीजिए 5 साल के लिए आपको अपॉइंट कर दिया, तो एंगेजमेंट लेटर आपको 5 साल तक काम आएगा, नियुक्ति पत्र बोलते हैं। अच्छा, जब नया क्लाइंट पिछले साल, वो मान लीजिए 2 साल पहले वो नया क्लाइंट था, तो आपने उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे, उन्होंने क्या क्या आंसर दिए, वो, या नए क्लाइंट से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, ये आप अपनी परमानेंट फाइल में रखते हो कि एक बार आप जाएंगे तो कुछ भी चीज़ छूट ना जाए, तो आप सारी बातें उनसे लेके आएंगे, तो एक क्वेश्चनर आप बना के रखते हैं परमानेंट फाइल में। अपना जो क्लाइंट है उसके जो MOA हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम, वो तो चेंज होते नहीं है, ठीक है। उसके जो लीगल डॉक्यूमेंट है, जैसे प्रॉस्पेक्टस हुआ, लीज डीड हुआ, ठीक है। अगर उन्होंने कोई चीज़ बेच दी है, परमानेंट असेट बेच दिया है, तो सेल एग्रीमेंट हुआ। उनके जो बोर्ड मिनट्स हैं उसमें क्या प्रस्ताव लिए गए वगैरह का परमानेंट इम्पैक्ट है वो। पिछले साल के खाते जिन पे साइन हो रखे हैं, पिछले साल उन्होंने आपने कौन से रिव्यू प्रोसीजर्स अप्लाई किए, ठीक है। उनका अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, यानी उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, वो कैसे अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। और उनका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में मतलब उनका MD कौन है, नीचे JD मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, जॉइंट डायरेक्टर कौन है, मैनेजर्स कौन है, क्लर्क लेवल कौन है, कैशियर कौन है, तो उनका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है वो। तो ये सब जानकारियाँ कहाँ होती है, परमानेंट फाइल में होती है। वो थोड़ा भारी हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है अंकेक्षण के कार्यपत्रों को की चालू फाइल में सामान्यतः शामिल होते हैं। अब ये करंट फाइल में जनरली क्या क्या शामिल होता है वो पूछ रहा है। तो आंतरिक नियंत्रण का प्रवाह चार्ट, मतलब उनका इंटरनल कंट्रोल क्या है, परचेज कौन देखता है, सेल कौन देखता है, ये जनरली चेंज नहीं होता है, तो ये मेरे हिसाब से परमानेंट फाइल में होगा। वर्तमान वर्ष के वित्तीय विवरणों की प्रतिलिपि, जो इस साल वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इस साल का ट्रायल बैलेंस, इस साल का ट्रेडिंग P&L, ये करंट फाइल में होगा। संगठन चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कौन क्या है, मतलब हेड ऑफ इंस्टीट्यूट कौन है, सबसे लोअर लेवल पे कौन है, ठीक है, जो हायरार्की है वो क्या है, तो ये परमानेंट फाइल में होती है, बार बार चेंज नहीं होती है। बॉन्ड और ऋण पत्रों की प्रतिलिपियाँ, बॉन्ड और डिवेंचर्स भी लंबे समय के लिए इशू किए जाते हैं, तो ये भी परमानेंट फाइल में होते हैं। तो जो आंकड़े आपको लगता है बार बार काम आएंगे, बाद में आप चूक न जाएं, बार बार काम आएंगे, तो उनको आप परमानेंट फाइल के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अपन क्या करते हैं, जो कंप्यूटर वाले बंदे होते हैं, कि अगर बहुत कोई डेटा है बार बार काम आएगा तो अपन उसको गूगल ड्राइव पे रख लेते हैं या परमानेंट फाइल में रख देते हैं। छोटा मोटा है तो उसको अपन कहीं इधर उधर रख देते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में
चालू फाइल के अंदर, जो करंट ऑडिट फाइल के अंदर जाएगा वो हो जाएगा करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बाकी जो तीनों चीज़ें हैं, इंटरनल कंट्रोल का जो फ्लो है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है और बॉन्ड डिवेंचर्स है, वो सब जाएंगे परमानेंट फाइल में, स्थायी फाइल में। ठीक है, तो होप थोड़ा थोड़ा मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। अब एक बार देख लीजिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा कि परमानेंट फाइल के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो अब करंट फाइल के अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है जो करंट ईयर के लिए रेलिवेंट है। तो खास करके जैसे आया करंट ईयर का बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस साल आपको कौन कौन से अकाउंट चेक करने हैं, इस साल आपका ऑडिट प्लान क्या है, ठीक है, इस साल आपने कौन कौन से एरर ट्रेस किए, ठीक है, वो चीज़ें हैं। अगर इस साल आपको कोई पार्टनर को रिपोर्ट करनी है किसी किसी खास घटना के बारे में या किसी खास एरर के बारे में रिपोर्ट करनी है अपने क्लाइंट को, तो वो सब आपका करंट फाइल के अंदर होता है। ठीक है, चलिए, वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण हेतु जो कार्यपत्रक अंकेशक द्वारा तैयार किए जाते हैं वे डैश डैश हैं। ओके, कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते समय जो कार्यपत्रक, जिसको कार्यकारी पत्रक भी बोलते हैं, वर्किंग पेपर्स खास करके बोला जाता है, तो जो वर्किंग पेपर्स ऑडिटर द्वारा तैयार किए जाते हैं वे अंकेक्षण निष्कर्षों हेतु साक्ष्य होते हैं। ये बात सही है। जो आप रिपोर्ट देते हैं वो कहीं ना कहीं आप इन पेपर्स और इन साक्ष्यों के बेसिस पे देते हैं, कहीं ना कहीं सही है। वो मुवक्किल के स्वामित्व में होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक क्वेश्चन तो आप बहुत ज़्यादा कस के याद कर लीजिए, और मोस्ट फ्रीक्वेंट या मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो वर्किंग पेपर्स होते हैं उन पे ओनरशिप किसकी होती है। कन्फ्यूज़न क्यों है वो भी बता देता हूँ। ये सीए है और ये मान लीजिए आपका क्लाइंट है, ठीक है। तो सीए गया, इसने क्लाइंट की बुक्स को देखा, वहीं से इसने कुछ नोट्स लिए, कुछ एक्सट्रैक्ट्स लिए, कुछ आंकड़े उठाए, कुछ कैलकुलेशंस उठाई, कुछ ऑब्जर्वेशंस उठाए। कहाँ से उठाए? क्लाइंट की बुक से, और अपनी डायरी में लिख लिया। मान लीजिए इस डायरी में या इस वर्किंग पेपर में लिख लिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो वर्किंग पेपर है वो किसका माना जाएगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये सीए साहब का माना जाता है, जो अंकेशक होता है उसका माना जाता है। भले ये मुवक्किल के आंकड़ों से लिया गया हो, तो मुवक्किल ऑब्वियस सी बात है यही लॉजिक देगा कि ये साहब आपने जो डेटा है वो मेरे डॉक्यूमेंट्स में से उठाया है, इस पर मेरा हक है, आप इसे ना ले जाओ। पर नहीं, ये इस पर सीए का हक माना जाता है, अंकेशक का हक माना जाता है। तो ये अंकेशक के स्वामित्व में होते हैं, ये सही है। और ये अंकेक्षण के कार्यालय में अंकेशकों में परिवर्तन तक रखे जाते हैं, जब तक ये चेंज नहीं हो जाता तब तक रखे जाते हैं। इसको, ये गलत है वैसे, मतलब सीए उसको अपने पास हमेशा रख सकता है, जिस क्लाइंट की उसने ऑडिट की है उससे रिलेटेड आंकड़े वो हमेशा अपने पास रख सकता है। अब बात यह है कि ए भी सही है, सी भी सही है, लेकिन सी ज़्यादा सही है, सी ज़्यादा सही है। कई बार मैंने हमेशा कहा है कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सही और ज़्यादा सही में से। अगर ऑप्शन आए तो ज़्यादा सही है कि वर्किंग पेपर जो होते हैं उन पे जो ऑडिटर होता है उसकी ओनरशिप होती है, उसका स्वामित्व, ओन्ड बाय द ऑडिटर्स। चलिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से एक अंकेक्षण कार्यपत्रक रखने का लाभ नहीं है। आप देखेंगे इतने क्वेश्चन वर्किंग पेपर पे क्यों आ रहे हैं, तो ये टॉपिक ही क्या है, वर्किंग पेपर्स एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो ये अंकेक्षण के नियोजन और निष्पादन में सहायक है, तो बिल्कुल सही है। अगर आपका वर्किंग पेपर होंगे तो आप बिल्कुल प्लान कर पाओगे। पुराने वर्किंग पेपर से भी आपको आइडिया मिलता है, डे टू डे वर्किंग पेपर से भी आपको आइडिया मिलता है कहाँ तक काम हो गया, अब आगे क्या करना है, तो आपको ऑडिट एग्जीक्यूट करने में मदद मिलती है। तो ये तो लाभ है, तो ये यस हो गया। अंकेक्षण निष्पादन में अंकेशकों की राय की पुष्टि का प्रमाण प्रदान करना, ये भी हाँ है। मतलब अब आप समझो, आपने ऑडिट की, आपने वर्किंग पेपर्स बनाए, वर्किंग पेपर्स में आपने सारे साक्ष्य कलेक्ट किए, तो इन्हीं साक्ष्यों के आधार पे ही तो आप अपनी रिपोर्ट दोगे। ठीक है भाई, आप रिपोर्ट दोगे कि भाई कंपनी के खाते सही रखे हुए हैं या गलत रखे हुए हैं, जो भी है जैसा भी है, तो आप रिपोर्ट किस बेसिस पे दोगे? साक्ष्यों के बेसिस पे। साक्ष्य कहाँ से लाए आप? साक्ष्य जो आपने वर्किंग पेपर्स गैदर किए, वर्किंग पेपर्स में जो चीज़ें नोट की, हाईलाइट की, वहीं से तो गैदर करोगे। तो ये आपकी रिपोर्ट को एक तरह से अनुप्रमाणित करते हैं, आपके रिपोर्ट को सपोर्ट करते हैं। आप रिपोर्ट केवल देने को तो क्या है, सीए बिना ऑडिट किए भी तो रिपोर्ट दे सकता था, और एक कंप्यूटर से ही तो निकालना होता है कि हाँ इनके खाते ओके हैं, लेकिन आपने क्या कैसे दिया? तो इसके लिए आपके पास वर्किंग पेपर होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो ये आपकी रिपोर्ट को पुष्ट करता है, कंफर्म करता है, बैक करता है। सॉरी। कार्यपत्रकों के परीक्षण से वरिष्ठ लोगों द्वारा अंकेक्षण कार्य का पर्यवेक्षण करना, बिल्कुल सही बात है। वर्किंग पेपर देख देख के, जैसे काम करने गए जूनियर, उनको उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं सीनियर्स, तो वो देखते रहते हैं कितना काम वो करके लाए हैं, कौन सा आंकड़ा वो लेके आए हैं, कौन सी कैलकुलेशन वो नहीं लेके आए हैं।
प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या चल रही है, तो सीनियर्स द्वारा जूनियर्स पे या जो असिस्टेंट वहाँ जाते हैं उन पे सीए साहब का कंट्रोल रहता है। वर्किंग पेपर्स देख के ही सीए साहब समझ जाते हैं कि कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है। और लास्ट रहता है कार्यपत्रक से मुवक्किल के स्टाफ पे नैतिक नियंत्रण होता है। तो देखिए वर्किंग पेपर का वहाँ के स्टाफ से कोई लेना देना नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। हम सीए हैं, एक हमारा क्लाइंट है और ये वहाँ उस क्लाइंट के यहाँ जो मान लीजिए ये 5 कर्मचारी काम करते हैं, तो इसके वर्किंग पेपर बनाने से इनके मोरल पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ऑडिट से पड़ता है। ऑडिट होने से क्लाइंट के मोरल पे फ़र्क पड़ता है, उनमें एक सावधानी का सेंस आता है कि हमारी ऑडिट हो सकती है, तो वो जांच का वो सोच समझ के कार्य करते हैं। तो उनके ऊपर एक मॉरल दबाव रहता है, एक नैतिक दबाव रहता है ऑडिट से। बाकी ऑडिट के वर्किंग पेपर से इनके क्लाइंट पे कोई फ़र्क नहीं, क्लाइंट के स्टाफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो लिखा है ना कि मुवक्किल के स्टाफ पे मॉरल कंट्रोल होगा, तो ये नहीं होगा। तो सर क्वेश्चन क्या था भाई द वे कि ऑडिट वर्किंग पेपर के क्या बेनिफिट हैं। ऑडिट एग्जीक्यूट करने में आपको मदद मिलती है, हाँ। आपकी रिपोर्ट को ये कंफर्म करता है, हाँ। इससे सीनियर्स जूनियर्स पे कंट्रोल कर पाते हैं, हाँ। लेकिन लास्ट वाला गलत है। ओके, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ बट होप आपको समझाने की कोशिश है सारा। अंकेक्षण कार्यपत्रक संपत्ति है, ये क्वेश्चन बड़ा सरल है, आप खुद ही लगाइए। ये उस ओनर की जिसकी आप ऑडिट कर रहे हैं उसकी संपत्ति है, ये गवर्नमेंट की संपत्ति है, ऑडिटर की संपत्ति है, आईटी डिपार्टमेंट की है, तो ये ऑडिटर की संपत्ति है। ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर्स। बिल्कुल दीवार पे, मस्तिष्क की दीवार पे लिख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी अंकेक्षण साक्ष्य न्यूनतम आकर्षक है। देखिए आप सबूत कलेक्ट करने जाते हैं, मान लीजिए कि आप पुलिस वाले हैं, कोई क्राइम सीन है, क्राइम हो गया है, तो आप उसके सबूत कलेक्ट करते हैं। तो कुछ तो एविडेंस ऐसे होते हैं जो बड़े मजबूत एविडेंस होते हैं, कुछ छोटे मोटे साइड एविडेंस होते हैं जिनकी इतनी रेलेवेंस नहीं होती, शायद कोर्ट में उनको प्रूव करना दिक्कत होगा या कोर्ट में आप उनको साबित नहीं कर पाएंगे या जज साहब नहीं मानेंगे है। तो जैसे पुलिस वाले सबूत इकट्ठा करते हैं वैसे ही हम भी सबूत इकट्ठा करते हैं। अब आपके सामने आ रहे हैं अंकेशक द्वारा निरीक्षित विक्रय बीजकों की कार्बन प्रतिलिपि। तो आप छोड़ दीजिए पहले को, सेकंड पढ़ते हैं। देखो अगर आपको क्लाइंट ने बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाए हैं, तो बैंक स्टेटमेंट तो बैंक कह रहा है और बैंक एक्सटर्नल एविडेंस है, तो बैंक वाला जो एविडेंस है वो मजबूत एविडेंस है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सटर्नल है, तो वो एक मजबूत और रिलायबल एविडेंस है, ठीक है। सेकंड, ऐसे विलेख जो अंकेक्षण द्वारा तीसरे पक्षकारों से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया। तो ऑडिटर ने अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी से खुद ने कंफर्म किया है, जैसे लोन वाले से हमने पूछ लिया कि लोन है क्या, कितना बाकी है, कितने महीने का ब्याज बाकी है, डेटर से पूछ लिया कितने बिल बाकी चल रहे हैं, क्रेडिटर से पूछ लिया आपका कौन सा बिल बाकी चल रहा है। तो जहाँ थर्ड पार्टी से खुद हमने डायरेक्ट कंफर्म किया है, तो वो भी एक्सटर्नल एविडेंस है और वो मजबूत और रिलायबल एविडेंस है, वहाँ हमें गुमराह नहीं किया जा सकता। अगर ऑडिटर ने खुद ने ही कुछ कैलकुलेशंस किए हैं, टेस्ट चेकिंग किए हैं, रूटीन चेकिंग की है, खुद ने कैलकुलेशंस किए हैं, तो फिर तो आप भरोसा करेंगे तो ये रिलायबल सोर्स हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो, अगर आपको सेल जो वाउचर्स होते हैं उनकी कार्बन कॉपीज़ मिली है, तो अब आप देखो सेल बुक कहीं वो क्या बोलते हैं, बिल बुक जो होती है जिसमें सेल आप काटते हो, यानी सेल करने के बाद जो आप बिल बनाते हो वो तो आपके घर की बुक है। आपने हो सकता है 200 सेल की हों और केवल 100 ही बिल काटे हों, या फेक दिखाने के लिए 100 सेल्स करी हों, 150 बिल काटे हों, और वो भी ओरिजिनल बिल तो आपका होंगे नहीं। ओरिजिनल बिल तो आप क्या आपका क्लाइंट बोलेगा कि कस्टमर को दे दिए, और आपके पास तो कार्बन कॉपीज़ ही है, ठीक है। तो उस पर आप कितना विश्वास कर सकोगे, बहुत कम, क्योंकि एक तो ये इंटरनल एविडेंस है, और दूसरा अगर आपको किसी चीज़ का एक तो ओरिजिनल बिल मिले और एक फ़ोटोकॉपी मिले, तो आपको पता है ना आजकल कितना चल रहा है, अब तो एआई के ज़माने में आ गए हैं, हंसते हुए आदमी को रोता हुआ दिखा देते हैं, रोते हुए को हंसता हुआ दिखा देते हैं। तो कार्बन कॉपीज़ पे तो आप कितना ही भरोसा कर सकते हो। तो एक तो वो इंटरनल एविडेंस है और दूसरा वो कार्बन कॉपी है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग या विश्वास प्रदान करने वाला नहीं है, तो वो न्यूनतम आकर्षक है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो न्यूनतम आकर्षक है। मैं आपको एक ऑडिट का सेंस या अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूँ, होप आप समझ रहे होंगे। बाकी जो तीनों थे ना ब से अदय में, वो मजबूत वाले एविडेंसेस। ठीक, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर लगातार अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड, खास करके कॉमर्स से कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता, आप ये बात जानते हैं, और वहाँ बेल आइकन होता है उसको आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। अंकेक्षण कार्यपत्र यानी ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर अ लिंक। ये जो वर्किंग पेपर्स होते हैं वो कड़ी होते हैं, किसके बीच की, ये ग्राहक के अभिलेखों और अंकेक्षित खातों के बीच की कड़ी होते हैं,
ये ऑडिट साक्ष्य और ऑडिट रिपोर्ट के बीच की कड़ी होते हैं, ये ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लान व ऑडिट प्रोग्राम के बीच की कड़ी होते हैं, या ये आंतरिक अंकेशक व संविधिक अंकेशक के बीच की कड़ी होते हैं। आराम समझिएगा, रट्टे के जोर पे नहीं होते, कुछ चीज़ें समझनी पड़ती है। तो देखो, आपको ग्राहक के रिकॉर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है वो अनऑडिटेड होते हैं, मैं नहीं कहूँगा कच्चे होते हैं, वो तैयार होते हैं लेकिन उनकी जांच नहीं हुई होती है, ठीक है। फिर हम वहाँ पहुँचते हैं, हम उनकी जांच करने लगते हैं, जो की पॉइंट है उनको नोट करते हैं, उनको नोट करते हैं कहाँ पे नोट करते हैं, वर्किंग पेपर्स में। वर्किंग पेपर में हमारी परमानेंट फाइल होती है और अपनी करंट फाइल होती है, ठीक है, ओके। तो हम उनको वर्किंग पेपर में नोट करते हैं। वर्किंग पेपर में नोट होने के बाद, यानी एविडेंस कलेक्ट होने के बाद, हम ऑडिट रिपोर्ट देने की सिचुएशन में आ जाते हैं, उनके अकाउंट्स ऑडिटेड कहलाने की सिचुएशन में आ जाते हैं। तो यानी रिकॉर्ड्स या कह लें अकाउंट्स, और एक शब्द होता है ऑडिटेड अकाउंट्स, यानी जिन खातों की जांच हो चुकी है, इनके बीच की कड़ी होते हैं कौन, वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर नहीं होंगे तो आप कह नहीं सकते कि खातों की जांच हो गई या नहीं हो गई। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन होता है और एक आंसर होता है, आप सोचो क्वेश्चन और आंसर के बीच में क्या होता है। क्वेश्चन आपको मिलता है, आंसर आप निकालते हो, बीच में होती है कुछ कैलकुलेशन जो आप करते हैं, ठीक है, और वो कैलकुलेशन आप कहीं ना कहीं तो करेंगे, किन पे करेंगे, वर्किंग पेपर्स पे करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन और आंसर के बीच में कैलकुलेशंस होती हैं, वैसे ही अकाउंट्स और ऑडिटेड अकाउंट्स के बीच में होते हैं वर्किंग पेपर। तो ग्राहक ने जो आपको खाते उपलब्ध कराए और जो अकाउंट्स आपने ऑडिट करके दिए, उसके बीच की कड़ी होते हैं वर्किंग पेपर। बाकी इंटरनल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बीच में क्या होता है वगैरह, ये बाकी ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये बाकी सारे ऑप्शन तो काम के नहीं है, पहला ऑप्शन ही ढंग का है। लेकिन रट्टा नहीं लगाना है, समझना है, ठीक है। ग्राहक आपको खाते देता है, आप उनको अंकेशित करते हो, बीच में होते हैं वर्किंग पेपर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सतत हित वाली सूचनाएं रखी जाती है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में देने का पर्पज़ ये है कि अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी में पढ़ें, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ें। देखो ऑप्शंस क्या क्या हैं, कहता है क्वेश्चन ये है कि कंटिन्यूअस रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो लगातार आपके लिए रेलेवेंट है, लगातार आपके लिए काम की है, वो कहाँ रखी जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है वो एक परमानेंट फाइल में रखी जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि वर्किंग पेपर्स के दौरान आप जो भी डेटा गैदर करोगे, जो भी कैप्चर करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो वो या तो आप परमानेंट फाइल में मेंटेन करोगे, परमानेंट ऑडिट फाइल में, पिछले वीडियो को भी देख लीजिएगा, या आप मेंटेन करेंगे उसे करंट ऑडिट फाइल में। क्योंकि कोई सूचना ऐसी है जो लगातार काम की है तो उसे आप परमानेंट फाइल में स्टोर करना। अगर आपको लगे वो इस साल के लिए काम की है, जैसे 2022 के लिए काम किया है, तो आप उसे 2022 की फाइल में रखना। अगर आपको लगे 2023 के काम किया तो 2023 वाली फाइल में रखना, यानी उनको तो आप करंट वाले में रखना। जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गए या उस चालू वर्ष का ट्रायल बैलेंस होगा, उनको तो आप करंट में रखना। और कुछ डेटा जो लगातार आपके काम आएगा वो आप रखेंगे परमानेंट फाइल में। जैसे आपके लीज एग्रीमेंट हो गए, डेट एग्रीमेंट हो गए, आपके एमओए हो गए, एओए हो गए, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको रखनी चाहिए कहाँ, परमानेंट फाइल में, स्थायी अंकेक्षण फाइल में। होप आपको समझ में आ रही है बातें, बी आंसर रहा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षण कार्यक्रम की हानि है। तो देखिए हमारी ऑडिट सिस्टमैटिक हो, कुछ भी छूट ना जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बना लेते हैं। जो ऑडिटर होता है वो अपने स्टाफ के साथ मिलकर एक प्रोग्राम बना लेता है, ठीक है। लेकिन उस प्रोग्राम के जहाँ कुछ फ़ायदे हैं, अगली स्लाइड में मैं फ़ायदे नुकसान दोनों बताऊंगा, जहाँ उसके कुछ फ़ायदे हैं वहीं उसके कुछ नुकसान भी हैं। तो ये कहता है कि अंकेक्षण कार्यक्रम से कठोरता आ जाती है, यानी फ्लैक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो एक हद तक ये बात सही है कि आपके जो ऑडिट प्रोग्राम होता है तो एक उसके अंदर कहें रिजिडिटी आ जाती है। नए क्षेत्रों की उपेक्षा, भाई आप अपने स्टाफ को ऑडिट प्रोग्राम बना के दे दोगे, ठीक है, तो वो जो जो बताया गया है वही काम करेंगे। एकदम से उनके सामने कोई नई स्थिति परिस्थिति आई तो हो सकता है कि वो उस पर ध्यान ही नहीं दे कि ये तो हमें साहब ने बोला ही नहीं, ठीक है। बात समझिए, सीए साहब हैं और ये उनके जो यहाँ काम करते हैं, जिनको आरटी क्लर्क बोलते हैं, जो सीए की पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, या उनके यहाँ असिस्टेंट होते हैं, या उनके यहाँ और तरह के एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो ये लोग जब ऑडिट करने जाते हैं, अगर इनको बना बनाया चीज़ दे दिया जाए, सपोज करो आपको कोई नक्शा दे दिया जाए, अब आपको आप नक्शे के भरोसे बड़े जा रहे हो, एकदम से कोई नई सी चीज़ आई तो आप बोलेंगे यार नक्शे में तो ये है ही नहीं, तो प्रोग्राम में तो ये है ही नहीं, तो आप नए क्षेत्रों की उपेक्षा करते हो, ये भी कार्यक्रम की हानि है। यंत्रबद्ध कार्य, बिल्कुल ये मैकेनिकल हो जाता है, बिल्कुल आप मशीनी स्टाइल में काम करते हो, ठीक है। तो जब ऑडिट प्रोग्राम होता है, इसके फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन इसकी कुछ बुराइयां भी हैं कि आपके अंदर इनिशिएटिव नहीं आता, पहल करने की भावना नहीं आती।
आप बिल्कुल एक मशीनी या रोबोटिक अंदाज में कार्य करते हैं, तो ये सारी की सारी अंकेक्षण कार्यक्रम की हानियाँ हैं। लेकिन आप इसको खारिज मत कर देना। इसका किसी चीज़ में कमियां या सीमाएं होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझना, व्यू पॉइंट के हिसाब से समझना ज़रूरी होता है कि किसी हर चीज़ अपने आप में कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता। हर चीज़ के अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं, हर घटना के अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं, ठीक है। बस किसी में फ़ायदा ज़्यादा, किसी में नुकसान कम, लाइक इस तरह की चीज़ें होती हैं। खैर, बाय द वे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप इसे 2 मिनट सुन लीजिए, काम का है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एडवांटेज क्या है? हेल्प्स इन एस्टिमेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अगर आपका ऑडिट प्रोग्राम होगा तो आप आराम से काम को बांट पाओगे। भाई, कैश बुक आप देखोगे, बैलेंस शीट आइटम्स आप देखोगे, लाइब्रेरीज को आप देखोगे, ऐसे करके काम का बंटवारा हो जाता है। इससे फिर क्या होगा, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो। कल को कैश बुक में काम पूरा नहीं हुआ तो आप उस बंदे को, जिसको आपने कैश बुक का काम बोला था, आप उसे बोलोगे, तो आपको सबको बिठा के डांटने की जरूरत नहीं है कि काम क्यों नहीं हुआ। हेल्प्स इन फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग में भी मदद मिलता है। आपने इस साल के लिए ऑडिट प्रोग्राम बना लिया, अगर आपका सक्सेसफुल गया तो अगले साल आप उसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर लीजिए। सर्व्स एज अ गाइड। ये बिल्कुल आपके लिए गाइड मैप या रोड मैप की तरह काम करता है कि आपको क्या क्या काम कब कब करना है, कब शुरू करना है, कब खत्म करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा। वैल्यूएबल एविडेंस। इससे क्या होता है, जब आप प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन लेके अच्छे से प्रोग्राम बनाइए, तो आप सारा एविडेंस बेटर तरीके से कलेक्ट कर पाएंगे। एक तो ये होता है कि आपने काम शुरू कर दिया, विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्रोग्रामिंग आपने काम शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि आप कुछ एविडेंस लेना भूल जाएं। और एक अगर आपका सिस्टमेटिक तरीका है तो आप बहुत सही से एविडेंस कलेक्ट करेंगे। यूनिफॉर्मिटी, काम में समानता बनी रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हौच पौच कुछ भी हो रहा है, ट्रायल एंड एरर हो रहा है, आज इस तरीके से कैश बुक को चेक कर लिया, कल वैसे कर लिया, नहीं। आपके पास एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, एक यूनिफॉर्मिटी होती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। अगर आपका कोई बंदा चला गया तो अगले को शुरू से काम समझाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तक का काम उसने कर ही लिया होगा, प्रोग्राम के थ्रू पता होता है उसने कब तक कितना काम कर लिया होगा, बाकी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन रखने में बहुत आराम रहता है, क्योंकि आपको जब जो सूचना चाहिए वो उस तरह से आती रहेगी। कोई आपको बैंक की सूचना ला के दे देगा, कोई लाइब्रेरीज की, कोई कैसे, तो एक कोऑर्डिनेशन अच्छे से रहता है मामला। अब डिसएडवांटेज क्या है, जैसे कहा कि ये काम मशीनी तरीके से हो जाता है, क्योंकि ये ठीक वैसे ही है। एक तो होता है जैसे एक बच्चा होता है वैसे ही पढ़ाई करता है, ठीक है, और एक होता है जो टाइम टेबल बना के पढ़ाई करता है। तो टाइम टेबल वाले पढ़ाई के अपने फ़ायदे हैं, उससे कोर्स टाइम पे होता है वगैरह वगैरह, लेकिन उसका नुकसान भी है। नुकसान ये है, अब उसको 7 से 8 इंग्लिश ही पढ़नी है। अब 7 से 8 में हो सकता है उसका इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं हो, कुछ काम आ जाए, लेकिन नहीं, अगर टाइम टेबल को बहुत ही रिजिडली फॉलो किया जाए, बहुत ही कट्टर तरीके से फॉलो किया जाए, तो अब तो 7 से 8 तेरे को पढ़ना ही है, 10 से 12 तेरे को कॉमर्स पढ़नी है, 2 से 4 तेरे को ज्योग्राफी पढ़नी है। तो अगर आप टाइम टेबल बांध दोगे तो वो बहुत मैकेनिकल या मशीनिकल काम हो जाता है। वर्क क्वालिटी नहीं रहती है, बंदा अपना दिमाग लगाता ही नहीं है। वो आता है कि मेरे को सेठ जी तो क्या, मुझे सर ने सी ए बॉस ने ये काम दिया है, मुझे ये काम करना है। वो ज़्यादा अपनी तरफ से इनपुट्स नहीं डालता, ठीक है, इनिशिएटिव्स नहीं लेता, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने कहा रिजिडिटी, यानी वो आ जाता है, यानी कठोरता आ जाती है। ये कठोरता तो क्या है, इसको बोलते हैं रूखापन आ जाता है। अब आपको यही यही करना है, ऐसे ऐसे फॉलो करना है। इनसफिशिएंट स्टाफ के लिए एक तरह से शेल्टर का काम करता है। जैसे कोई उनके सामने नई प्रॉब्लम भी आ जाएगी, या कोई नया आ गया प्रॉब्लम, तो वो बोलेगा, या उसको काम ही बता दिया। सपोज करो कि हम सीए ने किसी बंदे को काम बता दिया 1 2 3 4, आपको ये 4 काम करने हैं, ठीक है, तो फिर वो 1 2 3 4 ही काम करेगा, उसको पांचों काम ज़रूरी भी लगेगा तो वो नहीं करेगा। तो एक तरह से इनसफिशिएंसी को मतलब उनको बढ़ावा मिलता है, जो इनएफिशिएंट बंदे होते हैं उनको बढ़ावा मिलता है। और ये जो है ना, ये जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनके लिए अनसूटेबल है। जो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा काम है, करके नक्की करो, ठीक है। एक बड़ा कोर्स होता है, जैसे एक बड़ा कोर्स होता है, बड़ा गोल होता है, तो आप उसके लिए प्रोग्राम बनाओ, प्लानिंग करो। लेकिन अब एक छोटा सा काम है, बाजार से आलू खरीद के लाने हैं, तो अब उसमें कौन सा प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है, जाओ खरीद लो, सिंपल है ना। तो नेक्स्ट इज लेखा परीक्षा कार्यक्रम होना चाहिए। तो अब जैसे मैंने कह दिया कि रूखा होता है, कठोर होता है, इससे कर्मचारियों में पहल की भावना नहीं होती, नए क्षेत्रों की तरफ ध्यान नहीं देते। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम जो होना चाहिए ना, वो लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी उसे आप चेंज कर सको। अब ऑप्शन में लचीला सी में भी आ रहा है, लेकिन सी में क्या लिखा है, मौखिक और लचीला। तो ऑडिट प्रोग्राम हमेशा लिखित में होना चाहिए, ठीक है, लिखित में होना चाहिए, लेकिन वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यानी अगर कोई चीज़ है जो अब काम की नहीं है, तो आपके अंदर उसके अंदर चेंज करने का मादा होना चाहिए कि आप उसको चेंज कर सके। कोई चीज़ नहीं उसके अंदर इंसर्ट करनी है तो कर सकें। अभी तो इतना चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो आपने हो सकता है कि एक्स संस्था का 2022 में ऑडिट किया हो,
लेकिन 2023 में भी आप उसी तरीके से ऑडिट करेंगे, इट्स नॉट नेसेसरी। आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और उसके अंदर नई चीज़ें डालने या हटाने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है पहले आपका कस्टमर मैनुअल सिस्टम पे चलता हो, अभी हो सकता है वो कंप्यूटराइज तरीके से अकाउंटिंग करते हो, तो आपको अपने तौर तरीके, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स चेंज करनी पड़ेंगी। तो आपका कार्यक्रम हमेशा लचीला होना चाहिए। एक ये लाइन है, ये हमेशा कही जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एन ऑडिट प्रोग्राम टू बी सर्विसेबल मस्ट बी इलास्टिक। यानी आपका ऑडिट प्रोग्राम काम करे, रिजल्ट देवे, तो दैट फॉर दैट इट शुड बी इलास्टिक। अगर आपको अंकेक्षण कार्यक्रम आप चाहते हो कि उपयोगी हो, उससे रिजल्ट निकल के आए, तो उसका लोचदार होना आवश्यक या कहें अति आवश्यक है। तो ये लाइन आप कस के याद रखिएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडिट प्रोग्राम तैयार करने के प्राथमिक उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अभी देखो लैंग्वेज को जबरदस्ती क्लिष्ट किया गया है, मुश्किल किया गया है। सीधा सीधा ही पूछ सकता था कि ऑडिट प्रोग्राम तैयार करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी प्राइमरी भाई आप प्रोग्राम बना क्यों रहे हो, त्रुटियों या धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए, ठीक है, गैप का अनुपालन करने के लिए। गैप क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये है ना, आपको जो आते हैं ना ये फुल फॉर्म्स, एक्रोनिम्स आते हैं या एब्रीविएशंस आते हैं, सॉरी, उसके बाद जब आप फुल फॉर्म याद करें तो आप अच्छे से याद किया करो। जैसे आप क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग है, अकाउंट्स नहीं है। अब वहाँ जब ऑप्शन देगा ना, तो वहाँ पे वो अकाउंट्स भी दे देगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंट्स प्रिंसिपल, और एक ऑप्शन आएगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तब आप बोलोगे यार ये क्या आ गया। तो आप है ना, तो जब आप याद करो तो आप उसको कस के याद करो, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब जैसे उसकी पॉलिसीज चिपका देगा, प्लान चिपका देगा, तो आप ध्यान रखिएगा ना, है ठीक है। तो ऑडिट में हम ये चाहते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है जिसके हम खाते ऑडिट कर रहे हैं, वो गैप्स को फॉलो करे। गैप को फॉलो करे मतलब अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल्स चल रहे हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करे, उन्हीं को गैप्स कहते हैं। गैप्स फॉलो होने चाहिए। पर्याप्त उपयुक्त सबूत इकट्ठा करने के लिए, तो वाकई में इसका आंसर यही है कि ऑडिट प्रोग्राम आप क्यों बनाते हो, क्योंकि आपको सबूत इकट्ठे करने हैं। अब सबूत इकट्ठे कौन करने हैं, थोड़े से नहीं, पर्याप्त, ताकि आप एक रिपोर्ट पे, एक जजमेंट कंक्लूजन पे पहुंच सको। इसलिए आपको पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठे करने हैं, और साक्ष्य भी सबूत के नाम पे कुछ भी इकट्ठा नहीं करना है, उपयुक्त जो रेलेवेंट हो वही इकट्ठे करने हैं। तो ऑडिट प्रोग्राम का मकसद ये है, होल एरिया को आप कवर करना चाहते हो, तो मकसद क्या है, आप एविडेंस कलेक्ट करना चाहते हो जो क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी के लिए वर्ड है उपयुक्त हो, रेलेवेंट हो, और क्वांटिटी के लिए पर्याप्त मात्रा में हो, बाकी सब भी होगा। अब जब ऑडिट प्रोग्राम बना लोगे तो ऑब्वियस सी बात है, कई क्षेत्रों में छुपी हुई त्रुटि, धोखाधड़ी आपको पता लगेगी। ये पता लग जाएगा कि क्लाइंट गैप्स फॉलो कर रहा है या नहीं। आप रिपोर्ट जो दोगे उसमें कितनी जोखिम है, आपकी राय के गलत होने के या सही होने के क्या चांसेस हैं, आप उसको कैलकुलेट कर पाओगे, कम से कम मन में तो समझ ही पाओगे। ये बातें सारी सही है, लेकिन पूछा क्या था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप सोचो आपने ऑडिट प्रोग्राम क्यों बनाया, आप खुद सोचो, चलो आपने टाइम टेबल बनाया तो क्यों बनाया। टाइम टेबल में एंड में आपका लक्ष्य था कि हमारा कोर्स समय पे पूरा हो जाए, ठीक है। एक बात बता दूं, अगर जो भी सक्सेसफुल स्टूडेंट होता है ना, उसकी एक खासियत जरूर होती है कि वो टाइम टेबल जरूर बनाता है। ये बात भी जरूर है कि टाइम टेबल बनता ही टूटने के लिए है, पीछे जाके वो टूटेगा, लेकिन टाइम टेबल बनाना है, बना के ही चलना है। हर बार रियल में कोर्स पूरा होने से पहले आपके पेपर्स में वो कोर्स टाइमली पूरा होना ज़रूरी है। उससे आपको पता लगता है कि मुझे कितनी स्पीड बढ़ानी है। कई बार क्या होता है, जो लोग टाइम टेबल नहीं बनाते ना, उनको ध्यान ही नहीं रहता, अभी और इतना कोर्स बचा हुआ है क्या, अरे यार रिवीजन तो मैं कब करूँगा, क्योंकि तूने पेपर्स पे नहीं लिया ना, तो अब वो धरातल पे भी नहीं होगा। तो पहले चीज़ को पेपर्स पे लेना पड़ता है, ठीक है। बिल्डिंग बनाने से पहले बिल्डिंग का नक्शा जैसे बनता है ना, वैसे ही ऑडिट करने से पहले ऑडिट प्रोग्राम बनता है। बच्चे को पढ़ाई करने से पहले टाइम टेबल बनाना चाहिए। जो ऐसा करता है डेफिनेट सक्सेस होता है। ऑडिट प्रोग्राम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर सकें। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको पक्का सा याद हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, लेखा परीक्षक की स्थायी वर्किंग पेपर फाइल में सामान्यतः शामिल नहीं होना चाहिए। तो पहला कोई बात तो क्या है कि ये परमानेंट वर्किंग पेपर्स की बात कर रहा है, परमानेंट पे ध्यान दीजिएगा। तो परमानेंट फाइल में क्या नहीं होना चाहिए, ग्राहक के बैंक के स्टेटमेंट का सारांश, मुझे समझ नहीं आया। सेकंड, पिछले वर्षों के वित्तीय विवरण, तो बिल्कुल आपकी परमानेंट फाइल में लास्ट ईयर्स के पेपर तो होने ही चाहिए। जैसे अगर आप 2023 की ऑडिट कर रहे हैं, मान लीजिए 23-24 की ऑडिट कर रहे हैं, तो इससे पहले के नतीजे क्या थे, 22-23 के क्या थे, 21-22 के क्या थे, वो तो आपके पास होने ही चाहिए। जैसे इस साल का एग्जाम देख के जाते हैं तो एक बार प्रीवियस पेपर देख के जाते हो ना, वो वाला, ठीक है। अटॉर्नी के पत्र, मतलब
ओनरशिप किसके पास है, या पावर ऑफ अटॉर्नी किसके पास है, साइनिंग पावर किसके पास है। तो ये बार बार चूंकि चेंज नहीं होता ना, तो पावर ऑफ अटॉर्नी किसके पास है, उसको मुख्तारनामा बोलते हैं, वो किसके पास है, ये भी आपकी ऑडिट परमानेंट फाइल में होना चाहिए। जो लोन अग्रीमेंट है, डेट अग्रीमेंट है, लीज अग्रीमेंट है, वो भी क्योंकि बार बार नहीं होते, रोज़ रोज़ नहीं होते, उससे कंटिन्यू या तो खर्चा होता है, अगर लोन दे रखा है तो कंटिन्यू रेवेन्यू होगा, लोन ले रखा है तो कंटिन्यू खर्चा होगा। लीज एग्रीमेंट में या तो रेंट आएगा या जाएगा, और ये लगातार होगा, तो ये परमानेंट फाइल में होने चाहिए। तो ये 3 चीज़ें तो मैंने कहा कि आपके परमानेंट फाइल में होने चाहिए। अब आपके बैंक स्टेटमेंट तो साल के साल ही काम आएंगे। आप कभी बैंक से आपका काम पड़ेगा तो बोलेगा 3 महीने के स्टेटमेंट दो, तो पुराने जन्म के, या पुराने जन्म मतलब पुराने समय के साल, 2 साल 3 साल के पीछे का कोई मतलब नहीं है। वो बोलेगा लेटेस्ट 3 महीने के दो, लेटेस्ट 6 महीने के दो। तो आपका ये जो चीज़ है, जो बैंक स्टेटमेंट की समरी है, वो आपकी करंट काम की चीज़ है। वर्किंग पेपर में आपको इसको भी कलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये करंट वर्किंग पेपर से रिलेटेड है। अब एक बात बताओ, अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो ये क्वेश्चन देख के कुछ याद आया? अगर याद आया और ये याद आया कि ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी था, तो इसका मतलब है आप एक सिंसियर पढ़ाई करते हो। आप ऊपरली या ऊपर ऊपर से पढ़ाई नहीं करते हो, आप बहुत ध्यान से वीडियो सुनते हो, समझते हो, तैयारी करते हो। और अगर कुछ भी ध्यान नहीं आया, फिर अब आप देख लीजिए क्या है कि आपको किया हुआ क्वेश्चन, देखा हुआ क्वेश्चन दोबारा याद नहीं आता, तो फिर इसका मतलब प्रॉब्लम है। ठीक है, एक अंकेक्षण कार्यक्रम निम्नांकित के लिए बनाया गया कार्यक्रम है। जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वो किस लिए बनता है? अंकेक्षक के आने और जाने के लिए, रूटीन चेकअप के लिए, कंपनी की शाखाओं के निरीक्षण यानी ब्रांच विजिट्स के लिए या ब्रांच इंस्पेक्शंस के लिए, अंकेक्षण के चरणबद्ध कार्य के लिए। तो ऑडिट प्रोग्राम क्यों बनाते हो? कि आपकी ऑडिट चरणबद्ध रूप से यानी फेज्ड मैनर में प्रॉपर हो सके। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। जैसे मकान का नक्शा नहीं बनता कि पहले नींव भरी जाएगी, फाउंडेशन होगा, फिर दीवारें उठाई जाएंगी, फिर प्लास्टर होगा। तो पहले से पहले तय होता है कब बीम रखा जाएगा, जो भी होता है वो सब पहले से पहले तय होता है। तो फेज्ड मैनर में, किसी भी काम को फेज्ड मैनर में करने के लिए, चरणबद्ध रूप से करने के लिए कार्यक्रम बनाते हैं। एंड ऑडिट प्रोग्राम भी इसीलिए होता है कि हमारी कोई भी चीज़ है, जर्नी है, शुरू होगी, खत्म होगी, तो आपको प्रोग्राम तो बनाना पड़ेगा ना, किस स्टेप पे क्या होगा और कौन करेगा, कैसे करेगा, कितनी डेप्थ में करेगा। तो ठीक है, इसलिए बनता है। तो ये बहुत ही रूटीन बेसिक क्वेश्चन है कि वाई ऑडिट प्रोग्राम या व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम। नेक्स्ट इज, देखिए अब तक आपने ऑडिट प्रोग्राम के बारे में आज कुछ सुन लिया है। तो देखिए कि एक अंकेक्षण कार्यक्रम क्या होता है, मुख्यतः अंकेक्षण के चरणबद्ध कार्य के लिए बनाया गया कार्यक्रम होता है, समझ में आता है। अंकेक्षण कार्यक्रम एक लिखित योजना है जिसके आधार पर अंकेक्षक अपने कार्य की व्यवस्था का निर्धारण करता है। आप कार्य को बांटोगे तभी तो, भाई कोई काम है खुद तो सारा करेगा नहीं सीए, वो तो अब सीए भी हो गया, ठीक है, तो वो गाइड करेगा, तो एक काम को सिस्टमैटिक तरीके से बांटेगा। और अंकेक्षण के कार्यक्रम का उद्देश्य है एक निश्चित रूपरेखा तैयार करना, यानी एक रोड मैप तैयार करना, ताकि अंकेक्षक पूर्ण नियोजित ढंग से अपना काम यथासंभव निर्धारित समय में पूरा कर सके। अगर आप प्लानिंग करोगे तो ही, प्लानिंग करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे तो ही सिस्टमैटिक तरीके से एफिशिएंट ऑडिट टाइमली कर पाओगे। क्या बोला? सिस्टमैटिक तरीके से एफिशिएंट ऑडिट टाइमली कर पाओगे, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। ये सब प्रोग्राम बनाने के, और तुम्हारे लिए बोलूँ तो टाइम टेबल बनाने के फ़ायदे होते हैं। ठीक है, नहीं बनाओगे तो हो भी सकता है मंजिल पहुंच जाओ, हो सकता है नहीं पहुंचो। लेकिन सरकारी सेवाओं के मामले में मैं मानता हूं कि एक एग्ज़ाम और दूसरे एग्ज़ाम के बीच में जहां कम से कम 12 महीने का गैप होता है, तो केवल एक टाइम टेबल नहीं जैसी ज़रूरी चीज़ ना करके आप कई बार अपने आप को 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने पीछे कर लेते हैं। जबकि अगर आप बैठेंगे ना तो 2 घंटे में बन जाएगा, 4 घंटे में बन जाएगा। एक बार जब चीज़ कागज़ में पूरी होती हुई दिखती है ना, तो धरातल पे भी पूरी हो सकती है, अगर अपन दृढ़ता से उसको फॉलो करें। उसके बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, मैं जल्दी ही शॉर्ट ट्रिक्स की जैसे होता है ना, छोटी छोटी एक लिस्ट बनाऊंगा 1-1 मिनट की, वो भी आपको मिलेगी, तो शायद उससे आपको आइडिया मिलेगा। चलिए देखते हैं ना। जांच की एक लोचदार योजनाबद्ध प्रक्रिया ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाता है। अब ये एक परिभाषा है। अब बताना ही चाहता हूँ कि कई बार बहुत गंदे क्वेश्चन भी आते हैं। जनरली अपन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फैक्चुअल क्वेश्चन याद करके जाते हैं। अब कई बार ये परिभाषाएं आ जाती है, इसमें आपका मेरा कोई जोर नहीं है और याद ही करनी होती है। ठीक है, तो थोड़ी परिभाषाएं देखनी चाहिए। मेरा थोड़ा परिभाषाओं में हाथ तंग रहता है, खुद थोड़े मेरे को नियम भी संख्या वाइज
कम याद होते हैं, कम मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन मुझे से मतलब नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो करनी पड़ती हैं, तो कुछ परिभाषाएं हैं आपको याद करनी जानी है। तो अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है? अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है? ये एक लोचदार योजनाबद्ध प्रक्रिया है। ये बात कोहलर ने कही थी, पाउला ने कही थी, ऑर्थर डब्ल्यू होम्स ने कही थी, या डिक्सी ने कही थी? तो ये बात ऑर्थर डब्ल्यू होम्स ने कही थी। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि इसी ने क्यों कही थी, ऑर्थर डब्ल्यू होम्स ने। अब ये है कि कई ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स से चीज़ों को याद कराते रहते हैं, या कुछ मेमोरी ट्रिक्स होती हैं, उनसे आप इसका कुछ भी बना लीजिए। जैसे हो सकता है कि ऑथर ने ये बात कही थी, ऑथर मतलब लेखक ही होता है, तो लेखक ने ही ये बात की थी कि एक लोचदार योजनाबद्ध प्रक्रिया अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज अंकेक्षण कार्यपत्र संपत्ति है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन भी पिछले वीडियो में था, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने फिर कवर किया है। देखिए, आप मान लीजिए सीए हैं जो ऑडिट करने गया है, और ये आपका क्लाइंट है, ये उसके रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। आप जाते हैं, उसके रिकॉर्ड्स को जांचते हैं, उस रिकॉर्ड्स में से कुछ समरी निकालते हैं, कुछ एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, कुछ फिगर्स लेते हैं, कुछ बैलेंसेस नोट करते हैं। ठीक है, ये सारा आप करते हैं, ये सारा वर्किंग पेपर पे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, उनको अपनी तरह से हाईलाइट कर लेते हैं, स्टार मार्क कर लेते हैं। अब बात ये है कि ये वर्किंग पेपर्स हुए किसके? मुवक्किल ये कहेगा चूंकि ये सारा आपने डेटा लिया तो मेरे रिकॉर्ड से है, तो इस पर मेरा हक है। ये कहेगा नहीं, लिए तो मैंने हैं, मेरी कस्टडी में रहेंगे, मेरा हक है। सीए इंस्टीट्यूट कहेगा कि देखो सीए तो हमने बनाया है, और गवर्नमेंट कहेगी भैया तुम सब मेरे अंडर हो। तो इनमें से, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का ही है, तो अब किसके हैं ये ऑडिट वर्किंग पेपर्स, किसकी संपत्ति हैं? तो ये हमेशा याद रखिएगा कि इसे अंकेशक की संपत्ति माना जाता है, तो ऑडिटर्स प्रॉपर्टी माना जाता है। मुवक्किल हमसे रिक्वेस्ट कर सकता है, ऑर्डर नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि आप यहीं छोड़ के जाओ, ये कागज़ मैं आपको लेके नहीं जाने दूंगा, नहीं। ऑडिटर उसे अपने पास रख सकता है, और लगभग हमेशा रख सकता है, कानून द्वारा मांगे जाने पे, या अगर आपका क्लाइंट आपसे रिक्वेस्ट करता है, आपको ठीक लगता है तो आप दे सकते हो, नहीं लगे तो नहीं भी दो। ठीक है, चलिए इसके बाद है एक और ख़राब सा क्वेश्चन, डैश डैश अंकेक्षण मानक का संबंध अंकेशक प्रपत्रीकरण से है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे कौन सा ऐसे अप्लाई होता है? एस का मतलब स्टैंडर्ड है, ए का मतलब ऑडिटिंग है। कौन सा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अप्लाई होता है? जैसे अकाउंट्स में कैसे अकाउंट्स करना चाहिए, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, या अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं अकाउंट्स में। वैसे ही कैसे ऑडिट होनी चाहिए उसके लिए एसेज होते हैं। उस एसेज की ऑब्वियसली बात है नंबर है। तो एसे 200 ये बताता है ऑब्जेक्टिव के बारे में, कि इंडिपेंडेंट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, ऐसे 210 बताता है ऑडिट इंगेजमेंट के बारे में। ठीक है, आप वहाँ जाओगे, उससे तय करोगे कि भैया स्कोप क्या होगा वगैरह, आपका और उसका इंगेजमेंट होगा, वो आपको नियुक्त करेगा। उसके बाद ऐसे 220 ऐसे 220 का रिलेशन मुझे अभी एकदम ध्यान नहीं आ रहा, और ऐसे 230 है आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो अब ये इस तरह से आपको चीज़ें देखनी है। हाँ, ये ऐसे 220 होता है क्वालिटी कंट्रोल का। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। अभी तो इसका आंसर ऐसे 230 था, यानी क्वेश्चन ये था कि ऑडिट डॉक्यूमेंट्स कैसे मेंटेन करने हैं, क्योंकि वर्किंग पेपर वाला चैप्टर आपके कोर्स में है। ठीक है, तो वर्किंग पेपर यानी ऑडिट के डॉक्यूमेंट संभालना, तो कौन से संभालने हैं, क्या क्या कलेक्ट करने हैं, कैसे कैसे आप उसे रख सकते हो, कब तक आप अपनी कस्टडी में रखोगे, इसके बारे में विस्तृत रूप से ऐसे 230 के अंदर समझाया गया है। अब ऑब्वियसली बात है, ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लगेगा या बहुत टेक्निकल क्वेश्चन लगेगा, लेकिन जो सीए लाइन के बंदे होते हैं उनको तो इनको बहुत अच्छे से घोट के पी जाना होता है, इनको खास करके प्रैक्टिस में जाना होता है। हम काम चलाऊ याद कर सकते हैं, बट आप देखो ना, एक क्वेश्चन 3 नंबर का गैप क्रिएट करता है, और 3 नंबर से दुनिया इधर से उधर हो जाती है। और ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट में एक एक क्वेश्चन मानो, पूरे सब्जेक्टों में मान लीजिए आपके 12 सब्जेक्ट हैं, 12 सब्जेक्ट में एक एक क्वेश्चन भी ऐसा है जो आपको भीड़ से अलग कर लेता है, इन या आउट करता है, तो 12 या 36 नंबर होते हैं। 3 नंबर में ही मैंने कहा दुनिया बदल जाती है, 26 नंबर में तो मेरिट चेंज हो जाती है। आप पूरे जीवन कहाँ नौकरी करोगे वो ही तय हो जाता है, तो इसलिए हल्के में मत लीजिए, एक एक क्वेश्चन मैटर, एवरी क्वेश्चन मैटर्स। ठीक है, ये अब आप कुछ शीर्षक हैं, इनको आप देख लीजिए। ये मैंने इसलिए भी लिया क्वेश्चन कि इन चारों को याद करना
सीक्वेंस में भी है और लॉजिकल भी है। जैसे ऐसे 200 बताता है कि आपका स्वतंत्र अंकेक्षण का समग्र उद्देश्य क्या होता है। तो कैसे, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव डिफाइन होते हैं कि ऑडिट क्यों हो रही है, कौन करा रहा है, क्यों हो रही है। तो सबसे पहले उद्देश्य होते हैं। तो ऐसे 200 से गिनती शुरू है। 210 क्या बताएगा? 210, अब ऑब्वियस सी बात है, उद्देश्य तय हो गया तो फिर आप अंकेक्षण को नियुक्त करोगे, तो उसकी नियुक्ति की शर्तें होंगी कि, और उसमें भी बहुत सारी होती है कि एक ऑडिटर एक लिमिट से ज़्यादा ऑडिट्स नहीं ले पाता है, तो उसकी लिमिट होती है। लिमिट को देखते हुए वो स्वीकृति देगा, रेम्यूनरेशन तय होगा, स्कोप तय होगा। उसके बाद 220 में हाथों हाथ ही क्वालिटी कंट्रोल पे बात की गई है कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करोगे वो क्वालिटी ऑडिट करोगे। ऐसे नहीं बस एक ने आपको काम दिया और आपने बस उसको रिपोर्ट देनी है, आपने बस 50,000 फीस कोस ली उससे और कुछ भी रिपोर्ट दे दी, क्योंकि वो हो सकता है कि बहुत सारे यूज़र्स के साथ चीट करें। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ऑडिटर होता है वो एक तरह का पुल होता है। बहुत सारे लोग उसकी रिपोर्ट पे यकीन करते हैं, तो आप यूं ही रिपोर्ट मत दे देना। जैसे डॉक्टर है वो क्या यूं ही रिपोर्ट दे देता है क्या? नहीं, उस रिपोर्ट पे मरीज का जीवन और उसके परिवार वालों का पूरा जीवन या भविष्य निर्भर करता है। ऐसे ही ऑडिटर की रिपोर्ट यूं ही ना हो, तो क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर बात करता है ऐसे 220। ठीक है, तो देख लो, उद्देश्य तय हो गया, ऑडिटर अपॉइंट हो गया, क्वालिटी कंट्रोल अश्योर कर लिया। अब क्वालिटी कंट्रोल को अश्योर करने के लिए उसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है पड़ता है। क्या क्या करेगा, क्या क्या करेगा, तो कहीं तो लिखा होगा, तो वो ऐसे 230 में लिखा है। तो ये क्वेश्चन था, वो ऐसे 230 था, विच इज़ रिलेटेड टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, एक व्यवसाय में इसके कुशल कार्य को सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली कई जांचों और नियंत्रणों को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। आराम से क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यवसाय में, एक बिजनेस है, वो अच्छे से काम करे, कुशल तरीके से काम करे, इफेक्टिवली काम करे, उसके लिए आप कई तरह के चेक्स एंड कंट्रोल्स स्टैब्लिश करते हो। ठीक है, उसको आप क्या कहोगे? उसे हम कहेंगे सर इंटरनल कंट्रोल। ऑप्शंस वैसे क्या थे? इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, इंटरिम चेक। तो हम जो चेक्स एंड कंट्रोल स्टैब्लिश करते हैं उसे नाम दिया जाता है इंटरनल कंट्रोल। मैं अभी खूब सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। देखो, कोई भी संस्था है, ढंग से काम करे तो कुछ कंट्रोल स्टैब्लिश करने पड़ते हैं। जैसे मान लो हम कॉलेज में हैं, ठीक है, तो हमारे एक बायोमेट्रिक लगा रखी है, ताकि क्या रहता है कि हमारे आने का समय नोट हो जाए, जाने का समय नोट हो जाए। ठीक है, हमारे यहाँ मान लीजिए ऑफिस है, तो बिना रसीद के हम पेमेंट स्वीकार नहीं करते। हमको कोई पेमेंट करना है तो बिना स्वीकृति, मतलब पेमेंट तो बहुत पीछे की बात है, सबसे पहले कोई खर्चा करना भी है तो स्वीकृति लेते हैं। उसके बाद ज़रूरत होता है तो टेंडर मंगाते हैं, सबसे सस्ता वाला सामान देखते हैं, क्वालिटी वाइज ओके, और उसके बाद सस्ता सामान देखते हैं, फिर उसको ऑर्डर करते हैं, फिर स्टोर कीपर उसकी एंट्रीज करता है। कहने का मतलब क्या है कि बस यूं ही हवा में नहीं चल रहा है, एक सिस्टम है, सिस्टमेटिक तरीके से। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? द मैकेनिज्म, रूल्स एंड प्रोसीजर्स implemented by a company to ensure the integrity of financial and accounting information, promote accountability and prevent fraud। अब इसको आराम से आप शब्दों को तोड़ तोड़ के बढ़िया समझेंगे। इंटरनल कंट्रोल क्या है? एक मैकेनिज्म होता है, एक सिस्टम होता है। आप बहुत सारे नियम बना दोगे, बहुत सारे प्रोसीजर्स और पॉलिसीज बना दोगे, बहुत सारे स्टैंडर्ड सेट कर दोगे, वो सबको फॉलो करने हैं। ऐसा कंपनी क्यों करेगी? ताकि वहाँ के जो कार्मिक हैं वो निष्ठा से काम करें, ईमानदारी से काम करें। ठीक है, हमारे पास जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट हो या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जनरेट हो, वो रिलायबल, विश्वसनीय हो, सबकी जवाबदेही तय हो जाए। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदारी तय हो जाए, कल को कोई गड़बड़ रहे तो हम उसको कह सकें, और उसके बाद फ्रॉड फ्रॉड को रोका जा सके, इसके लिए इंटरनल कंट्रोल स्टैब्लिश हो। अब इंटरनल कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए क्या किया जाता है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ ताकि आपको इस चैप्टर की भूमिका समझ में आ जाए। इंटरनल कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले ड्यूटीज़ को सेपरेट किया जाता है। परचेज आप करेंगे, सेल आप देखेंगे, कैश का काम आप संभालेंगे। सबसे पहले हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार ड्यूटीज़ का सेपरेशन किया जाता है। उसके बाद समय समय पे इंटरनल ऑडिट कराई जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा, मान लीजिए 20 का स्टाफ है, और ठीक है, उनको पता है कि मैं सीए रहा हुआ हूँ, तो बाहर से तो ऑडिट होगी, जब होगी वो मुझे कह देते हैं 6 महीने के बाद या हर 2 महीने के बाद कि आप थोड़े खाते वाते देख लेना, स्टोर की एंट्री देख लेना, खास करके अकाउंट्स की एंट्री देख लेना, कैश बुक देख लेना, और मैं उनको चेक कर लेता हूँ, बिल वाइज मिला लेता हूँ। तो बाहर की ऑडिट होने से पहले घर में ही एक ऑडिट हो जाती है, तो वो इंटरनल ऑडिट कहलाती है। इसके अलावा थर्ड पार्टी यानी बाहर से भी ऑडिट करवाई जाती है। इसके अलावा रोज़ के रोज़ बैलेंस चेक होते हैं। रोज़ का रोज़ हम कैश बैलेंस देखते हैं कितना है, कैश बुक में कितना है, और जो हमारी तिजोरी है उसके अंदर कितना है। डॉक्यूमेंट्स की मॉनिटरिंग करते हैं, बिल वगैरह ओके हैं, उनके चालान लगे हुए हैं, ट्रेजरी गए नहीं गए। इसके अलावा सारे अकाउंट्स मॉनिटर किए, हमारे बिल रजिस्टर वगैरह मेंटेन है कि नहीं। तो ये सब क्या है?
ये सब एक इंटरनल कंट्रोल इस्टेब्लिश है कि कोई भी चीज़ लिखने से छूट ना जाए और कोई भी फालतू चीज़ लिखने में आ ना जाए। ये दोनों ही पर्पस होते हैं, तो ये इंटरनल कंट्रोल इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन थोड़ा था। अब है ये है कि आंतरिक नियंत्रण में शामिल है। इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स आंतरिक निरीक्षण, आंतरिक अंकेक्षण, उपरोक्त 1 व 2। ये क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ज़्यादा कस के याद कर लीजिए। मैं अभी आपको एक ग्राफिक्स बनाता हूँ। देखो, इंटरनल कंट्रोल एक बड़ी चीज़ है। इंटरनल कंट्रोल को आप अच्छे से याद कर लीजिए, और इसके 2 हिस्से हैं। इसका पहला हिस्सा है इंटरनल चेक और दूसरा हिस्सा है इंटरनल ऑडिट। तो ये क्वेश्चन कई तरह से घूम के पूछेगा, इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल क्या एक ही होता है? तो नहीं, एक ही नहीं होता है। इंटरनल चेक जो होता है वो इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट होता है। अभी आगे आने वाली स्लाइड में मैं ये भी समझा दूंगा कि इंटरनल चेक क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि आंतरिक नियंत्रण में बहुत सारे उपाय शामिल हैं, और उन उपायों के अंदर इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट भी शामिल हैं। मेनली ये 2 ही शामिल हैं। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये दोनों इसके अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट इज अब आंतरिक जांच क्या होती है और आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं। इंटरनल चेक क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है? देखो, इंटरनल चेक एक ऐसा सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, काम को पहले बांट देते हैं, और इस तरह से बांटते हैं कि ए पर्सन का काम बी पर्सन चेक कर ले, बी पर्सन का काम सी पर्सन चेक कर ले, इस तरह से। और इंटरनल ऑडिट तो मैंने बताया कि एक आध व्यक्ति को या कुछ लोगों की टीम बना दी जाती है जो कि सारे खातों की ऑडिट किया करती है इंटरनली, बाहर से नहीं आते। और जो इंटरनली ऑडिट करते हैं उनका सीए होना भी ज़रूरी नहीं है। मैनेजमेंट जिनको समझता है कि ये होशियार हैं, ये चेक कर सकते हैं, उनको इंटरनल ऑडिट का काम दे देते हैं। अच्छा, अब इससे पहले मैं आपको इंटरनल चेक में जैसे कह रहा है कि तरीका क्या होता है, एक व्यक्ति के काम की जांच दूसरा व्यक्ति करता है, और इंटरनल ऑडिट में एक ग्रुप होता है जो काम हो जाने के बाद चीज़ों की जांच करता है। इंटरनल चेक का मैं आपको रियल लाइफ टाइम एग्जांपल बताऊं तो जैसे कभी कभी आप है ना किसी अच्छी मिठाई की शॉप पे या नाश्ते की शॉप पे जाएंगे ना, तो आप उधर जाएंगे, नाश्ता ऑर्डर भी करेंगे ना, तो वो पहले बोलेगा एक पर्ची कटवा के लाओ। तो अब क्या हो रहा है, यानी इंटरनल चेक का मूल ये होता है कि सारा काम एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता, उसमें कामों को बांट दिया जाता है। सपोज करो एक ही व्यक्ति होता जो मान लीजिए कचौड़ी पैक भी कर रहा होता, पैसे भी ले रहा होता और उसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता। 3 काम है, कचौरी दे रहा है, ठीक है, और पैसे भी ले रहा है और उसकी अकाउंटिंग भी कर रहा है। अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में सारा काम होगा तो फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि वो दिन भर की 1000 कचौड़ियाँ बेचे तो वो 800 को ही एंटर करे। लेकिन अगर तीनों चीज़ें अलग अलग है, मतलब कैश लेने वाला बंदा अलग है, कचौड़ी पैक करने वाला अलग है, और उस कैश का फिर हिसाब रखने वाला व्यक्ति अलग है, तो फिर फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इंटरनल चेक में एक व्यक्ति का काम की दूसरे व्यक्ति द्वारा जांच की जाती है। इसमें काम के साथ साथ ही चेकिंग होती है। इंटरनल ऑडिट में जांच इंटरनल ऑडिट में भी होती है, लेकिन उसमें एक समय बाद, यानी महीने बाद 2 महीने बाद, एक वर्ड होता है जैसे पीरियोडिक, एक समय अंतराल पे जांच होती है। वो 1 महीना बाद हो सकता है, 6 महीने बाद हो सकता है। एक होती है परपेचुअल, परपेचुअल मतलब होता है लगातार। तो इंटरनल चेक में क्या होता है, एक व्यक्ति का काम की दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वतः और नॉन स्टॉप जांच होती रहती है। इंटरनल चेक का उद्देश्य है कि आपके अकाउंटिंग में और आपकी बुक कीपिंग में सटीकता एस्टैब्लिश हो। और इंटरनल ऑडिट में तो पूरा देखा जाता है, उसमें तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा आंतरिक जांच को कौन करेगा? आंतरिक जांच जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जो इनबिल्ट कर्मचारी हैं, वही करते हैं। और इंटरनल ऑडिट भी घर के ही लोग होते हैं, यानी संस्था के ही लोग होते हैं, लेकिन एक समूह विशेष होता है। और ऑब्वियस सी बात है, इंटरनल चेक में आपको अलग से तो कुछ हायर नहीं करना पड़ा, तो एक किफ़ायती सिस्टम है या सस्ता सिस्टम है। इंटरनल ऑडिट में हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को या उसकी टीम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दो, तो वो थोड़ा सा महंगा होता है। मेन आप ध्यान रखिएगा, तो आंतरिक जांच होता है ना, उसका मकसद होता है कि फ्रॉड हो ही ना, तो उसका मेन काम होता है रोकथाम। तो ये प्रिवेंटिव मेजर है। और जो आंतरिक जांच है ना, वो ये देखती है कि कोई फ्रॉड या एरर हो तो नहीं गया, अगर हो गया है तो उसका पता लगाना। ये दोनों चीज़ें अलग है। एक होता है देखो क्राइम का पता लगाना कि क्राइम किसने किया, और एक होता है क्राइम होने ही नहीं देना। तो जो इंटरनल चेक होता है, आंतरिक जांच होता है, उसका मकसद होता है फ्रॉड होवे ही नहीं, एरर होवे ही नहीं, कोशिश होती है। और इंटरनल ऑडिट होती है कि अगर हो गया है तो उसका पता करना, या हुआ तो नहीं है उसका पता करना। ठीक है, इसमें डेली का डेली रिपोर्टिंग होती है, और इसमें इंटरनल ऑडिटर में सारी बातें मैनेजमेंट से होती है। मैनेजमेंट ही उन्हें अपॉइंट करता है, मैनेजमेंट ही उनका रेम्यूनरेशन देता है, अगर अलग से देना है तो वो रिपोर्ट भी अपनी उसको देते हैं।
यही सारी बातें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, आप इसमें कंफर्टेबल हो तो इसको देख लीजिएगा, आप पॉज कर लीजिए और फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन है, एक आंतरिक लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक डैश डैश द्वारा तय किया जाता है। अगर आप इस पूरे वीडियो के 10 MCQ ना भी देखो ना, तो मैंने जो स्टार्टिंग के 2 में आपको आंतरिक नियंत्रण क्या होता है बताने की कोशिश करी, और उसके बाद जो आपने उन दोनों में अंतर देखा, इस पूरे चैप्टर में 3 ही शब्द बार बार गूंजेंगे, आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक जांच, आंतरिक अंकेक्षण। तो आप फर्स्ट और सेकंड को अच्छे से याद कर लेंगे तो शायद आपके 10 के 10 MCQ आप मेरे बिना समझाए ही लगा पाएंगे। फिर भी क्वेश्चन है, एक आंतरिक लेखा परीक्षक यानी इंटरनल ऑडिटर का पारिश्रमिक किसके द्वारा तय किया जाता है? तो मैंने कहा कि ये संस्था का ही कर्मचारी होता है, मैनेजमेंट ही उसको ऑर्डर करता है कि इंटरनल ऑडिट कर लो। कोई जैसे अपन यूँ समझो कि एक घर की सफाई करनी है तो एक तो घर के लोग करें और एक बाहर से अपन बुलाएं, तो यहाँ घर के ही व्यक्ति है जो जांच कर रहा है, तो मैनेजमेंट ही उसको तय करेगा, पारिश्रमिक भी मैनेजमेंट ही तय करेगा। इसमें शेयर होल्डर या गवर्नमेंट का या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी का कोई रोल नहीं है, मैनेजमेंट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक जांच प्रणाली के तहत, तो आराम से पहले क्वेश्चन सुनते, इंटरनल चेक की बात हो रही है। ओके, इंटरनल चेक, मेन एक ही शब्द है इंटरनल चेक, जहाँ एक व्यक्ति के काम की दूसरे व्यक्ति द्वारा जांच की जाए। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें कर्मचारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित की जाती है, एक कर्मचारी के काम को अन्य कर्मचारी द्वारा स्वचालित रूप से जांचा जाता है, तो ये तो बात है ही है, कर्मचारियों के बीच काम का विभाजन होता है। तो अब देखा जाए ना तो ये तीनों बातें हैं, मतलब मेन जो कोर हाईलाइट है वो तो यही है। लेकिन सबसे पहले देखो, इंटरनल चेक सिस्टम स्टैब्लिश कैसे होगा? जैसे मैंने कहा, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एक व्यक्ति सारे कार्य न करे। जैसे मैंने सेल्स का एग्जांपल दिया, कचौड़ी सेल का एग्जांपल दिया, तो उसमें सेल करने वाला, पैसे लेने वाला, अकाउंटिंग करने वाला, ये सब व्यक्ति अलग होने चाहिए। अगर परचेज डिपार्टमेंट की बात करें तो माल की ज़रूरत है, ये कहने वाला, माल मंगाने वाला, माल रिसीव करने वाला और पेमेंट करने वाला, ये सब अलग व्यक्ति होने चाहिए। आपको अभी ये लगेगा इतने व्यक्ति लगेंगे तो नौकरी कैसे? तो ये इंटरनल कंट्रोल ऑडिट ये बड़ी संस्थाओं की बात है, छोटी मोटी व्यक्ति तो एक ही व्यक्ति वन मैन शो होता है। ये बात ही बड़ी कंपनियों की चल रही है, और बड़ी कंपनियों में आपको पता है पैसा पब्लिक का होता है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, मैनेजमेंट अपना AC चैम्बर में बैठा होता है, तो नीचे ग्राउंड में काम सिस्टमैटिक हो। ठीक है, आप कभी डीमार्ट वगैरह से सामान परचेस करेंगे तो होगा क्या, आप सामान लेके आएंगे, बिलिंग अलग जगह पे होगी, उसके बाद सामान आप अलग जगह पे दिखाएंगे, उसकी अकाउंटिंग तो ये बाद में अलग से ही करते होंगे। कहने का मतलब है, इंटरनल चेक में सबसे पहले काम को बांटा जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, काम को बांटा जाता है, उनकी जिम्मेदारियां तय की जाती है कि भैया आपकी यहाँ तक की जिम्मेदारी है, बस उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको माल जमाना है, आपको माल सेल करना है, सबके काम बांट दिए जाते हैं। उसके बाद इस तरह से चाहे चीज़ें होती हैं कि एक व्यक्ति ने वो काम किया या नहीं किया, उसके काम की ऑटोमेटिक जांच होती रहती है। तो ये सारी की सारी आंतरिक जांच प्रणाली के तहत होता है। ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज, अब एक बार देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक, कि आंतरिक जांच के उद्देश्य क्या हैं, लेकिन इससे आपको बात भी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले इसका मेन उद्देश्य है अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। एरर और फ्रॉड में तो अंतर समझते हो ना, अगर गलती यूं ही हो जाए, निर्दोष तरीके से हो जाए तो एरर होता है, और गलती जानबूझ के मैन्युपुलेट करते हुए की जाए तो फ्रॉड की जाती है। यानी इंटेंशनल, इरादतन गलती को फ्रॉड कहते हैं, गैर इरादतन को अपन अशुद्धि कहते हैं। तो वो जल्दी से जल्दी पकड़ में आ जाए, वो जल्दी जल्दी पकड़ में आ जाए, ये होता है एक तो इंटरनल चेक का उद्देश्य। दूसरा क्या है, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स, एरर और फ्रॉड की संख्या को बहुत कम करना। ठीक है, अगर पहले से भी ज़्यादा, ये दूसरा सही है कि मतलब एरर और फ्रॉड हो ही ना, इसके लिए क्या किया जाता है, जो मैंने समझाया, वर्क का डिवीजन किया जाता है, और क्या किया जाता है, जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाता है। आया था ना पॉइंट, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके बाद इससे क्या होगा, इससे एंड ऑफ द ये होगा कि चूंकि एक व्यक्ति के काम की दूसरा व्यक्ति जांच करेगा, तो आपके अकाउंट जो है, वो आपका जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, वो रिलायबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए और लिखते हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमजोरी से कपट और अशुद्धि की जोखिम। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इवन आप पढ़ के ना भी गए हो तो कॉमन सेंस से कर सकते हो कि जहां अगर कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा, कंट्रोल सिस्टम कहाँ होता है, संस्था के अंदर होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मान लो हमारे यहाँ बायोमेट्रिक कॉलेज में लगी हुई है, तो हमारी अटेंडेंस क्या होती है, आने और जाने का टाइम नोट होता है। ठीक है, तो हमें डर लगेगा, डर लगेगा इन द सेंस हम समय पे आने और समय पे जाने की कोशिश करेंगे। सोचो बायोमेट्रिक ना होता तो क्या होता, सोचो हमारे कॉलेज में कोई म्यूनसिपल ना होता तो क्या होता, तो क्या हो रहा होता, शायद हम अपनी मर्जी से आ रहे होते, मर्जी से जा रहे होते, जब तक समझ में आता रुकते, जब तक समझ में आता चले जाते, ऐसा होता। तो जहाँ कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा तो वहाँ क्या होगा, वहाँ फ्रॉड और एरर की चांसेस होंगे, वो बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने यही कहा कि अगर कहीं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कमज़ोर होगा
तो वहाँ कपट और अशुद्धि की जोखिम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वृद्धि होगी, इंक्रीजेस होगी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जब ऑडिटर काम लेता है ना, किसी संस्था का ऑडिट करने का काम लेता है, तो सबसे पहली विजिट में वो सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल की प्रभावशीलता देखता है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें हम देखते हैं कि इंटरनल कंट्रोल है या नहीं, कंटिन्यूअस है या नहीं, और इफेक्टिव है या नहीं, वो देखता है। उसके बाद वो अपना ऑडिट प्लान बनाता है। खैर अभी क्वेश्चन अभी और आने बाकी हैं। वेल अगला क्वेश्चन है, आंतरिक नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। अब इंटरनल कंट्रोल को अप्लाई कौन करता है? तो मैंने कहा ना कि मैकेनिज्म कौन सेट करेगा, प्रोसीजर्स, रूल्स, स्टैंडर्ड्स, ये कौन तय करेगा? जिन बाकी लोग तो फॉलो करेंगे, तय कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा, ऑडिटर करेगा, स्पेशल इन्वेस्टिगेटर करेगा, ये सब लोग करेंगे। तो मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि देखो संस्था, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाता है, मतलब कंपनी, संचालक मंडल, संचालक जो चलाएगा, जो संस्था को अच्छे से चलाना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो इंटरनल कंट्रोल इस्टेब्लिश करेगा। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट, जो चीज़ों को मैनेज करता है, डैमेज करता है, मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, आंतरिक जांच का उद्देश्य है। ये जो इंटरनल चेक अपन ने किया, तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले इंटरनल चेक में स्लाइड देखी थी, जिसमें काम का विभाजन होता है, एरर के डिटेक्शन का प्रयास किया जाता है। तो इंटरनल जांच का क्या उद्देश्य होता है? धोखाधड़ी का शीघ्र पता लगाना। तो उसमें पहला पहला यही था, अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, ये है। कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाना, डेफिनेटली उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। उन पर नैतिक दबाव डालना। देखो, एक तो मैं, कोई बंदा हो जो बिल्कुल फ्री हो, उसको पता है कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, तो वो कैसे बिहेव करेगा? और एक बंदा जिसके ऊपर चेक होता है, ठीक है, कहना नहीं चाहिए बट यूँ ही समझो कि एक बच्चा है जिसके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, परिवारजन हैं, तो वो बच्चा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पलता है। मान लीजिए एक बच्चा है, भगवान की कृपा उसके ऊपर नहीं है, और वो बेचारा अनाथ है, और मान लीजिए अनाथालय में भी नहीं है, तो वो कैसे बड़ा होगा, आप समझ सकते हैं। तो एक ऐसे ही मैंने बिल्कुल अजीब सा ही एग्जांपल दिया, बट कहने का मतलब ये है कि अगर इंटरनल चेक सिस्टम होगा तो कर्मचारियों पे नैतिक दबाव होगा। उनको है पता कि मेरा जो काम है वो अगले बंदे के पास जाएगा, कोई बात होगी तो एक आध बार तो ढक लेगा, अगली बार सुना देगा या कंप्लेंट कर देगा। तो उनके ऊपर एक मॉरल प्रेशर रहता है कि हमें काम को सही से करना है। ठीक है, ओके, चलिए, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक जांच एक डैश डैश तरह का कार्य है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण एक डैश डैश तरह का कार्य है। तो मैंने ये बताया था कि आंतरिक जांच में आप कोशिश करते हो कि फ्रॉड और एरर हो ही ना, निरोधक काम वो चीज़ हो ही ना, तो वो तो एक प्रिवेंटिव तरीका का कार्य है। आंतरिक जांच एक प्रिवेंटिव यानी हो ही ना। और आंतरिक अंकेक्षण जो होता है, अगर हो गया है तो उसको ढूंढने की कोशिश करता है, या कोशिश करता है पता लगाने की कि हुआ तो नहीं है, तो वो एक डिटेक्टिव खोजी तरीका है। तो क्या समझ में आया कि आंतरिक जांच तो एक निरोधक प्रकार का कार्य है, जो चाहता है कि फ्रॉड एरर हो ही ना, और जो आंतरिक अंकेक्षण है वो आपका एक खोजी तरीका है, एक डिटेक्टिव मेजर है। तो ये बहुत आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि दोनों के कार्य की प्रकृति क्या है। इंटरनल, आपको लगेगा ऐसा दोहरा क्यों रहे हो इतना, बट मैं चाह रहा हूँ कि आपके अच्छे से दिमाग में उतर जाए। इंटरनल चेकिंग इज अ प्रिवेंटिव फंक्शन, वेयर एज द इंटरनल ऑडिट इज डिटेक्टिव फंक्शन, ढूंढने वाला। उसके बाद है आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक जांच, एक ही है या अलग है? तो मैंने जैसे कहा ना, ये है आपका इंटरनल कंट्रोल, आईसी, तो इंटरनल सी कर दें। अब ये है इसके अंदर इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। तो अब आप बताओ, इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक एक ही है क्या? नहीं, अलग अलग है क्या? तो आप कहेंगे हाँ है तो अलग अलग। लेकिन अलग अलग में सही क्या है कि आंतरिक नियंत्रण में आंतरिक जांच शामिल है, तो सी ज़्यादा सही है। अब इसमें बी भी सही है, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन आंतरिक जांच जो है वो उसी का एक पार्ट है, तो वो बहुत अलग नहीं हुआ, वो उसी का एक हिस्सा हुआ, तो इसलिए सी ज़्यादा सही है। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि एमसीक्यू में आप सारे ऑप्शन पढ़िएगा। कभी कभी आपको ए और बी पे आता है तो लगेगा सही है, मिल गया मिल गया, और हो सकता है उसका ऑल ऑफ द अबव आंसर हो, या उससे भी ज़्यादा बेटर अच्छा आंसर नीचे ऑप्शन में दिया हो। तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए। एक आध क्वेश्चन तो मैं मानता हूँ कि लगभग हर बच्चा थोड़ी सी जल्दीबाजी में गलत कर देता है, और फिर अगर एक आध दो नंबर से ही वो रह जाता है तो पछताता है। आपको कोशिश करनी है कि सॉरी, आपसे गलती ना हो, आपको ना पछताना पड़े, बाकी तो जो ईश्वर को मंजूर है वो होता है। तो आंतरिक नियंत्रण में, इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल चेक शामिल है, सी इसका आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आने जा रहा है, जल्दी वीडियो खत्म हो गया, होप जल्दी। डैश डैश में लेखांकन और प्रशासनिक नियंत्रण दोनों शामिल है, इसमें से किसके अंदर अकाउंटिंग कंट्रोल भी इनकॉर्पोरेट है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी है? तो वो है आंतरिक नियंत्रण में। इंटरनल कंट्रोल में
केवल ऐसा नहीं है कि केवल, हालांकि ऑडिट का वैसे अक्सर वास्ता उससे लेखांकन से होता है, क्योंकि पहले अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग की ही ऑडिटिंग होती है, ठीक है। लेकिन जो इंटरनल कंट्रोल है ना, वो अकाउंटिंग के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को भी देखता है, मतलब उसमें बिजनेस के सारे पहलू को देखा जाता है। जैसे मैंने कॉलेज का एग्जाम्पल दिया, तो आ, हर कहें कि पेमेंट रिसीव करने पे रसीद देना, हर खर्चे से पहले स्वीकृति लेना, ये सब थोड़ा अकाउंटिंग पार्ट की तरफ है। लेकिन जैसे हमारे आने जाने पे कंट्रोल करना, हमारी क्लासेस की प्रिंसिपल साहब मॉनिटरिंग करते हैं, वो होना, ये कुछ चीज़ें हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है। तो जहाँ कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जाता है, वहाँ अकाउंटिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, हर तरह के कंट्रोल इस्टेब्लिश किए जाते हैं, ताकि व्यवसाय के सारे पहलुओं पर नियंत्रण हो, पूरा व्यवसाय अच्छे से फंक्शन करे, ठीक है। एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ, आप ये इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन पढ़िएगा। इंटरनल कंट्रोल establishes the controls, policies, standards based on which a company's operation should be managed। इसमें क्या होता है, नियंत्रण स्थापित किए जाते हैं, नीतियां निर्धारित की जाती हैं, प्रमाण निर्धारित किए जाते हैं, ताकि एक कंपनी के जो कार्य हैं वो अच्छे से मैनेज हो सके। इसके बाद इंपॉर्टेंट आ रहा है, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज बट कवर्स द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें केवल वित्तीय और लेखांकन गतिविधियां ही शामिल नहीं है, इसमें संस्थान की सारी गतिविधियां शामिल है। क्वेश्चन है, आंतरिक नियंत्रण में शामिल है वित्तीय नियंत्रण, गैर वित्तीय नियंत्रण, दोनों और इंटरनल कंट्रोल क्या है, एक संस्था चाहती है कि संस्था ढंग से चले, स्मूथली चले, इफेक्टिवली काम हो, इसके लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं, बहुत सारे नियम नीतियाँ तय कर दी जाती है, एक मैकेनिज्म बना दिया जाता है। कोशिश क्या होती है कि वित्तीय नियंत्रण बना रहे, यानी जो पैसे का लेन देन है, लेखांकन वाला है, वहाँ पे भी नियंत्रण बना रहे, और जो बिजनेस के अदर एस्पेक्ट्स हैं वहाँ पे भी नियंत्रण बना रहे। तो आंतरिक नियंत्रण के माध्यम से आप वित्तीय नियंत्रण और गैर वित्तीय नियंत्रण यानी दोनों का प्रयास करते हैं। याद रखिएगा, इंटरनल कंट्रोल एक बड़ा वर्ड है। जहाँ तक ऑडिट वर्ड होता है, ऑडिट वर्ड का संबंध जनरली लेखांकन से होता है, क्योंकि लेखांकन का ही हम अंकेक्षण करते हैं। लेकिन इंटरनल कंट्रोल चूंकि संस्था स्थापित करती है संस्था को अच्छे से चलाने के लिए, तो वो सारे एस्पेक्ट्स कवर करती है। खैर, इसमें मैंने नई चीज़ और ऐड की है। अब आप सोचेंगे आंतरिक नियंत्रण से समझ नहीं आता कैसे स्थापित होता है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए सबसे पहला है कि ड्यूटीज़ का सेपरेशन किया जाता है, यानी सब में कार्य को बांटा जाता है। आप ये काम देखेंगे, आप स्पोर्ट्स देखेंगे, आप जैसे कॉलेज की बात करूँ तो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ देखेंगे, आप एनएसएस एक्टिविटीज़ देखेंगे, आप अकाउंटिंग का काम देखेंगे, आप स्टोर देखेंगे। तो ऐसे कामों को बांट दिया जाता है। उसके बाद है प्री अप्रूवल ऑफ एक्शन एंड ट्रांजेक्शन। कुछ भी काम होने से पहले हमें प्रिंसिपल सर से परमिशन लेनी होती है, लेनी होती है तो भी लेनी होती है। किसी मीटिंग में जाना है, कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना है, तो भी, तो मतलब चीज़ें उनकी नॉलेज में होती हैं, ठीक है। मतलब हर कोई अपनी मर्जी से आ रहा है जा रहा है, ऐसा नहीं चलता है। ऐसा मैं कॉलेज की संस्था में से हूँ इसलिए उसका एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। यानी किसी भी संस्था में एक नियंत्रण करने के लिए अप्रूवल का सिस्टम लिया जाता है कि आपको अनुमति लेनी होगी। सोचो अगर आप बैंक हैं तो बैंक में कार्मिक क्या अपनी मर्जी से छुट्टी करता है? नहीं, पहले वो अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा, छुट्टी वो दे सकता होगा तो देगा, क्योंकि उसे भी कार्य की व्यवस्था देखनी है। इसके बाद एक्सेस कंट्रोल, जैसे यूं ही कंप्यूटर स्टार्ट हो जाए ऐसा नहीं होता है, मतलब पासवर्ड वगैरह का नियंत्रण स्थापित किया जाता है। ऐसा कोई भी आएगा, स्टार्ट किया, कुछ भी फाइल को डिलीट किया, कॉपी पेस्ट किया, फॉरवर्ड किया, ऐसा नहीं होता है। तो एक्सेस कंट्रोल दिए जाते हैं। आप समझ रहे हैं ये सब क्या है? नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश है कि सूचनाएं लीक ना हो। फिजिकल कंट्रोल ओवर एसेट्स, दरवाजे जितने होते हैं उन दरवाज़ों पर लॉक लगाए जाते हैं। कैश और चेक को है उसको अपन तिजोरियों में रखते हैं। ये सब क्या है? ये सब है कि सेफ रहें, ठीक है। एम्प्लॉय स्क्रीनिंग, जैसे मैंने बताया था, बहुत बार बताया है इस वीडियो में कि जैसे कर्मचारी समय पे आए समय पे जाए तो उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। तो ये सब क्या है, आप क्या देख रहे हो? कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। कंट्रोल बुरा शब्द नहीं है, कंट्रोल का मकसद ये होता है कि संस्था एक, यानी जिस व्यक्ति को आप पे कर रहे हो वो व्यक्ति आके अपना काम करे, संस्था अच्छे से चले। कई बार क्या होता है, व्यक्ति नौकरी लगने के बाद थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है, वो देखता है कोई देखने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। खास करके गवर्नमेंट जॉब में तो ऐसा माना जाता है कि एक बार बस लग जाओ, उसके बाद तो बस ऐश ही ऐश है, कुछ करना नहीं। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, जवाबदेही तय की जाती है, आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई करना रहता है। पहले जैसी बहुत बातें नहीं रही है। इसके अलावा क्या किया जाता है इंटरनल कंट्रोल स्टैब्लिश करने? पहला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सारे क्वेश्चन मैं शटाशट करा दूंगा। डिटेक्टिव कंट्रोल, इसके लिए क्या होता है, मंथली रिकन्सिलिएशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई योजना है, उसके अंदर कोई पैकेट है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो पहले ही तय हो जाता है कि इस महीने आपको 600 पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। फिर जितने डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसको रिकनसाइल किया जाता है, यानी मंथली टारगेट्स पूरे हुए कि नहीं हुए, ठीक है। ऐसे ही हर संस्था है,
हर संस्था है वो तय कर सकती है कि हमें इतने रुपए की लोनिंग करनी है, इतने रुपए के लोन बांटने हैं, तो वो बांटे या नहीं बांटे। ठीक है, एक अमाउंट है, इस तारीख तक स्पेंड करना है, तो किया या नहीं किया। इसके अलावा रिव्यू ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, यानी जो बजट में तय था और जो एक्चुअल है वो हुआ या नहीं हुआ, यानी हम अपनी तुलना बजट से और स्टैंडर्ड से करते हैं। इसके अलावा कैश और इन्वेंट्री का फिजिकल काउंट होता है। ये सब क्या है सर, आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंटरनल कंट्रोल वो उपाय होते हैं जिससे संस्था के कार्मिकों को नियंत्रण में रखकर कार्य को अच्छे से रखने की कोशिश की जाती है, और ये उसके कुछ मैंने एग्जाम्पल्स बताए कैसे ये इस्टेब्लिश होता है। चलिए अब जल्दी जल्दी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है? बार बार एक शब्द आता है, एक शब्द होता है लाइक इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के दो पार्ट हैं, एक तो उसके अंदर आता है इंटरनल चेक और इसके अंदर आता है इंटरनल ऑडिट। तो श्रम विभाजन किस में होता है? तो श्रम विभाजन की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक में। तो इंटरनल चेक में कैसे? तो इंटरनल चेक में क्या होता है, मेन खासियत होती है एक व्यक्ति का काम दूसरा व्यक्ति जांचता है। ए व्यक्ति के काम की जांच बी व्यक्ति करता है, बी व्यक्ति के काम की जांच सी करता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको कार्य का विभाजन करके उनकी जिम्मेदारियां तय करनी पड़ेगी। तो इनमें से कौन श्रम विभाजन पे आधारित है? तो इंटरनल चेक जो है वो जो है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर पे आधारित है। इंटरनल चेकिंग बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंटरनल चेक सिस्टम में होता क्या है। इंटरनल चेक सिस्टम में सबसे पहले लॉजिकल तरीके से स्मूथ वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले कार्य का बंटवारा होता है। तो पहले ऑप्शन से ही आ गया है, फिर भी इसमें क्या होता है, मेन खासियत होती है वर्क ऑफ वन गेट्स चेक्ड बाय अनदर, एक व्यक्ति के कार्य की जांच दूसरा व्यक्ति करता है। इसके बाद थर्ड क्या है, रिलीव द ऑडिटर ऑफ डिटेल चेकिंग। अगर इंटरनल चेकिंग होती है तो बहुत सारे काम अपनी चीज़ें अपने ठिकाने पे आ जाती हैं, तो बाद में जो ऑडिटर की को डिटेल्ड चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर मौके पे ए का काम बी जांच रहा है, बी का काम सी जांच रहा है। तो बाद में जो बाहर से ऑडिटर आएगा या इंटरनल ऑडिटर होगा, उनको बहुत डिटेल्ड में चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें सबसे मेन खासियत होती है इंटरनल चेक सिस्टम में एक व्यक्ति को सारे काम नहीं करने दिए जाते। मतलब अगर मान लीजिए एक ही व्यक्ति है, सेल भी वो कर रहा है, कैश कलेक्शन भी वो कर रहा है, उसकी अकाउंटिंग भी वो कर रहा है, बैंक में जमा भी वो करा रहा है, तो पूरे चांस है कि फ्रॉड हो सकते हैं, और हो जाएंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बढ़िया ये है कि आप काम बांट दो। ओके, अब सबसेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मैंने जैसे कहा कि इंटरनल कंट्रोल का ही भाग है। ठीक है, और इसका मकसद क्या है, एरर और डिटेक्शन से भी ज़्यादा अच्छा वर्ड है प्रिवेंशन। मतलब फ्रॉड और एरर होवे ही ना, डिटेक्ट करना तो बात की बात होती है, खोजना तो बात की बात होती है, कोशिश ही होती है इसमें कि फ्रॉड और एरर होवे ही ना। तो इसमें प्रिवेंशन वर्ड ज़्यादा सही है, प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि बाहरी लेखा परीक्षक आंतरिक लेखा परीक्षक के कार्य पर निर्भर रहता है तो रिपोर्ट में त्रुटियों के लिए कौन जिम्मेदार होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट और रियल लाइफ क्वेश्चन। सपोज करो एक बाहर से ऑडिट आता है, मान लीजिए हमारा, हम अजमेर के हैं, अजमेर में हमारी संस्था है, ठीक है? और संस्था समय समय पे इंटरनल ऑडिट कराती है। इंटरनल ऑडिट आप जानते हो कि कंपनी का ही कोई आदमी जो थोड़ा समझदार होता है या अकाउंट्स ऑडिट की नॉलेज रखता है, वो कंपनी के खातों की जांच करता है, वो इंटरनल ऑडिट होता है। और हमारा साल के एंड में जयपुर से एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर आया करता है। ठीक है, मान लो ये सी ए साहब आए, ठीक, तो अपन सी ए साहब कह रहे हैं, ये सी ए साहब आए, उन्होंने देखा इंटरनल ऑडिट तो हो ही रखी है, इसमें घर के आदमी ने ऑडिट कर ही रखी है, उसने इसने रिपोर्ट भी दे दी है, मान लो उसने ओके रिपोर्ट दी है कि संस्था में सब कुछ सही चल रहा है, संस्था के अकाउंट जेन्युइन है, जो भी रिपोर्ट में उसको कहना था उसने अच्छी अच्छी गुड़ी गुड़ी रिपोर्ट दे दी। इसने क्या किया, इस सीए साहब ने मान लीजिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, उन्होंने इसकी रिपोर्ट पे भरोसा किया और इन्होंने भी ओके रिपोर्ट दे दी। मतलब जैसी रिपोर्ट मान लेते हैं इन्होंने दी, वही रिपोर्ट इन सीए साहब ने भी दे दी। बाद में ऐसा नहीं निकला, बाद में मान लीजिए कोई फ्रॉड सामने आ गया, कोई एरर सामने आ गया, सीए साहब ने कह दिया कि मैं क्या करूं, मेरे को तो इंटरनल ऑडिटर ने बताया कि ऐसा है वैसा है, तो आपकी ये बात नहीं चलेगी, क्योंकि आपका काम था। आप इंटरनल ऑडिटर के काम पे विश्वास करते हो या नहीं करते हो, ये आपका लुकआउट है। आप चूंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, इसलिए आपको अपना काम जिम्मेदारी से करना था। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर बाहर वाला ऑडिटर है, वो अंदरूनी ऑडिटर पे भरोसा करे या ना करे, ये उसका लुकआउट है, लेकिन जिम्मेदारी उसकी हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर होने से थोड़ा सा काम इंटरनल ऑडिटर के कर देने से इसका काम हल्का हो सकता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो जाता। ठीक है, हो सकता है मैं ज़्यादा समझा रहा हूँ, पर मेन बात यह है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री नहीं हो जाता। ही विल बी
हेल्ड गिल्टी और लायबल, उसे दोषी माना जाएगा, उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो अगर आप विश्वास करते भी हो तो आपका हेडक है, बाहरी लेखा परीक्षक जिम्मेदार होगा। उसके बाद है आंतरिक जांच का संबंध है। अगर आप बिल्कुल पहली बार वीडियो पे आए हैं और आप सुन रहे हैं कि इंटरनल चेक क्या होता है, तो इंटरनल चेक में कैशियर रिकॉर्ड जांचता है, इसको बोलते हैं इंटरनल चेक। एक आंतरिक ऑडिटर खातों की जांच करता है, इसको बोलते हैं इंटरनल चेक। एक व्यक्ति के काम की दूसरे व्यक्ति द्वारा ऑटोमेटिक रूप से जांच होती है, इसको बोलते हैं इंटरनल चेक। या अधीनस्थों पे जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उन पे आंतरिक रूप से मैनेजमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं इंटरनल चेक। तो इंटरनल चेक में मैं बार बार चिल्लाता रहा हूँ, एक व्यक्ति के कार्य की दूसरे व्यक्ति द्वारा जांच की जाती है और ये जांच ऑटोमेटिक होती है, तो अपन इंटरनल चेक कहते हैं। सॉरी। के बाद है आंतरिक नियंत्रण के परीक्षण का डैश डैश से संबंध नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल और हार्ड क्वेश्चन है। देखिए, एक सीए जाता है ना, जब एक सीए को काम मिलता है कि भाई आप हमारी संस्था के आके ऑडिट करो, तो जैसा आप जाएंगे उस संस्था को विजिट करेंगे, वहाँ विजिट करके वो सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ इंटरनल कंट्रोल है या नहीं। सबसे पहले वहाँ पे मतलब आने जाने का, अकाउंटिंग रखने का कोई सिस्टम या कंट्रोल है या नहीं, कोई नियम नियमावली है कि नहीं। तो सबसे पहले नियंत्रण है या नहीं उनका वो अस्तित्व चेक करता है। फिर वो ये भी चेक करता है कि ये जो नियंत्रण है वो प्रभावशील, ये इफ़ेक्टिव तरीके हैं या नहीं। और तीसरा वो ये देखता है कि ये उपाय निरंतर अपनाए गए हैं या नहीं। तो मतलब सीए साहब अपना काम शुरू करने से पहले सबसे पहले देखते हैं इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं, वो जो सिस्टम है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं, और वो रेगुलरली फॉलो होते हैं या नहीं। मान लो जैसे आने जाने पे कंट्रोल के बायोमेट्रिक है, तो पहली बात है कि बायोमेट्रिक है कि नहीं। दूसरी बात है कि बायोमेट्रिक सही से डेटा कैप्चर करती है या नहीं। और तीसरा है कि बायोमेट्रिक 12 ही महीने है या नहीं। लेकिन वो कौन सी कंपनी की है, कौन सी डिज़ाइन की है, ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैं आपको समझा पाया शायद तक कि इंटरनल कंट्रोल चेक करते समय उसका अस्तित्व, उसकी प्रभावशीलता और उसकी निरंतरता देखी जाती है, डिजाइनिंग से कोई वास्ता नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है एक अंकेशक को आंतरिक नियंत्रण का अध्ययन और मूल्यांकन करना चाहिए। तो इंटरनल कंट्रोल शायद एक बोरिंग शब्द होगा, मतलब एक ऑडिटर को जाना चाहिए वहाँ जिस संस्था की ऑडिट करनी है वहाँ कंट्रोल्स हैं या नहीं, वहाँ पे कुछ नियम हैं, नीतियाँ हैं, एक सिस्टम है, स्टैंडर्ड्स है या नहीं, ये देखना चाहिए। लेकिन ये क्यों देखना चाहिए? ताकि निर्धारित किया जा सके कि संपत्ति सुरक्षित है या नहीं। ऑब्वियस ही बात है, पता लग जाता है इससे। इससे स्टडी इसलिए करना चाहिए ताकि उनके इंटरनल कंट्रोल में हम सुधार का सुझाव दे सकें, शायद। हाँ। अंकेशक अंकेक्षण प्रक्रियाओं की योजना बना सके, हाँ। अंकेशक अपनी राय व्यक्त कर सके, हाँ। वैसे ये लगभग चारों थोड़े थोड़े सही हैं, लेकिन इसमें सी सबसे ज़्यादा सही है। एक सीए वहाँ जाएगा और कंट्रोल है या नहीं उससे ही वो अपना प्लान बनाता है। अगर जहाँ पे क्योंकि आपके पास जैसे एक डॉक्टर होता है, बड़ी जगह कह दे कि बुखार हो रहा है, केवल वो उसके आधार पे दवाई नहीं दे देता, पहले वो उसको डायग्नोसिस करता है, उसके बाद वो अपना जो प्रिस्क्रिप्शन है वो सजेस्ट करता है कि भाई आप ये दवाई लीजिए वगैरह वगैरह। इसी तरह से ये भी, के पास बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, हर संस्था का अपना प्रॉब्लम होता है, इसलिए पहले वो उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अच्छे से डायग्नोसिस करेगा। सिस्टम अगर मजबूत होगा तो वो अलग तरह की ऑडिट प्लानिंग करेगा, सिस्टम में कमज़ोरी ज़्यादा है तो वो अलग तरह की प्लानिंग करेगा। तो ऑडिट प्लान उसकी, उसी के बाद प्रोग्रामिंग शुरू होगी, उसी के बाद ही एविडेंस कलेक्शन शुरू होगा। यानी सबसे पहले उसे जाके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं, वो इफ़ेक्टिव है या नहीं, पिछला क्वेश्चन, वो कंटिन्यूअसली है या नहीं, उसमें कहाँ कहाँ सुधार की गुंजाइश है वो बाद में सजेस्ट करेगा। लेकिन उसको मेन जाके देखना ये होता है ताकि वो अपनी प्लानिंग बना सके, वो कैसे, कौन से ऑडिट टूल्स इस्तेमाल करने हैं, कौन सी ऑडिट टेक्निक्स अप्लाई करनी है, उसका निर्णय कर सके। इसलिए उसे आंतरिक नियंत्रण का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आंतरिक जांच क्या होती है। बार बार कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा, इंटरनल चेकिंग बार बार। अच्छा, आपने कई बार क्या होता है जब अपन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखते हैं ना तो शब्द इधर के उधर हो जाते हैं, आंतरिक जांच की जगह आंतरिक अंकेक्षण लिख दिया, आंतरिक नियंत्रण लिखता है, चलता है नहीं। यहाँ पे ये जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है इंटरनल चेक। इंटरनल चेक क्या होता है? इंटरनल चेक, ये ऑप्शन कहता है कि इंटरनल ऑडिट जैसा ही है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है।
इंटरनल चेकिंग में ये कहता है कि एक लेखा परीक्षक के कार्य को वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा जांचा जाता है कि एक ऑडिटर के काम को दूसरा ऑडिटर चेक करता है। ऐसा भी नहीं होता है, ये भी गलत है। एक ऐसा सिस्टम जहां एक कर्मचारी का काम दूसरे कर्मचारी द्वारा ऑटोमेटिक रूप से जाता है जांचा जाता है, ये बिल्कुल सही। इंटरनल चेक के लिए मैंने बार बार यही कहा कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें ए का काम बी और बी का काम चेक करता है। ए ऑर्डर देगा, बी माल डिलीवर करेगा, डी कैश कलेक्शन करेगा, डी अकाउंटिंग करेगा। इस तरह से सबके कामों की क्रॉस चेकिंग होगी। और वैसे डी ऑप्शन ये था कि इसमें इंटरनल ऑडिटर के काम को बाहर का ऑडिटर आके जांच करता है, इसको बोलते हैं इंटरनल चेक। ऐसा नहीं है। अब क्या है, क्वेश्चन सरल होते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, लेकिन जो पढ़ के गया है उसके लिए बिल्कुल सरल है, वो देखते ही आंसर ठोक देगा सी। और जो नहीं करके गया ना, उसको लगेगा यार आंतरिक जांच इसमें से क्या होगी, वो फिर टप्पे लगाएगा, तुक्के लगाएगा। ये पढ़ के जाना इज ऑलवेज गुड्स। ठीक है। के बाद है स्वतंत्र लेखा परीक्षक की तुलना में एक आंतरिक लेखा परीक्षक के डैश डैश से संबंधित होने की अधिक संभावना होती है। मतलब एक होता है इंटरनल ऑडिटर जो घर का ऑडिटर है, और एक बाहर से जो ऑडिटर आता है जिसको अपन एक्सटर्नल ऑडिटर, प्रोफेशनल ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कहते हैं। ये साहब कह लो, जो बाहर से आते हैं, जो कम से कम बाहरी व्यक्ति होते हैं, उसी शहर के हो सकते हैं पर उनका संस्था से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इनमें से ए, अगर इंटरनल कंट्रोल को अपन, इंटरनल ऑडिटर को अपन ए कहें और इस एक्सटर्नल ऑडिटर को अपन बी कहें, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन किससे ज़्यादा संबंधित होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से ज़्यादा संबंधित होगा। अच्छा, क्वेश्चन बेसिकली ये है कि एक्सटर्नल से भी ज़्यादा इंटरनल किससे ज़्यादा संबंधित होगा, तो ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से ज़्यादा संबंधित होगा, क्योंकि ये संस्था का कर्मचारी है ना। किसी को पता होता है कि कर्मचारियों के आने जाने पे क्या नियंत्रण है, रोकड़ की प्राप्ति भुगतान पे क्या नियंत्रण है, स्वीकृतियाँ लेने देने का क्या तरीका है। एक्सटर्नल ऑडिटर तो बाद में आता है और जल्दी जल्दी वो इन चीज़ों को जांचने की कोशिश करता है, लेकिन इंटरनल ऑडिटर तो वहीं का है, तो उससे उसकी बेटर जानकारी होती है। इन शॉर्ट नटशेल में बात करूं तो क्वेश्चन ये है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में ज़्यादा जानकारी किसको होती है, या कौन उससे मोर एसोसिएटेड होता है। तो इंटरनल ऑडिटर इज मोर एसोसिएटेड विद द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। बाकी अकाउंटिंग की जानकारी ऑब्वियसली बात है सीए साहब को ज़्यादा होगी। लीगल कॉम्प्लियंसेस, इनकम टैक्स, जीएसटी के कानून या कंपनीज एक्ट की जानकारी मान सकते हैं कि बाहर वाले सीए को ज़्यादा होगी, लेकिन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। ठीक वैसे ही कि घर में अगर पति पत्नी है तो रसोई में कौन सा डब्बा कहाँ रखा है, कौन सा मसाला कहाँ रखा है, इसकी जानकारी ऑब्वियस सी बात है पत्नी जी को, श्रीमती जी को ज़्यादा होगी। रॉन्ग इन दैट। और बाहर दुनियादारी में क्या चल रहा है शायद उसकी जानकारी पति देव जी को ज़्यादा होगी, लेकिन अब समानता का ज़माना है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद है आंतरिक अंकेक्षण को सर्वोत्तम रूप में वर्णित किया जा सकता है। यानी जो इंटरनल ऑडिट है इसको आप कैसे डिफाइन करोगे कि इंटरनल ऑडिट एक अकाउंटिंग फंक्शन है, तो नहीं। ऑडिट कभी भी अकाउंटिंग फंक्शन नहीं होता है, अकाउंटिंग फंक्शन के बाद की जांच होती है। इंटरनल ऑडिट एक लाइन मैनेजमेंट फंक्शन है। लाइन मैनेजमेंट में क्या होता है, ये लाइन मैनेजमेंट बंदा बीच का होता है, कि ऊपर सीनियर्स होते हैं, नीचे तो नीचे वो लोगों से काम करवाता है, ऊपर वालों से वो इंस्ट्रक्शन लेता है, नीचे वालों से वो फॉलो करवाता है, नीचे वालों के कार्य की जांच करता है। तो ये जो बीच का बंदा होता है उसको अपन बोलते हैं लाइन मैनेजमेंट, लाइन मैनेजर। ठीक है, ओके, जो उन दोनों के बीच में लिंक का काम करता है। तो इंटरनल ऑडिटर वो भी नहीं है। तो इंटरनल ऑडिटर ना तो अकाउंटिंग का काम है, ना ये लाइन मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य है। एक ऐसा कार्य जो वित्तीय विवरण की विश्वसनीयता में सुधार लाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटरनल ऑडिट होगी, सोचो अगर इंटरनल ऑडिट होगी, बाहर की जांच से पहले घर में ही एक जांच हो जाएगी, तो आपके जो वित्तीय विवरण होंगे वो अधिक विश्वसनीय होंगे, उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। और ये एक इंटरनल कंट्रोल फंक्शन है, तो ये वैसे सही है। अगेन डी और सी दोनों सही हैं, सी ज़्यादा सही है कि इंटरनल ऑडिट से एक ऐसा कार्य है जिससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर रिलायबल बनते हैं, क्योंकि उसकी कम से कम एक लेवल पे जांच हो चुकी है, बाह्य लेवल पे जांच बाकी है, एक लेवल पे जांच हो चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट है आंतरिक नियंत्रण। एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग आमतौर पे आंतरिक जांच और आंतरिक अंकेक्षण दोनों को शामिल करने के लिए किया जाता है। ये किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, ओके, परिभाषाएं जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और मैं फिर भी मानता हूँ कि अगर आपका एक बार सुना हुआ होगा तो चांस है कि आप कर दें। वैसे अब वापस सुनिएगा कि एक वर्ड दिया गया है कि इंटरनल कंट्रोल जो है, इन्होंने कहा है कि एक ब्रॉडर टर्म है। साहब ने कहा कि इंटरनल कंट्रोल एक ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर शामिल है आपका इंटरनल चेक भी शामिल है, और इसके अंदर आपका इंटरनल ऑडिट भी शामिल है। ये बात मैं सुबह से पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ। ठीक है, लेकिन ये कथन कहा किन्होंने है, ये कथन तो सही है जो लिखा हुआ है, ये तो आपको कस के याद करना है, पर ये कथन कहा किन्होंने है। स्टैटलर ने, स्पाइसर और पैगलर ने,
डिक्सी ने या पाउलर ने। तो ये कथन स्टैटलर ने कहा है। अब स्टैटलर ने क्यों कहा है इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। स्टैटलर महाराज इस चीज़ को कह के गए हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। आप कहेंगे सर ये कैसे याद रखेगा, सम हाउ याद करने की कोशिश कीजिए। कुछ नियम, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ परिभाषाएं याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। एक बार सुना हुआ रहता है तो आपका देखो दिमाग इतना होता है कि उसको नाम सुना सुना सा लगता है, तो अब एग्जाम में तुक्का लगाना नहीं लगाना वो आप सोचिएगा। होप वीडियो यूज़फुल रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमेशा कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे से वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए बाय।